सेशन मेरे भाई प्लीज मुझे बता दो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे सिलेबस का, हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या हम इसको स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी, इसको स्टार्ट करने के लिए हम तैयार हैं। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सबसे पहले जब भी हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम क्या करते हैं गुरुजी? हम अपनी खोपड़ी पर सरसों का तेल लगाते हैं और चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की डिस्कशन करेंगे, यानी हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म की डिस्कशन करेंगे। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? इनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। ये दुनिया के सबसे हाई लेवल के प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर मिलेगा, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा। इनमें फ्रूट भी मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या कह देंगे आप? यहाँ पर आप कह देंगे कि सीड्स आर कवर्ड। यहाँ पे आप क्या कह देंगे? सीड्स आर कवर्ड। सीड्स कवर्ड होते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो प्लांट था उनका नाम क्या था? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो माने नेकेड यानी नंगे पुंगे, स्पर्मा यानी सीड। वहां पे सीड नंगे पुंगे थे, यानी उन सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं था। लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में सीड के ऊपर फ्रूट आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी ये वो प्लांट्स हैं जहां आपको फल और फूल देखने को मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर फीमेल के अंदर दो मेल गैमेट जाते हैं और दो अलग अलग प्रकार की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। तो दो मेल गैमेट्स यहाँ पर फीमेल के पास रिलीज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। यानी जो पॉलन ग्रेन है उसमें कितने आपके मेल गैमेट्स होंगे? पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स होंगे जो आपके फीमेल तक पहुंच रहे होंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो ये तो बात हो गई सर फ्लावरिंग प्लांट की, ये तो फ्लावरिंग प्लांट के फीचर हो गए। हम लोग मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? गौर से समझिए। मॉर्फोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉर्फो एंड लॉजी। लॉजी का मतलब पढ़ाई होता है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से पहले ही जान चुके हैं। मॉर्फो का मतलब क्या होता है? मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। एक प्लांट के जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो आप बाहर से देख सकते हैं, उन सभी को हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, उसको मैंने जड़ से उखाड़ दिया, अब मैं बाहर से उसमें क्या देख पाऊंगा? अगर कोई प्लांट है जिसे मैंने जड़ से उखाड़ दिया तो क्या मेरे दोस्त मेरी जान मुझे उसकी रूट दिखाई दे जाएगी? सर अगर आपने प्लांट जड़ से उखाड़ लिया है तो रूट देखने को मिलेगी, जड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल। मैंने जो हाथ में पकड़ा है, जिससे मैं एक प्लांट को उखाड़ रहा हूं धरती से, वो जो मैंने पार्ट पकड़ा है वो क्या मेन पार्ट ऑफ द प्लांट है, जिसे मैं स्टेम कहता हूं। तो क्या मुझे स्टेम भी देखने को मिलेगी? मिलेगी सर। और उस स्टेम पे ब्रांचेस होंगी, पत्तियां भी मुझे देखने को मिलेंगी? मिलेंगी सर। ये तीनों की तीनों चीजें क्या है? रूट, स्टेम, लीफ, जो प्लांट में बहुत जल्दी आ जाती है। जब मैं एक बीज को जमीन में बोऊंगा, वो बीज जब अंकुरित होगा, नीचे की साइड रूट बनेगी, ऊपर की साइड शूट बनेगी। इस शूट पे ही आपके पत्ते पत्ते भी डेवलप हो जाएंगे, यानी रूट, स्टेम, लीफ आपके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। करेक्ट है? एकदम कहलाते हैं सर, ये बात सही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी आपके प्लांट में होते हैं, जैसे फ्लावर। भाई फ्लावर में तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंडोशम डायनोशम पाए जाते हैं, तो ये तो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ ना। एंड मेरे दोस्त ये जो फूल है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका फ्रूट एंड सीड भी पाया जाएगा प्लांट में। फ्रूट एंड सीड, इन्हें क्या कहा जाता है? गौर से सुनिए, इन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रूट एंड सीड को क्या कहा गया? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि फ्लावर है तो फ्लावर में सारे के सारे सेक्सुअल पार्ट है, तो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। अगर आप यहां पर देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हुई, तो ये जो आपकी फीमेल है, इस फीमेल में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आज, इसी चैप्टर का पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। क्या मेरे दोस्त हमें बचपन से ये बात पता है कि जो ओव्यूल है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में, एंड ये जो ओवरी है ये इस ओव्यूल को कवर करेगी। भाई ओव्यूल अगर अंदर की साइड पाया जा रहा है, ओवरी बाहर की साइड, अंदर अगर बीज है तो बाहर की साइड आपको फ्रूट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ओव्यूल सीड में कन्वर्ट, ओवरी किसमें हो जाएगी? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो सीड और फ्रूट है ये भी आप रिप्रोडक्शन से ही बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो इन्हें भी आप रिप्रोडक्टिव ऑर्डर के बाद ही पढ़ते हैं, फ्लावर के बाद ही पढ़ते हैं। यानी ये शुरू के हमारे 6 मेन टॉपिक्स हैं। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पूरी की पूरी आपको एक तरीके से यहाँ पर समरी बता दी कि चैप्टर में हम पढ़ते क्या है। सबसे पहले हम लोग रूट का डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं, स्टेम का डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ते हैं, लीफ का स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ते हैं, फिर हम फ्लावर और फ्लावर के सारे पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम फ्रूट और फ्रूट के टाइप्स पढ़ते हैं, फिर हम सीड और सीड के टाइप्स पढ़ते हैं। ये हमारे शुरू के 6 टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम प्लांट फैमिलीज की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद हम प्लांट फैमिलीज की ओर बढ़ेंगे। करेक्ट? ये आपको 6 चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं धीरे धीरे। अब मेरे भाई कोई भी प्लांट है, उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, क्या इनके स्ट्रक्चर्स वक्त के साथ चेंज भी होते रहेंगे? क्या किसी प्लांट की लीफ मॉडिफाई होकर के कोई और अलग प्रकार की चीज भी बना सकती है? क्या रूट कोई और चीज भी बना सकती है? क्या स्टेम कोई और चीज भी बना सकती है? भाई अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिटीज। इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस या एडेप्टेशंस। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में आप रूट, स्टेम, लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर तो देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देखेंगे, लेकिन इनकी मॉडिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे कि मॉडिफाई होकर और क्या क्या बना सकते हैं। इनकी एडेप्टेशंस भी देखेंगे कि अडेप्ट करके और क्या क्या बना सकते हैं। यानी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आप एडेप्टेशंस को भी जान रहे होंगे। करेक्ट? जैसे इस चैप्टर में आपकी जो एडेप्टेशंस है वो हटा दी गई है नई एनसीईआरटी से, लेकिन एनटीए के सिलेबस में है। तो आपको बताया जाएगा कि लीफ जो है ये आपका मॉडिफाई होकर के क्या क्या बना सकती है। कई बार फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाएगी, कई बार प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाएगी, कई बार आपका ये सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाएगी, कई बार इंसेक्ट मार के रखने के लिए थैला बनाने के लिए मॉडिफाई हो जाएगी। अलग अलग प्रकार की लीफ मॉडिफिकेशन है। इसी प्रकार से स्टेम भी अलग अलग कामों के लिए मॉडिफाई हो जाएगी। कई बार रिप्रोडक्शन करने लगेगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने लगेगी, कई बार आपका सपोर्ट देने लगेगी अलग से बहुत ज्यादा, कई बार आपका बहुत अलग अलग प्रकार के फूड को स्टोर करने लगेगी। तो देयर आर मेनी मोर वर्क्स व्हिच स्टेम कैन डू, देयर आर मेनी मोर वर्क्स व्हिच रूट कैन डू, व्हिच लीफ कैन डू। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन बताऊं, सिंपल लेवल की डेफिनेशन बताऊं, मॉर्फोलॉजी दो शब्द है। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक प्लांट में आपको बाहर से जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पर प्लांट के किसी पार्ट को काट करके उसके अंदर सेल्स का क्या अरेंजमेंट है ये नहीं देख रहे। आप एक प्लांट के पार्ट को बाहर से देख रहे हैं, चाहे आप सीड देख रहे हो, चाहे आप फ्रूट देख रहे हो, चाहे आप फूल देख रहे हो, चाहे आप रूट देख रहे हो, चाहे आप स्टेम देख रहे हो, चाहे आप लीफ देख रहे हो, और इनके अंदर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। समझो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपका एक बड था, यहाँ पर ये स्टेम है, ये पत्ती है, इस पत्ती के पास एक बड लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये बड आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो गया? थॉर्न में, यानी कांटे में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये मॉडिफिकेशन हो गई? एडेप्टेशन हो गई? यस गुरुजी, ये प्रकार की मॉडिफिकेशन है, एडेप्टेशन है। ये बात एकदम सही है सर। अब मेरे दोस्त ये जो मॉडिफिकेशन है या ये जो एडेप्टेशन है, इसको भी तो मैं पढ़ूंगा मॉर्फोलॉजी में। साफ साफ साक्षात दिखाई दे रहा है ना कि स्ट्रक्चर में चेंज आया। ये गोल मटोल सा बड था, या आपका नुकीला सा कांटा है, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। तो मॉर्फोलॉजी में ही तो पढ़ोगे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को। बाहर से देख के पता लगा ना कि पहले यहाँ पे कोई गोल मटोल चीज हुआ करती थी, आज आपका नुकीला कांटा हो रहा है। तो इनको भी आप कहां पढ़ते हैं? इनको भी आप मॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में ही सीखते हैं। करेक्ट? ठीक है, ये बात समझ आई? आगे गुरुजी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड जहां पे रूट, स्टेम, लीफ के ज्यादातर फंक्शंस, ज्यादातर स्ट्रक्चर्स आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा फीचर्स आपके इस स्लाइड के अंदर कवर हो रहे होंगे। गौर से मेरी बात को सुनना, गौर से इस स्लाइड को देखना मेरी जान, आराम से सुनो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपका एक फुल फ्लेजेड प्लांट बना हुआ है, रूट से लेकर शूट तक फुल फ्लेजेड प्लांट बना हुआ है। अब ये जो प्लांट है इसमें क्या क्या चीजें हैं इनको हम गौर से देखेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत गौर से समझेंगे। आगे की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आराम से सुनो। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मेरे दोस्त, यहां पर आपकी धरती है, यहां पर आपकी जमीन है। किसी जमाने में आपकी थी, आपके दादाजी की थी, उन्होंने बेच मारी। भाई वही हाईवे वाली जमीन है जिसकी कहानी दादाजी सुनाते हैं कि 100 रुपए गज बिक रही थी उस टाइम पे, हमने नहीं ली, ये वही जमीन है। अगर यहाँ पे दादाजी ने बीज बो दिया इस जमीन पे, तो बीज जब उगेगा, जब ग्रो करेगा, तो नीचे की साइड क्या चली जाएगी? गुरुजी नीचे की साइड जो पार्ट जाएगा इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जो आपका यहाँ पर बीज है, इस बीज से नीचे की साइड जो चीज जा रही होगी इसे हम रूट सिस्टम कहेंगे, ऊपर की साइड जो चीज जा रही होगी इसे हम शूट सिस्टम कहेंगे। क्या बात करेक्ट है गुरुजी? बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए मेरे भाई, ये जो रूट है ये जमीन की तरफ जाती है। सन ऊपर होता है, सन से दूर जाती है रूट, और जमीन की तरफ जा रही होती है, तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? ये जो रूट सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे? आराम से देखिए, ये आपका अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के अंदर रहती है रूट। इसे कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ यानी जमीन। ये जियो जियो बिहार के अलावा नहीं है, ये जियो मतलब जमीन है। यानी ज्योग्राफी में भी आप क्या करते हैं? जियोग्राफी में आप क्या करते हैं? अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ की बात हो रही है।
तो यहां पर मेरे दोस्त अगर आप देखेंगे तो जियो की तरफ, अर्थ की तरफ अगर पॉजिटिवली खींची जा रही है कोई चीज तो वो रूट होगी, रूट होगी। और सन से अपोजिट, सन ऊपर की साइड है, रूट नीचे की साइड जा रही है, नेगेटिव दिशा में जा रही है सन के कंपैरिजन में, तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहेंगे। फोटो मतलब सन, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी नीचे की साइड, क्या बात सही, एकदम सही। यहां देखो मेरे भाई ऊपर की साइड कौन जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है आपका शूट, यानी धरती के ऊपर जितना भी आपको सामान देखने को मिल रहा है ये कंप्लीट शूट सिस्टम है। सूरज की तरफ जा रहा है, सूरज भी ऊपर और आपकी शूट भी ऊपर, तो सूरज की तरफ जा रही है शूट तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगी, सन की तरफ जा रही है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यस। एंड मेरे भाई धरती है नीचे, शूट जा रही है ऊपर, ग्रेविटी से अपोजिट जा रही है, अर्थ से अपोजिट जा रही है, जियो से अपोजिट जा रही है, तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी। गुरुजी ये बात समझ पाए। और इसे अपर ग्राउंड पोर्शन कहा जाएगा, यानी ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका कोई भी सीड है तो उसके दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। आर फॉर रेडिकल से आर फॉर रूट सिस्टम बनता है। जो आपका सीड का आर फॉर रेडिकल है, इससे आर फॉर रूट बनेगा, यानी जो सीड का रेडिकल पार्ट है वो रूट बनाता है नीचे की साइड, और जो बच गया प्लूम्यूल ये क्या बनाएगा, आपका शूट बनाएगा। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। धरती के नीचे रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, धरती के ऊपर शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, धरती के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट, धरती के ऊपर अपर ग्राउंड पार्ट। धरती के नीचे पार्ट है उसे रूट का, वो रेडिकल से निकला, आर फॉर रेडिकल से निकली, ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल से निकला, सिंपल सी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रूट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपकी किस प्रकार की रूट है, गहराई तक पहुंच रही है, गहराई तक पहुंच रही है, बड़े बड़े प्लांट्स को सस्टेन करने के लिए जो आपकी डीप रूट बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ये आपकी क्या कहती है, प्राइमरी रूट कहलाती है, प्राइमरी रूट कहलाती है। दिस इज द मेन रूट, इसे प्राइमरी रूट कहते हैं, डायरेक्टली रेडिकल से निकलती है। रूट का जो रेडिकल था उससे सबसे मोटी रूट जो निकलेगी, दिस इज प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होंगी इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट कहेंगे। सेकेंडरी रूट की जो ब्रांचेस हैं हम क्या कहेंगे, टर्शियरी रूट कहेंगे। ऐसा रूट सिस्टम जहां एक प्राइमरी रूट हो और उससे ब्रांचेस निकल रही हो फर्दर, इसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं और गहराई में जाता रहता है। दिस इज अ टैप रूट सिस्टम। पूरे सिस्टम में सारी रूट्स को जोड़ दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबको जोड़ जाकर आपने क्या कहा, टैप रूट सिस्टम कह दिया। अगर यहीं पर आपके कई सारे फाइबर्स लगे होते बेस पे, ऐसे ऐसे बहुत गहरे ना होते, कई सारे फाइबर्स लगे होते, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं, फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। ये क्या है आपका टैप रूट सिस्टम है, ठीक है, एकदम समझ में आ गया सर। अब देखिए ऊपर की साइड क्या है, ऊपर की साइड ये जो मेन चीज आपको दिखाई दे रही है हरी भरी, ये जो मेन चीज आपको दिखाई दे रही है हरी भरी, ये क्या है आपकी स्टेम है, स्टेम है गुरुजी। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई पौधा नया है, जब कोई पौधा नया है तो क्या उसमें जो स्टेम है वो हरी भरी होती है, यस सर, हरी भरी होती है, ग्रीन होती है। और जब वो पौधा जब बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है, उसमें लकड़ी का तना आ जाता है मोटा सा, तो क्या वो तना आपका डार्क ब्राउन हो जाता है, वुडी हो जाता है, वुडी यानी लकड़ी का बना हुआ डार्क ब्राउन कलर का तना हो जाता है, एकदम हो जाता है सर, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इतनी बड़ी स्टेम है इसमें बीच बीच में आपके यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स वो इलाके हैं जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं, नोड्स वो इलाके हैं जहां से पत्तियां निकल रही होती हैं। तो जो लाल लाल कलर के मैंने यहाँ पर इलाके बनाए हैं, ये क्या है आपके नोड्स हैं, जो लाल लाल कलर के इलाके हैं इनको मैंने क्या कह दिया, नोड्स कह दिया। और दो क्लोजेस्ट नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम, उसके बीच के इलाके को हम इंटरनोड कहते हैं। ये दो सबसे पास वाले नोड है, इनके बीच का इलाका इंटरनोड, ये दो सबसे पास वाले नोड है, इनके बीच का इलाका इंटरनोड, ये दो सबसे पास वाले नोड है, इनके बीच का इलाका इंटरनोड, ये दो सबसे पास वाले नोड है, इनके बीच का इलाका इंटरनोड। तो ये हो गया नोड जहां से पत्तियां निकल रही हैं, और इनके बीच का जो इलाका है इसको हमने क्या कह डाला, इंटरनोड कह डाला। करेक्ट है, एकदम कह डाला, एकदम सही बात, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, ये हमको देखने को मिला, ये हमको सीखने को मिला। नाउ देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल। आराम से मेरी बात सुनना। मैं कह रहा हूं ये नोड है जहां से पत्तियां निकल रही हैं, तो यहां से पत्ती निकाल दो, ये नोड है, 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 यहां से पत्ती निकाल दो। इस पत्ती की अगर आप अरेंजमेंट देखें, इस पत्ती की अगर आप अरेंजमेंट देखें, लीफ, तो ये क्या फ्लैट स्ट्रक्चर होता है सर, पत्ती आपकी पतली सी कागज जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो क्या फ्लैट है, फ्लैट है। एक्सपेंडेड यानी चौड़ी होती है, फैली हुई होती है, करेक्ट है सर, बचपन से समझ देखिए। ग्रीन होती है क्योंकि मेन फोटोसिंथेसिस यहीं पर होता है, ग्रीन है इसका मतलब फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं। एंड लिटरल स्ट्रक्चर है, लिटरल यानी साइड से निकल रहे हैं मेरे भाई, लिटरल यानी लिटरल साइड में निकल रहे हैं, साइडों में निकल रहे हैं, सारे अपने साइड में बनाए हैं, तो आपका क्या है मेरे भाई, लिटरल स्ट्रक्चर है, तो ये साइड से निकल रहे होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे ग्रो इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है, एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब जब भी हम लोग किसी भी पत्ती को बनाते हैं, बचपन से जब हम पत्ती बनाते हैं, किसी ड्राइंग कंपटीशन में भी जब हम पत्ती बनाते हैं, सबसे बड़ा पत्ता हम लोग नीचे बनाते हैं, सबसे छोटा पत्ता हम लोग ऊपर बनाते हैं। हर प्लांट में ट्रेंड फॉलो होता है, ओल्डेस्ट पत्ता आया आपका एट बेस एंड यंगेस्ट पत्ता आया आपका एट टिप, ठीक है। यंगेस्ट पत्ता आपका टिप पे है, ओल्डेस्ट बेस पे है, इसे हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। अगर यंगेस्ट बेस पे होता, यंगेस्ट बेस पे होता तो इसे बेसी पेटल कहते हैं। यंगेस्ट टिप पे है तो आपका एक्रोपेटल कह दिया। बेसी पेटल के बारे में भी आज आपको पढ़ाया जाएगा अलग अलग केसेस में। पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोपेटल होते हैं, यानी यंगेस्ट पत्ता टिप पे होता है। यहां पे देखो सबसे बड़ा सबसे नीचे बना है, यंगेस्ट वाला आपका टिप पे बना है। अब ये नोड है, नोड से पत्ता निकलता है। जब पत्ता निकल रहा है नोड से, इस पे अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएं, इस पे अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएं, इस पे अगर आप एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएं, इस एक्सिस पे आपका बड पाया जाता है, इस एक्सिस पे बड पाया जाता है, इस एक्सिस पे जो बड पाया जा रहा है इसे क्या कहेंगे, एक्सिलरी बड, जो एक्सिस पे यानी एक्सिल पे पाया जा रहा है, यानी जहां से पत्ता निकलता है, जहां से पत्ता निकलता है वहां अगर एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएं तो यहां आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलेगा। इट इज प्रेजेंट एट एक्सिल ऑफ लीफ। और जाहिर सी बात है यहां मल्टीपल पत्ते निकल रहे हैं, इस पोजीशन से भी पत्ता निकल रहा है, ये भी एक एक्सिल है, इस पोजीशन से पत्ता, ये भी एक एक्सिल है, यहां से पत्ता, ये भी एक एक्सिल है, यहां से पत्ता, ये भी एक एक्सिल है, यहां से पत्ता, ये भी एक एक्सिल है, तो क्या मल्टीपल एक्सिलरी बड होगा, इस एक्सिल पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो एक्सिलरी बड जो होते हैं दे आर मल्टीपल इन नंबर, दे आर मल्टीपल इन नंबर, एक्सिलरी बड मल्टीपल है। बट मेरे भाई अगर आप बात करें टर्मिनल बड की, अगर आप बात करें एपिकल बड की, एपिकल बड जो एपेक्स पे पाया जाएगा यानी टॉप पे पाया जाएगा, टर्मिनल बड जो टर्मिनस पे पाया जाएगा यानी टॉप पे पाया जाएगा, अगर आप इस बड की बात करें मेरे भाई तो ये तो एक ही होगा ना, रॉड एलिमेंटलिटी है, ये तो एक ही होगा। टॉप पोजीशन हमेशा एक होती है, नीचे तो बीच में आपकी कई चीजें पाई जा रही हैं, ये भी एक्सिलरी बड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन टॉप वाला बड आपका हमेशा एक ही होता है। टर्मिनल बड या एपिकल बड हमेशा एक ही होगा, ये भी आपने बढ़िया तरीके से सीखा, अच्छे तरीके से जाना। करेक्ट। यहां पर आपका फूल भी हो सकता है इस पौधे में, एंड मेरे दोस्त आपका फ्रूट भी हो सकता है, फ्रूट के अंदर आप सीड भी देख सकते हो। तो रूट भी मिली, स्टेम भी मिली, पत्ता भी मिला, फ्लावर भी मिला, फ्रूट भी मिला, सीड भी मिला। यही 6 टॉपिक हमें धीरे 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 डिकोड करके वन बाय वन आराम आराम से पढ़ने हैं। इतनी बातें किसको समझ में आई मुझे बताइए, इतनी बातें किन किन लोगों को समझ में आ गई हैं, किन किन भाइयों को समझ में आ गई हैं, एक बार बता दो ना, जैसे हम आगे बढ़ पाए। यस करेक्ट, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। अब देखो मेरे भाई गौर से देखो, टाइप्स ऑफ रूट। अब हम रूट टॉपिक में पहुंच चुके हैं, सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमें बता लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ रूट। जैसा मैंने आपको सबसे मेन रूट के बारे में बताया जो हमारे लास्ट डायग्राम में बनी भी हुई थी, ये कौन सी रूट थी, टैप रूट। मैंने आपको बताया जो सीड का रेडिकल है इससे एक प्राइमरी रूट निकल रही है, प्राइमरी रूट की ब्रांचेस हैं आपकी सेकेंडरी रूट्स, एंड सेकेंडरी रूट्स की ब्रांचेस हैं आपकी टर्शियरी रूट। इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबको मिला करके यानी नीचे जितना भी आपका मसाला है इसको मिला करके हमने क्या कह दिया था, टैप रूट सिस्टम कह दिया था। एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें पंगा परेशानी है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी रूट है, इसकी ब्रांचेस सेकेंडरी रूट है, या आपकी टर्शियरी रूट बना लेंगे ब्रांचेस बना के मेरे भाई। इस सबको मिला के हमने टैप रूट सिस्टम कहा, जो कि डाइकॉट की पहचान है, डाइकॉट फैमिलीज की पहचान है। और मैं आपको एक चीज शुरू में ही क्लियर कर देता हूं, फैमिली लिलिएसी अब आपके सिलेबस से हटा दी गई है। पहले आपके सिलेबस में फैमिली होती थी लिली की फैमिली लिलिएसी, बस ये आपकी मोनोकॉट है। और इस बार आपकी पोएसी एक फैमिली है, बस ये एक मोनोकॉट है। इनको छोड़ के जितनी भी फैमिलीज आपके सिलेबस में है वो सारी की सारी डाइकॉट होती है इन आवर सिलेबस। ये दो ही फैमिली है हमारे सिलेबस में,
लिलियसी पहले हुआ करती थी, पोएसी अब है, क्योंकि पोएसी का सुनीला लगता है सर, पोएसी सुनीला लगता है। पोएसी जो है पोआ पोआ शब्द से याद किया था, पोएसी पोएस यानी कि आपका वीट की फैमिली, वीट का ऑर्डर, वीट भी तो क्या है मोनोकॉट है, यानी वीट की जो फैमिली है आज के दिन में बस वही एक ऐसी फैमिली हमारे सिलेबस में जो मोनोकॉट है, बाकी सारी फैमिली डाइकॉट है। चाहे आप फैबेसी की बात करें, चाहे आप एस्टेरेसी की बात करें, चाहे आप सोलेनेसी की बात करें, कोई भी फैमिली आप उठा लो, पोएसी को छोड़ के सारी की सारी डाइकॉट है। उनमें से कोई भी एग्जांपल लिख के यहां पर आप छोड़ सकते हैं, जैसे मस्टर्ड जो है ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी फैमिली का एग्जांपल है। तो मेरे भाई ये क्या हुआ आपका एक डाइकॉट हुआ, लिख दो यहां पर। अगर आप मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में क्या होता है मेरे जान, आराम से सुनो। ये आपका रेडिकल था जिससे एक प्राइमरी रूट निकली, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं हुई अभी तक, बहुत छोटी सी जस्ट निकली है। ये जो प्राइमरी रूट होती है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहती है। तो ये आपकी शॉर्ट लिव्ड है, तो ये क्या करती है, शॉर्ट लिव्ड है तो खुद तो इसको गायब होना पड़ेगा, तो ये क्या करती है, जाने से पहले कई सारे फाइबर्स बना देती है जो स्टेम की बेस से निकल रहे होते हैं। तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स जो कि स्टेम की बेस से निकल रहे होते हैं। तो स्टेम की बेस से कई सारे फाइबर निकल रहे होते हैं, यानी जो प्राइमरी रूट है स्टेम के बेस से कई सारे फाइबर्स तैयार करने के काम में लग जाती है। यहाँ फाइबर्स बन रहे हैं इसलिए इसे क्या कहा, फाइबर्स रूट कह दिया, इसलिए यहाँ से फाइबर्स रूट कह दिया। इसमें देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया आपके सिलेबस में अभी मोनोकॉट की एक ही फैमिली है, दैट इज पोएसी, वो आपकी वीट की फैमिली है। वीट है, बाजरा है, मक्का है, जवार है, वो सारे आपके यहाँ पर आते हैं, खाने पीने वाले जो मेन अनाज है वो आपके यहाँ पर आते हैं, वीट वाली फैमिली में पोएसी। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो रूट है दैट इज एडवेंटिशियस रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ भी आपकी जो प्राइमरी रूट थी रेडिकल से निकली डायरेक्टली, यहाँ भी प्राइमरी रूट जो शॉर्ट लिव थी थोड़े टाइम बाद मर गई, ये आपकी शॉर्ट लिव थी, लेकिन ये भी निकली आपकी रेडिकल से। यहाँ पर अगर मैं स्पेशल टाइप की रूट देखूं जो आपकी निकल रही है पार्ट्स अदर देन रेडिकल से, रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से निकल रही है, इन्हें कहा जाएगा एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो हम कहते हैं बरगद के पेड़ की डाली लटक रही है, बरगद के पेड़ में ऊपर से नीचे की साइड रूट्स गिर रही होती है खंबे जैसी, इन्हें पिलर रूट्स कहा जाता है एडिशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि बरगद का पेड़ इतना भारी है। इकोसिस्टम में भी हमने देखा था, एक तरफ 1 लाख पार्थिनियम की ग्रासेस ले लो, एक तरफ एक बरगद का पेड़ ले लो, बरगद के पेड़ का बायोमास ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर मेरे दोस्त बरगद का पेड़ है, नीचे की साइड इसकी डाली जैसी रूट लटक रही है जिसको एडिशनल पिलर लाइक सपोर्ट दे रहे हैं, इन्हें पिलर रूट्स या प्रॉप रूट्स कहते हैं, इन्हें प्रॉप रूट्स या पिलर रूट्स कह रहे होते हैं जो सपोर्ट के काम आते हैं, जो सपोर्ट के काम आते हैं। तो बनियान ट्री में आपकी रूट्स देखने को मिल रही होती हैं, ग्रासेस और मॉन्स्टेरा में भी, हर ग्रास में नहीं लेकिन कुछ ग्रासेस में आपका जो मेन स्टेम वाला पार्ट है वहां से भी छोटे छोटे रूट के फाइबर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं। मॉन्स्टेरा एक प्लांट है उसमें भी निकल रहे होते हैं। यानी टैप रूट कहां देखने को मिली, टैप रूट देखने को मिली डाइकॉट्स में, फाइबरस रूट देखने को मिली मोनोकॉट्स में, और एडवेंटिशियस रूट अभी तक हमने कहां देखी, बनियान में, मॉन्स्टेरा में एंड इन सम ग्रासेस। लेकिन मेरे भाई इसके अलावा और भी एग्जांपल जो मैं आपको ऐड कराता रहूंगा, टैप रूट के, फाइबरस रूट के और एडवेंटिशियस रूट के। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए, यहां तक की बात आपको समझ में आई है, एक बार दिलों की बारिश कर दीजिए इन द चैट सेक्शन। नोट्स में दे दूंगा यार, टेंशन मत लो, समझो अभी बैठ के, एनसीईआरटी की क्लैरिटी लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे साथ पढ़ो, नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए इंसान को, मिल जाते हैं वो, है ना। यस, आ जाओ मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर फंक्शंस ऑफ रूट क्या है, फंक्शंस ऑफ रूट क्या है, आपको क्या लगता है रूट का क्या फंक्शन होता है, सिंपल रखते हैं इसको। लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रूट एकदम लो लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे। फंक्शंस क्या होते हैं रूट के, हमारी नजर में क्या होते हैं, तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। भाई वाटर एंड मिनरल कहां से एब्जॉर्ब करने होते हैं, गुरुजी आपके सॉइल से एब्जॉर्ब करने होते हैं। सॉइल को कौन टच कर रहा है, स्टेम तो ऊपर है, लीफ तो ऊपर है, सॉइल में कौन गड़ा हुआ है, सॉइल में कौन घुसा हुआ है, कौन धसा हुआ है, रूट। तो रूट में जो रूट हेयर है यही तो आपका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो आपका वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, गुरुजी रूट का। ये बात हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेजमेंट टू द प्लांट। एनकरेजमेंट यानी आप कह सकते हैं इसको क्या, अटैचमेंट प्रोवाइड करना, अटैचमेंट प्रोवाइड करना। यानी मेरे दोस्त आपके किसी भी प्लांट को जमीन से अटैच करने का काम किसका है, वो भी रूट का है, क्योंकि रूट ही तो वो प्लांट पार्ट है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन को पकड़ के बैठा है, सॉइल मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठा है। तो एनकरेजमेंट का काम इसी का है, किसी और का तो है नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज सर, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल मेरे दोस्त हम लोग फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। समझ लीजिए यहाँ पर आपका एक प्लांट है, प्लांट में हमने क्या बनाया, यहाँ पर आपकी स्टेम बनाई, यहाँ पर आपकी रूट बनाई, और ऊपर क्या बना लिया हमने, हरी भरी पत्ती बना ली। ये हमने यहाँ पर क्या बना ली, पत्ती बना ली, ठीक है। पत्ती ने क्या बनाया, बाबू ने क्या बनाया, बाबू ने यहाँ पे खाना बना लिया। बाबू ने जो खाना बनाया है मेरे दोस्त, ये आपका चला जाएगा स्टेम में एंड ये आपका चला जाएगा रूट में, क्योंकि ये जो स्टेम है, ये जो रूट है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फ्लोएम के थ्रू, जो कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू आज आपको एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, फ्लोएम के थ्रू क्या ये खाना आपका स्टेम और रूट में जाता है। यस, तो स्टेम में कुछ खाना जाकर के यूज हो जाएगा, बचा हुआ आपका स्टोर हो जाएगा, करेक्ट है सर। क्या रूट में कुछ खाना आपका यूज हो जाएगा, बचा हुआ आपका स्टोर हो जाएगा, करेक्ट है सर। यानी कल को मेरे भाई तुम मुझसे स्टेम का फंक्शन पूछो, क्या वहां पर भी मैं स्टोरेज लिख सकता हूं फूड का, सर स्टेम में भी तो स्टोर होगा, करेक्ट है सर। सही बात भी ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ये भी लिख देंगे। तो स्टेम का भी एक पॉइंट याद हो गया। एंड चौथा पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में अगर एक एग्जांपल लूं मैं आपका ऑक्सिन का, मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, ये आपका कौन बनाता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय रूट एंड शूट टिप, रूट एंड शूट टिप। रूट और शूट की टिप बना रहे होते हैं आपके क्या, आपका ऑक्सिन। रूट और शूट की टिप अगर आपका ऑक्सिन बना रहे हैं मेरे दोस्त, टिप टिप बरसा पानी यहां पर हो जाएगा, रूट और शूट की टिप अगर ऑक्सिन बना रहे हैं तो मेरे दोस्त क्या ये रूट का भी फंक्शन है, क्या ये शूट का भी फंक्शन है। यानी जब मैं स्टेम पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, तो क्या मैं स्टेम में भी फंक्शन लिख दूंगा। यानी मेरी जान, मैं यहाँ पे स्टेम को स्टार्ट भी नहीं किया हूं एज अ टॉपिक, लेकिन क्या मुझे स्टेम के दो फंक्शंस पहले से पता लगे, पहले से पता लगे सर, कि एक तो इसकी टिप, स्टेम की टिप भी बनाएगी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और मेरे भाई यहाँ फूड भी स्टोर होगा। क्या बात करेक्ट है, सही बात एकदम करेक्ट है, पंगा ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई। यानी एक रूट का फंक्शन क्या है, पहली बात तो प्लांट को जमीन से अटैच करना, जमीन से अटैच कर दिया तो जमीन से वाटर एंड मिनरल्स सोक करना, और शूट की और रूट की टिप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाएंगी, हार्मोन्स बनाएंगी, तो शूट की टिप भी हार्मोन बनाएगी तो हार्मोन बनाना। एंड मेरे दोस्त जो लीफ में फूड था वो आपका स्टेम में और रूट में आके स्टोर हो जाता है, तो फूड को भी स्टोर करना, करेक्ट है सर। इतनी बात हम लोग को समझ आ गया, बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। ये डायग्राम कभी देखने लगता है गुरुजी, ये डायग्राम तो कुछ दिन पहले पढ़ा था, कुछ दिन पहले तो क्या परसों का सेशन था जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे गुरुजी आप, उस टाइम पर आपने डायग्राम बताया था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की शुरुआत हुई थी, रीजंस ऑफ रूट की बात हुई थी। आपने बताया था कि यहाँ पर आपके बहुत प्यारे प्यारे गोलू मोलू छोटे मोटे सेल पाए जाएंगे जिनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाएंगे जो निरंतर डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट में नए नए सेल्स ऐड करते रहते हैं रूट के टिप पे। अगर मेरे दोस्त रूट के टिप पे सेल पाए जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनको कवर करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे थंब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं रूट कैप गुरुजी। यस गुरुजी, इसे रूट कैप कहते हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, थंब लाइक स्ट्रक्चर है मेरे भाई। एंड मेरे दोस्त इसकी खास पहचान क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्ट करता है रीजन ऑफ मेरिस्टेम को, यानी ये प्रोटेक्शन में अपना रोल अदा कर रहा होता है। ये बात समझ आ गई। अगर आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आना चाहिए ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आना चाहिए, लगातार निरंतर डिवाइड करने वाले सेल हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आना चाहिए। तो ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ के सेल आपके क्या होंगे, यहाँ के सेल आपके मस्त छोटे छोटे होंगे, क्योंकि एक छोटे से इलाके में हजारों सेल आपने स्टोर किए हुए हैं, तो बहुत कंपैक्टली पैक्ड सेल होंगे। दूसरा थिन वॉल होंगे, इनके ऊपर मोटी सेल वॉल नहीं होगी भाई, मोटी पक्की अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल लगा दी, मोटी पक्की सेल वॉल लगा दी तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, पतली सेल वॉल चाहिए जिससे धनाधन डिवीजन होती रहे। देन डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा,
डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म होगा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, आस पड़ोस से अच्छी बातचीत होगी, अबंडेंट प्लाज्मा मेटल कनेक्शन होंगे। क्या सारी बातें हमने कर ली थी गुरुजी, सारी बातें हमने कर ली थी। तब ये बढ़िया डिवीजन कर पाएगा। डिवीजन कर करके नीचे रूट कैप की तरफ सेलेक्ट करके फायदा ही नहीं है, धरती में सेलेक्ट नहीं करेगा, ऊपर की साइड सेलेक्ट करेगा, नए नए सेल ऊपर ऐड होते गए और जैसे ही ये सेल बनते हैं बड़ी बातचीत करने लग जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, रूट की लंबाई बढ़ा देते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में चले जाते हैं। अगर ये सेल लंबे हो गए तो इनके अंदर मेनली क्या होता है, वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में 90% इलाका तो वैक्यूल ही घेर के रखता है, तो यहाँ पर आपके सेल्स लंबे हो जाएंगे, सेल्स लंबे तो इनके अंदर का वैक्यूल भी लंबा हो जाएगा, यानी वैक्यूलेशन हो जाएगा इनमें। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। तो दूसरा रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, यानी रूट को लॉन्ग कर देगा। लॉन्ग तेरे में लाइची तेरे पीछे हाँ जी कर देगा, इसका लॉन्ग कर देगा मेरा रूट को लंबाई बढ़ा देगा, क्योंकि सेल खुद भी लॉन्ग हो रहे हैं। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ये, रीजन ऑफ एनलार्जमेंट है ये, सेल्स को बड़ा कर देता है। वेरी गुड सर। वैक्यूलेशन भी हो जाती है, यानी यहाँ लंबा सा वैक्यूल भी बनेगा। लंबा है भाई, लंबा, मेरी जान कसम है, लंबा वैक्यूल बन जाएगा यहाँ पर। यस मेरे भाई। इसके बाद ऊपर अब इन सेल्स को काम धंधा दे दिया है मेरे दोस्त। यहाँ पर कोई सेल जो है गोल मटोल होकर फूड स्टोर करने का काम करेगा, कोई ट्रैकिड बनाएगा, कोई वेसल बनाएगा, कोई पेरेंकाइम बनाएगा, कुछ बनाएगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स इन प्लांट्स, सब अलग अलग काम करने लग जाएंगे, काम धंधे पे आ जाएंगे गुरुजी। यही रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यही रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप में भी हेयर डेवलपमेंट होती है, दाढ़ी मुच्छी आ जाती है ना, एक्सेल हेयर आ जाते हैं, आर्म के नीचे प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड। मेरे दोस्त हेयर डेवलपमेंट बहुत रॉबस्ट हो जाती है जब आप मैच्योर होते हैं। प्लांट भी जब मैच्योर होता है तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में इसमें भी बहुत फाइन थिन डेलिकेट यानी नाजुक से थ्रेड यानी बाल जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिन्हें रूट के बाल कहते हैं, रूट के हेयर कहते हैं। और ये जो रूट के बाल हैं ये क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आपके बाल है, पतले पतले हैं, लंबे लंबे हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो ये जो आपके नाजुक से बाल हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा करके वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में रूट की हेल्प कर रहे होते हैं। क्या ये बात एकदम करेक्ट है मेरे दोस्त, क्या ये बात एकदम करेक्ट है मेरे भाई? यस गुरुजी, बात एकदम करेक्ट है, आपने एकदम बड़ी बातचीत कर दी यहाँ पर। अब मेरे दोस्त एक और बात गौर से सुना, अगर आप प्लांट में ऊपर से नीचे वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप प्लांट में रूट के इस पार्ट से इस पार्ट तक जा रहे हैं, तो क्या आप प्रॉक्सिमल से डिस्टल आ रहे हैं या डिस्टल से प्रॉक्सिमल आ रहे हैं? प्लांट का सबसे दूर वाला पार्ट कौन सा है, ए या बी? प्लांट का सबसे दूर वाला पार्ट कौन सा है? इसको मैं ए कहता हूं, इसको मैं बी कहता हूं। प्लांट का सबसे दूर पार्ट कौन है भाई? रूट जो है प्लांट से दूर जा रही है ना, ये पार्ट सबसे दूर है, ये पार्ट सबसे दूर है, ये पार्ट सबसे डिस्टल है। डी फॉर डिस्टल, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर दूर। प्लांट आपका ये वाला पार्ट जो है दूर लेकर के बैठा है, दूर लेकर के बैठा है। करेक्ट है जी, करेक्ट है गुरुदेव। ये वाला प्लांट पार्ट प्लांट के पास है, ये है आपका पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, पी फॉर पास। ये आपका पास है प्लांट के, समझ लीजिए भाई। ये आपका सॉइल सरफेस है, ये रूट है। तो ये जो रूट का पार्ट है ऊपर वाला, ये तो प्लांट की स्टेम से अटैच है, यहाँ अटैच है, और ये रूट लंबी होती जा रही है तो दूर जाती जा रही है, तो एंड पार्ट आपका रूट का एंड पार्ट है, तो बी दूर है, इसे हम डिस्टल कहते हैं। तो साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है इस दूर वाले पार्ट के लिए डिस्टल, और पास वाले के लिए प्रॉक्सिमल। तो जब आपसे कोई पूछ ले कि जब आप रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप प्रॉक्सिमल से डिस्टल जा रहे हैं, डिस्टल से प्रॉक्सिमल? सर हम प्रॉक्सिमल से डिस्टल जा रहे हैं। और उल्टा करके कोई सवाल, मेरिस्टेमेटिक से मैच्योरेशन में जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? डिस्टल से प्रॉक्सिमल जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, वोकैबुलरी बायोलॉजी की स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात हमको चमक गई है। यस, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। आओ मेरे भाई आओ, सर ये बात हमारे पल्ले पड़ गई। आइए अब मैं आपको बता देता हूं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी रूट अलग काम क्या कर सकती है, बड़ी बातचीत क्या कर सकती है। यानी रूट का मेन काम क्या है? रूट का मेन काम है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, और प्लांट को जमीन से जोड़ के रखना, इसके मेन काम है। इसके लिए रूट जानी जाती है। इसके अलावा अगर अपने पूरा फोकस को शिफ्ट कर दिया रूट ने और कुछ और करने लगे, पूरा फोकस कहीं और चला गया, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के अलावा और एनकरेजमेंट के अलावा पूरा फोकस कहीं और शिफ्ट कर दिया, मेजर कुछ और काम करने लगे, तब हम क्या कहते हैं? रूट मॉडिफाई हो गई, इसका ध्यान कहीं और चला गया। भाई जैसे मैं पढ़ाता भी हूं, मैं समझ लो भाई मोटिवेट करता हूं, किसी दिन मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ के पूरा दिन ही मोटिवेट करने लग गया, भाई 10 घंटा खड़े होकर मोटिवेट कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? सर मोटिफाई हो गया यार। सर पढ़ाते भी थे 10 घंटे में से 9 घंटा 50 मिनट पढ़ाते थे, 10 मिनट मोटिवेट कर देते थे। अब सर 9 घंटा 50 मिनट मोटिवेट कर रहे हैं, 10 मिनट पढ़ा रहे हैं। पहले भी मैं टीचर और मोटिवेटर था, अभी मैं टीचर और मोटिवेटर हूं, प्रपोर्शन बिगड़ गई, लेकिन मैंने अपनी बैठ बजा लिया भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मेरा ध्यान जो है बातें सुनाने पे चला गया। यहां पर भी सेम चीज है, रूट वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन और बाकी चीजें कम कर रही है, उसका मेन ध्यान किसी और जगह चला गया। यस, जैसे आपका फॉर फूड स्टोरेज, अब इसका मेन काम फूड स्टोरेज थोड़ी है, इसने अपना 90% जो फोकस है वो फूड स्टोरेज पे शिफ्ट कर दिया कि मैं तो भाई फूड स्टोर करूंगा। जैसे कि आपका कैरेट और टर्निप, गाजर जो आप खाते हो, टर्निप यानी शलगम जो खाते हो, है ना, यहां पर देखो कैरेट टर्निप, इनमें टैप रूट होती है जो फूड स्टोर करती है। जो गाजर है, जो शलगम है, इनकी जो टैप रूट है ये आपकी क्या कर रही होती है? ये आपकी फूड स्टोर कर रही होती है। ये जो आप खाते हो एक्चुअली क्या है? रूट है इनकी, ये एक्चुअली क्या है? इनकी रूट है जो आप खा रहे होते हो, मॉडिफाइड रूट है जो फूड स्टोर करती है, गाजर और शलगम। दूसरी चीज स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, शकरकंदी नहीं बोलना, बुरा नहीं मानना है ना, शकरकंदी जो है तुम्हारी, और मतलब शकरकंदी जो है, और एस्पैरेगस जो है, ए फॉर एस्पैरेगस एनसीईआरटी के डायग्राम में लिगेंड में दिया हुआ है, अलग से थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, इसमें एडवेंटिशियस रूट होती है। ए फॉर एस्पैरेगस में आपका एडवेंटिशियस रूट होती है, कैरेट और टर्निप में टैप रूट देखने को मिलती है। सारे के सारे क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। गाजर, शलगम, शकरकंदी एंड एस्पैरेगस फूड स्टोर करते हैं। गाजर और शलगम में टैप रूट फूड स्टोर करती है, शकरकंदी और एस्पैरेगस में आपका यहां पर एडवेंटिशियस रूट है, ए फॉर एस्पैरेगस, तो उसके साथ पाया जा रहा है, इसमें एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोर करेगी। ठीक है, सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट आपके बनियान ट्री में रूट दे रही होगी, इसे प्रॉप रूट कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इसकी शक्ल देखी थी, अच्छे तरीके से देखी थी, आपकी प्रॉप रूट कैसे दिखाई देती है, आपकी प्रॉप रूट कैसे दिखाई देती है। ये आपके बनियान ट्री की प्रॉप रूट है, ऊपर से नीचे खंभे की तरह लगी हुई होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट कहते हैं, जो आपने बनियान ट्री में देखी। इसके अलावा अगर आप शुगर केन और मेज में देखें, मेज, मक्का, शुगर केन, गन्ना, इसमें स्टिल्ट रूट होती है। ये स्टिल्ट रूट कैसे होती है? स्टिल्ट रूट आपकी कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये समझ लीजिए आपकी जमीन है, ये आपकी सर जमीन है, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर आपका गन्ना उगा हुआ है, गन्ने की पोरियों के निशान होते हैं, यहाँ पर आपकी गन्ने की पोरी है। गन्ने में आपके अलग से भी खुद की रूट होंगी, बिल्कुल होंगी सर। उसके अलावा ये जो लोअर नोड होते हैं, ये जो पोरियां हैं, निशान है, ये नोड है आपके, ये जो लोअर नोड होते हैं, इनसे भी कुछ रूट निकल रही होती हैं और गन्ने को जमीन से अटैच करती हैं। भाई गन्ना इतना पतला और लंबा होता है मेरे दोस्त, ये गन्ना हवा के बहाव से चटक ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? नीचे से इसको और रस्सियों से बांध के रखते हैं और एडिशनल रूट से बांध के रखते हैं। अगर हवा इस साइड आ रही है तो इस साइड की रस्सी से खींच लेगी, हवा इस साइड आ रही है इस साइड की रस्सी से खींच लेगी, खड़ा ही रखेगी। जैसे शादी ब्याह के तंबू जब लगाए जाते हैं, तो शादी ब्याह के तंबू में जो बंबू लगाए जाते हैं, उन बंबुओं के चारों ओर रस्सियां लगाई जाती हैं, जिससे कि उसको स्टेबलाइज किया जा सके, वरना बंबू उड़ जाएगा। बंबू उड़ा तो तंबू उड़ जाएगा, और अगर तंबू उड़ा तो विवाह नहीं हो पाएगा, और विवाह ना होने का दर्द। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टिल्ट रूट एट प्लेसेस। तो मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट लोअर नोड से निकलती हुई आपको दिखाई देती है, जो जमीन से अटैच कर देती है आपके प्लांट को। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, बात समझ में आ गई। राइजोफोरा, इसने तो फोरा लाइफ में किसी ने नहीं फोरा। राइजोफोरा के बारे में क्या बताऊं भाई? ये फोर डाला है, इसको जमीन कोई धरती का सीना चीर के निकला है, ये सूर्य नाम है इसका। क्या नाम है? सूर्य। राइजोफोरा का क्या कर दिया इसने? धरती के नीचे होती है रूट, इसने कहा नहीं लाला नहीं, अगर मैं मार्शियरिया एरिया में ग्रो कर रहा हूं, अगर मैं कीचड़ वाले इलाके में ग्रो कर रहा हूं, तो कीचड़ में सिर देकर रहने की मेरी आदत नहीं है, नीचे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये अपनी रूट को लेकर के धरती फाड़ के ऊपर आ गया। ये है आपका न्यूमेटोफोर। ये क्या बना दिया यहाँ पर सूर्य भाई ने? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स। अगर ये स्वैम्पी एरिया है,
अगर ये मार्शी इलाका है जहां पर ऑक्सीजन कम है, स्वयं यानी कीचड़ वाला इलाका जहां पे बहुत गाढ़ी मिट्टी है, और यहां पर अगर मैंने इसको मार्शी इलाका कह दिया जहां पर ऑक्सीजन आपका बहुत कम है, तो इतने कम ऑक्सीजन वाले इलाके में ये ठीक से अंदर रूट रख के रेस्पायर नहीं कर पाएगा, तो इसने धरती का सीना चीर दिया एकदम ये ऊपर आके। हवा से ले लूंगा, ऑक्सीजन धरती नहीं देगी तो हवा से ले लूंगा, लेकिन ले लूंगा। जिद्दी है, हठी है आपकी और मेरी तरह, इसलिए मेरे भाई इसमें छोटे छोटे छेद हैं, इससे इसने क्या किया, ऑक्सीजन अपने अंदर ले लिया, ऑक्सीजन इनटेक कर लिया, यानी अपने रेस्पिरेशन की डिमांड को इसने पूरा कर लिया, इसलिए मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। बात समझ में आई लाल, बात समझ में आ गई गुरुजी। यानी मॉडिफिकेशन हो चुकी है रूट की। अगर खाना स्टोर कर रही है रूट, टैप रूट खाना स्टोर कर रही है तो कैरेट टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट अगर खाना स्टोर कर रही है तो आपका एस्पैरेगस और शकरकंदी। अगर मेरे दोस्त आपका एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो आपका क्रॉप रूट हो जाएगा बनियान ट्री में, स्टिल रूट यानी शादी ब्याह के तंबू बंबू वाली जो रूट है ये हो जाएगी आपकी शुगर केन और मीज में, और अगर रेस्पिरेटरी रूट की सबसे खास रूट की बात करो तो हो जाएगी राइजोफोरा में। इसने लाइफ में बहुत पूरा है मेरे भाई। यस यस, ये बात हमको समझ में आ जाती है गुरुदेव, ये बात हमको चमक जाती है, इतनी बात आपने बता दी है। यस, इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाइयों को, बता दो ना। पहला टॉपिक कवर हो गया मेरे भाई, रूट कवर हो गया, रूट कवर हो गया, पहला टॉपिक कवर हो गया। यस 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 गुरुजी, छोटी बातचीत हो चुकी है, पहला छोटा टॉपिक हो गया है ना। हेलोफाइट्स में भी हो सकती है ऐसे प्लांट जो कि ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पे नीचे बहुत सारा सॉल्ट है, तुमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये भी बाहर निकल जाते हैं। यस करेक्ट है। यस, आ जाओ मेरे दोस्त, पहला सवाल सॉल्व कर लीजिए। पहले सवाल में कविराज हमसे पूछते हैं द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, वेरी इजी, बेस ऑफ द स्टेम। सर ये अगर आपकी धरती है, ये अगर स्टेम है, इसकी बेस से उग रही है काफी सारी रूट्स यानी फाइबर्स उग रही हैं, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड थी, फाइबर्स में कन्वर्ट हो गई, तो हम किस रूट की बात कर रहे हैं गुरुजी? क्या हम फाइबर्स रूट की बात कर रहे हैं? जी गुरुजी हम फाइबर्स रूट की बात कर रहे हैं। यस गुरुजी हम लोग फाइबर्स रूट की बात कर रहे हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरा, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो शकरकंदी कौन था? शकरकंदी आपका एडवेंटिशियस रूट था, और आपका ये मॉडिफाई हो रहा था फॉर फूड स्टोरेज, स्टोरेज करने वाली एडवेंटिशियस रूट थी, स्टोरेज करने वाली एडवेंटिशियस रूट थी। एस्पैरेगस और स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट थी, जबकि कैरेट और टर्निप आपकी टैप रूट थी। ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है गुरुजी, ये भी हमने सॉल्व कर डाला, अच्छे तरीके से समझ डाला, ये बात भी हमारी हो गई। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, रूट हेयर कौन से रीजन से निकलते हैं? आप में भी हेयर डेवलपमेंट कब बढ़ जाती है गुरुजी? जब हम मैच्योर होते हैं उस टाइम पर, यानी रूट हेयर भी कब डेवलप होंगे? आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन में डेवलप होंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से डेवलप होंगे, बात आपकी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर ले जाते हैं। करेक्ट है गुरुदेव, एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। क्या बात आपको समझ में आई? यस, क्या बात आपको समझ में आ गई? दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट, हालांकि हमने इनिशियली थोड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट को क्लियर करने में टाइम लिया है, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट जिसको हम कहते हैं रूट, सबसे आसान, सबसे इजी। अब आएगा आपका स्टेम एंड फिर आएगी आपकी लीफ, जो कि और छोटे-छोटे हैं। मेन जो मुद्दा है वो है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड भी छोटे-छोटे हैं, मेन मुद्दा है आपका फ्लावर। इस पे कई चीजें हैं और बहुत डिस्कशन और खूब सारे एग्जांपल हैं, एक चिट बना के रखते हैं, बस एग्जांपल लिखते रहना मेरे साथ। यहां पे इस चैप्टर में कम से कम 200 नाम है, 200 नाम है, पढ़ते रहना जरूरी है, याद मैं करा दूंगा, मेरी गारंटी है, रिलेटेबली याद करा दूंगा, मॉर्फोलॉजी करा दूंगा, राजा वाली मेंटालिटी बना दूंगा, लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी अपने से, जो कि रिवीजन की छोटी-मोटी चीजें भी देखनी पड़ती है, तो तभी याद करने का। थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन नंबर पूरे देके जाता है भाई, 20 नंबर देके जाएगा, अगला चैप्टर याद कर ले, तो याद कराने का काम मेरा है, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। अगली चीज देखते हैं हम, अगली चीज है गुरुजी हमारी स्टेम। स्टेम के बारे में बता दो ना, अभी बता देते हैं, आ जाओ मेरे भाई। क्या स्टेम के बारे में हमें पहले से कुछ बातें पता है गुरुजी? स्टेम जो है शूट सिस्टम का पार्ट है, यानी स्टेम जो है हमें जमीन के ऊपर देखने को मिलती है, यानी अपर ग्राउंड पार्ट है, एंड असेंडिंग पार्ट है, यानी जमीन के ऊपर देखने को मिल रहा होता है, रूट की तरह जमीन के अंदर नहीं गाड़ा जाता। अगर जमीन के ऊपर देखने को मिल रहा है तो प्लूम्यूल से निकला होगा, आर फॉर रेडिकल से आर फॉर रूट सिस्टम निकलती है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम निकलती है, ये बात भी हो चुकी है गुरुजी। जब स्टेम यंग होती है, हरी भरी होती है, जब आपका प्लांट नया नवेला है, बाद में अगर प्लांट बड़ा हो जाता है तो स्टेम उसकी डार्क ब्राउन हो जाती है और लकड़ी की बन जाती है गुरुजी, ये बात भी आपने बता रखी है। सबसे जरूरी बात, लेकिन सबसे फंडामेंटल बात, कि स्टेम जो है इस पे क्या क्या पाया जाएगा? इस पे पाई जाएंगी शाखाएं यानी ब्रांचेस। इन ब्रांचेस पे क्या मिलेंगे? पत्ते, जो कि नोड से अराइज हो रहे थे, एंड मेरे दोस्त यहीं पे आपके फूल फल भी लटके होंगे, यानी ऊपर का जो पार्ट है पूरा का पूरा वो आपका स्टेम पे डिपेंडेंट है। स्टेम ही तो आपका मेन स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट दे रहा होता है, सारी चीजें इसी पे बाइंडेड होती हैं, तो यही आपका मेन पार्ट है, प्लांट का सबसे भारी वजनदार पार्ट यही है। अब हमने बताया स्टेम में नोड और इंटरनोड भी होते हैं। नोड जहां से पत्ती निकल रही होती है, और इंटरनोड मतलब स्पेस बिटवीन टू क्लोजेस्ट नोड्स, तो नोड से पत्ती निकलती है गुरुजी, हमें पता है, और दो क्लोजेस्ट नोड के बीच का जो गैप है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटरनोड कहते हैं गुरुजी, ये भी हमें पता है, ये बात भी हमें पता है, कुछ नया आपने अभी तक बताया ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो स्टेम में बड होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, एक राजा वाली मेंटालिटी वाला बड यानी टर्मिनल बड या एपिकल बड। एपिकल क्योंकि एपेक्स पे पाया जा रहा है, टर्मिनल पे पाया जा रहा है, यानी टर्मिनल यानी कोने पे पाया जा रहा है, एकदम टॉप पे, तो टॉप पे पाए जाने वाले या एपेक्स पे पाए जाने वाले बड को टर्मिनल बड कहा है, एक ही होता है। जबकि एक्सिलरी बड आपका एक्सिल पे पाया जाएगा, लीफ की एक्सिल पे, यानी अगर नोड है सारे के सारे, इनसे पत्तियां निकल रही होंगी, इन पत्तियों की एक्सिल पे बड पाया जाएगा, ये भी एक्सिलरी बड, ये भी, तो ये मल्टीपल होते हैं। अब एक बात मुझे गौर से बताइए, अब स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम आगे चल के, 2-3 स्लाइड बाद। अगर समझ लीजिए मैं एक प्लांट हूं, मुझे मेरी स्टेम को मॉडिफाई करना है कांटे बनाने के लिए, तो मैं कौन से बड को कांटे में कन्वर्ट करूंगा? टर्मिनल बड को, एक्सिलरी बड को? समझ लो मैं टर्मिनल बड का कांटा बना लेता हूं, ऐसे खोपड़ी पे एक कांटा है, बस एक टर्मिनल बड का एक कांटा बना लिया, नीचे से आके कोई गाय भैंस मुझे कुतर के चली गई, खा गई, सिर्फ एक ही कांटा है ऊपर, नीचे का सारा खा गई, फायदा नहीं हुआ कांटा बनाने का। लेकिन अगर मैं हर बड पे, हर इस बड पे, एक्सिलरी बड पे कांटा बना लूं, कई सारे कांटे हैं, कोई मुझे खा नहीं पाएगी। सिमिलरली समझ लीजिए मुझे टेंडल बनानी है, बेल बनानी है सपोर्ट के लिए, कहीं पकड़ के सपोर्ट चाहिए मुझे, किसी सपोर्ट को पकड़ना है मुझे, तो बेल मैं अगर बनाऊंगा, एक तो मैं एक बेल बनाऊं, एक मैं अलग-अलग जगह से बेल निकालता जा रहा हूं, है ना, ओ बेलिया बन गया, मैं कई सारे बेल निकाल के, तो मेरे भाई यहां पर मैं या तो बेल हो जाऊं, कई सारी बेल बना के और कई सारे कांटे बना के नुकीला हो जाऊं, यस, या फिर मैं आपका एक ही बेल बनाऊं या एक ही कांटा बनाऊं, दोनों में अच्छी स्ट्रेटजी है सर, मल्टीपल बेल बनाइए, मल्टीपल कांटे बनाइए। इसलिए एक्सिलरी बड जो है हमेशा प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न में यानी कांटे में कन्वर्ट होती है, एंड हमेशा सपोर्ट के लिए टेंडल में कन्वर्ट होती है। लॉजिकल पॉइंट है मेरे भाई, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। एक कांटे एक टेंडल का मैं करूंगा क्या? एक कांटे का मैं क्या करूंगा? कांटा लगाने पे नाचूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद भूल जाऊंगा उसको। लेकिन मेरे दोस्त अगर मल्टीपल कांटे हैं तो अपनी सुरक्षा भी कर पाऊंगा, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं मल्टीपल कांटे और मल्टीपल बेल बनाऊं। इसलिए एक्सिलरी बड आपका कन्वर्ट हो रहा होता है कांटों में या बेल में। अभी तक कोई नया पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, अब देखो अभी भी कोई नया पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये है आपका फंक्शन ऑफ स्टेम, ये आपका फंक्शन ऑफ स्टेम। भाई फंक्शन ऑफ स्टेम अगर आप देखें तो रूट और शूट की टिप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, तो ये भी बनाएगी, शूट की टिप की बात हो गई थी। आपके रूट में और स्टेम में लीफ से फूड आ रहा था और आकर के स्टोर भी हो जा रहा था, तो ये फूड भी स्टोर करेंगे, एकदम सही बात है गुरुजी, फूड भी स्टोर करेंगे। स्टेम जो है इसी पे ब्रांचेस होंगी, लीफ होंगी, फ्रूट होंगे, फ्लावर होंगे, तो पिछली स्लाइड में पढ़ाई था अभी। तो इसीलिए स्टेम जो है इसमें स्ट्रेंथ खूब सारी होती है, यही सारे के सारे प्लांट पार्ट को सपोर्ट कर रहा होता है गुरुजी, ये बात भी ठीक है। एंड मेरे भाई सबसे जरूरी बात, छोटी बातचीत, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस करता है ये, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है गुरुजी, ये क्या बात हो गई? बता दो एक बार, अभी समझाता हूं, आराम से सुनिए। रूट से पानी प्लांट के हर पार्ट पे जाता है, क्योंकि मेरे भाई जब भी आप किसी पौधे में पानी डालते हो, कहां पानी डालते हो? उसके रूट में, या से छिड़क देते हो उसके मुंह पे जाके। अरे मेरे भाई नीचे डालते हो ना, क्योंकि पता है कि रूट को पानी दे दिया तो हर प्लांट तक खुद पहुंच जाएगा। तो रूट में जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये अगर प्लांट के हर पार्ट तक जाने, लेट्स से लीफ तक पहुंच रहे हैं, तो मेरे भाई लीफ तक पहुंचने के लिए स्टेम क्रॉस करनी पड़ेगी रास्ते में। अगर रूट से लीफ तक कुछ पहुंचाऊं तो रास्ते में स्टेम पड़ेगी गुरुजी, तो हाईवे रास्ते में पड़ेगी। और अगर लीफ ने खाना बनाया है, बाबू ने खाना बनाया है, तो मेरे भाई अगर ये रूट में जा रहा है, क्योंकि रूट खाना नहीं बना सकती, अगर कोई चीज आपकी लीफ से रूट में आ रही है तो भी रास्ते में स्टेम पड़ेगी। तो क्या स्टेम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? गुरुजी करता है, और करेगा कौन? हाईवे तो यही है, जाना ही पड़ेगा, इससे होकर जाना पड़ेगा, यही तो रास्ता है, मार्ग है, मार्गदर्शक है, यही तो है भाई सब कुछ। यस, तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, चाहे पानी पहुंचाना हो, चाहे फोटोसिंथेसिस या फूड बन रहा हो, ये पहुंचाना हो, कोई भी चीज अगर पहुंचानी है तो रास्ते के सिकंदर का सहारा लेना पड़ेगा, स्टेम का सहारा लेना पड़ेगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो यहां पर,
इट ऑल्सो हेल्प्स इन पेरिनेशन। सर पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन का मतलब आप समझ लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एडवर्स कंडीशंस आ गई हैं, बुरी कंडीशंस आ गई हैं। क्या उस कंडीशन में उस प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सूझेगा कि हाँ यार देखो मेरे पास खाने पीने के लिए तो एनर्जी नहीं है, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अरे मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, तुम सोच भी कैसे सकते हो ये सब? इसलिए उस टाइम पर किस चीज की आवश्यकता होती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जरूरत होती है। उस टाइम पर क्या होता है मेरे दोस्त? उस टाइम पर आपकी स्टेम जो है, इसका कोई टुकड़ा, इसका कोई पार्ट नया प्लांट बनाने का काम कर सकता है। देखिए टू टाइड ओवर यानी पार कर जाना एडवर्स कंडीशंस को। अगर कभी विपदा की घड़ी आई, अगर कभी कठिनाई का समय आया, तो इस कठिनाई के समय को आर पार निकलने के लिए, इस कठिनाई के समय को क्रॉस करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरिनेशन कर लें। नया प्लांट बनाने के लिए हम वेजिटेटिव जुगाड़ का इस्तेमाल कर लें। तो ऑक्जेलिस में भी ऐसी पेरिनेशन होती है, रोज में भी होती है। समझ में भाई, रोज का प्लांट है ना? रोज का प्लांट है। अब यूजुअली उसमें रोज फ्लावर है तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन अगर आप रोज की डंडी काट के जमीन में लगा दो तो भी तो नया रोज प्लांट बन जाएगा। तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी तो करता है। तो जब बुरी परिस्थितियां आएंगी तो पेरिनेशन भी तो कर लिया जाएगा यार, कर लिया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम को हम लोग इसका भी क्रेडिट दें कि कभी अगर बुरा समय आता है तो इस बुरे समय को टाइड ओवर करने के लिए, टालने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी अपना हाथ बढ़ाता है। करेक्ट गुरुजी, ये बात समझ में आ गई? गुरुजी हमको इस बात में मजा आ गया, बहुत तगड़ा मजा आ गया। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? मॉडिफिकेशन की। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन की। स्टेम के मेन काम हो गए, अब मॉडिफाई होकर ये क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। कई सारी मॉडिफिकेशन है, सिर्फ नाम याद रखने और कुछ समझाऊंगा पूरा डिटेल में, सिर्फ नाम याद रखने, नाम पूछ जाएंगे। आराम से मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। ओ मेरे मुन्ना, मेरी बात गौर से सुनना। सबसे पहली चीज है कि स्टोरेज ऑफ फूड यानी अंडरग्राउंड स्टेम होगी। ऐसी स्टेम जो जमीन में घुस जाएगी तो ये फूड स्टोरेज करने लगेगी। तो जमीन से पहला नाम चुरा लो, जमीन कंद, जो कि ऐसा दिखाई देता है। तो जमीन कंद जैसी शक्ल के चार और इसके भाई हैं, ये टोटल 5 भाई हैं, 5 तबाही हैं। तो हम शक्ल देख लेंगे इसकी जमीन कंद की। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर जमीन कंद, जमीन के अंदर, आराम से देखो, जमीन के अंदर अंदर जमीन कंद, ये तो याद हो जाएगा, अंडरग्राउंड है। इसकी शक्ल है इस जैसी और शक्ल देखो, हल्दी की गांठ है ना, अदरक की गांठ है ना, ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अदरक की गांठ है, हल्दी की गांठ है, हल्दी है, हम तो घर में पाउडर इस्तेमाल करते हैं, गांठ ऐसी दिखाई देती है ना। कोलोकेसिया, आलू, देखो सबकी शक्ल मिट्टिया कलर की है, मिट्टी मिट्टी जैसे कलर के हैं सारे के सारे, सबकी शक्ल एक जैसी है, रेत में लथपथ लुटे पुटे से है ना। तो ये जो है सारे के सारे 5 भाई, चाहे आपकी अदरक हो, चाहे आपकी हल्दी हो, चाहे आपका कोलोकेसिया हो, चाहे आपका यहाँ पर जमीन कंद या आलू हो, ये पांचों क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। ये आपकी सारी स्टेम है, तो जो आप खा रहे होते हो ये स्टेम है। करेक्ट है, करेक्ट है। यस, आओ मेरे भाई, ये पांचों भाई एक याद कर लो, जमीन कंद को देखते हैं, पांचों की शक्ल याद हो जाएंगी। एनसीईआरटी में 3 ही शक्लें हैं, 2 मैंने अलग से लगा दी, लेकिन दिखे जैसे नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे भाई दूसरा काम है पेरिनेशन, फूड स्टोर कर लेंगे पांचों। पेरिनेशन मतलब अभी बताया था ऑक्जेलिस और रोज में कि कभी बुरी परिस्थितियां आए, एक्सट्रीम कंडीशन आए तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर जाए स्टेम के माध्यम से, जैसे ऑक्जेलिस में और रोज में। ये बात पहले हो गई थी तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अरे ये सारे के सारे देखो ना, अरबी फरबी ये जो बने हुए हैं, सारी खत्म सब्जियां सारी एक साथ पड़ी हुई है। अदरक है, अरबी है, आलू है, यस। अरे गांठ मेरे को हंसी किसकी आई? क्योंकि रेफरेंस दे देता हूं, इससे पहले तुम कोई गलत मीम तो है वो तो तुम्हें पता ही है ना, एक कोई है वो बताते रहते हैं ये खाओ वो खाओ, है ना, आयुर्वेद के नुस्खे। दूसरा सुजीत सर जो है, अपने दादा जो है, मेरे भाई जो है, मुझे गांठ कहते हैं क्योंकि मैं हूं एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। मेरी छोटी हाइट का अक्सर मजाक बनाया जाता है, मैं किसी दिन दादा पे केस करूंगा, दादा पे केस करूंगा कि मुझे गांठ बुलाते हैं वो। यस, मेरी छोटी हाइट का मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेम करते हैं। यस, अगली बार दादा की क्लास में जब भी जाएं उन्हें ये जरूर बताएं कि मुझे गांठ ना बुलाएं है ना। तो इसलिए गांठ शब्द मैं जब भी सुनता हूं मेरे को खुद का ही रेफरेंस आ जाता है। तो जैसे मैं कुछ बड़ी बात कर देता हूं, हम बैठे हैं यार, अब नॉर्मली देखो लाइफ पर्सपेक्टिव डिस्कस होता है, दोस्तों में ऐसा होता नहीं है, महीने 2 महीने में एक बार होता है। ज्यादातर हम बैठे ही करते हैं, रात को 2 बजे चाय पीने चले गए, कभी इधर रोड पे तफरी मार रहे हैं, कुछ बकवास बातें हो रही, कभी बैठ के सीरियस बात करने लगे, सीरियस बात सुनते बोलते हैं गांठ जैसा लड़का है, बात सुनो इसकी तो फिर लगता है कि ना दादा ना, अहम को ललकार दिया यार, पहले ललकारे नाल मैं डर गई है, लेकिन दूसरे ललकारे नाल दादा डर गए भाई। जब लगता है कि यहाँ कर ले जाएगा लौंडा, फिर दादा बोलते हैं वाह बेटे वाह शेर आओ। तो यहाँ पर हमने 2 मॉडिफिकेशन पढ़ी, पहली गांठ वाली यानी मेरी फेवरेट मॉडिफिकेशन। यहाँ पर आपका जमीन के अंदर जमीन कंद, उसके साथ कोलोकेसिया, आलू, अदरक और आपका टर्मरिक, पांचों एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इनकी फोटो साथ लगा दी, 5 वांटेड क्रिमिनल्स हैं। और यहाँ पर पेरिनेशन जो ऑक्जेलिस और रोज में हो ही रही थी। यस, आ जाओ मेरे भाई। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए टेंड्रिल, यानी मैंने आपको बताया था जो एक्सिलरी बड है, खूब सारे होते हैं, तो एक्सिलरी बड जो है ये मॉडिफाई होकर के टेंड्रिल यानी आपकी क्या बना लेते हैं? बेलें बना लेते हैं। तो ये आपकी पतली लंबी, स्लेंडर को भी पतला लंबाई कहते हैं, तो थिन लॉन्ग कह लो, स्लेंडर कह लो, एक ही बात है। पतली लंबी कॉइल घुमावदार स्प्रिंग जैसी आपकी क्या होती है? बेल होती है, जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं। और ये टेंड्रिल किससे बनती है? स्टेम टेंड्रिल किससे बनती है? जीजी में बनती है। जीजी मानी आपके ग्रेप वाइन में यानी अंगूर की बेल, और जी मानी गॉड्स, गॉड्स यानी आपकी सबसे फेवरेट सब्जियां, सबसे फेवरेट सब्जियां लौकी, टिंडा, तोरई, कद्दू, सबसे बेस्ट सब्जियां, देश की सबसे न्यूट्रिशियस सब्जियां हैं, बच्चों की चाहिए, बच्चों की मनपसंद वो सब्जियां सारी यहाँ पर है। देखो कद्दू हो गया, बॉटल गार्ड लौकी, बिटर गार्ड करेला, और वाटरमेलन में कद्दू के साइज का ही दैट इज तरबूज भी हो गया। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो जीजी में आपका बेल कौन बनाता है? स्टेम। इसके अलावा और भी आपकी बेल बन सकती है, लेकिन कौन बनाते हैं? लीफ बनाते हैं। जैसे आपकी मटर की जो टेंडल है वो कौन बनाएगी? वो लीफ बनाएगी, वो लीफ में पड़ेंगे। तो वो एग्जांपल यहां पे याद कर लीजिए आप। ये जीजी जो है यानी ग्रेप और गॉड्स, अंगूर की बेल, और गॉड फैमिली की जो बेल है, जैसे कि आपका टिंडा हो गया, लौकी हो गई, तोरई हो गई, आपका करेला हो गया, आपका तरबूज हो गया, आपका कद्दू हो गया, इन सब की यहाँ पर। और मेरे दोस्त मटर की वो आपकी कहां हो जाएगी? लीफ में हो जाएगी। ठीक है, एकदम समझ में आ गया सर। थॉर्न यानी कांटा जो है, ये भी आपका एक्सिलरी बड है, इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सिलरी बड कई सारे होते हैं, तो कई सारे कांटे बनाने हैं आपको प्रोटेक्शन के लिए। तो ये पॉइंटेड होगा, कांटा तो पॉइंटेड होना चाहिए भाई, तभी फायदा है। पॉइंटेड होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, वुडी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए भाई, लकड़ी का बना हुआ एकदम कांटा है ना। हार्ड होना चाहिए, पता लगा कांटा खुद ही मुड़ गया, ऐसे कि कांटा चुभने गया था, कहीं टीचू खुद ही मुड़ गया, अपना ही डंक तोड़वा के आ गया। ये कैसे शिकारी भाई, जैसे खुद की बंदूक टूट गई। एंड स्ट्रेट होना चाहिए, मुड़ा हुआ कांटा किस काम का मेरे भाई? अगर मैं बहुत पैना भी हूं और मैं ऐसा हूं टेढ़ा सा, तो मैं किसी को क्या हार्म करूंगा? पूरा सीधा चाहिए मेरे भाई, ऐसे ऐसे आर पार होने लायक। दैट इज बेसिकली योर कांटा। कांटा लगता है तो मुझसे कुछ सुहाने शब्द निकल जाते हैं, जो कि आपके एबीसीडी के कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट्स बी और सी। तो बोगनविलिया और सिट्रस में कांटा देखने को मिलता है, बोगनविलिया और सिट्रस में कांटा देखने को मिलता है। करेक्ट है। ऐसे ही कुछ कांटे छोटे छोटे स्पाइन्स पत्तों की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जैसे कैक्टस में जो आपको कांटे देखने को मिल रहे हैं वो पत्ते के हैं। जीजी में जो आपकी बेल है ये स्टेम ने बनाई, मटर में जो बेल है वो लीफ ने बनाई। यहाँ जो कांटा है बोगनविलिया और सिट्रस में वो आपका किसने बनाया? स्टेम ने बनाया। लेकिन आपका कैक्टस का जो कांटा है वो किसने बनाया? लीफ ने बनाया। तो यही लीफ भी आपकी कवर होती जा रही है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। सवाल बनेगा यहीं से बनेगा, सवाल बनेगा यहीं से बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं फाइलोक्लेड। इस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में क्या होता है गुरुजी? फाइलोक्लेड में क्या होता है? आराम से मेरी बात को सुनना मेरे दोस्त, मेरे भाई, आराम से मेरी बात को सुनना। इन एरिड रीजन, यानी एरिड मतलब सूखे हुए रीजन जहां पे पानी कम है, एरिड रीजन यानी जहां पर पानी कम है, वहां पे प्लांट की स्टेम जो है ये क्या करने लग जाती है? ये फोटोसिंथेटिक हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि अगर किसी इलाके में पानी कम है तो वहां जो पत्ती है
वो आपकी क्या हो गई है, वो आपकी बेसिकली बहुत कम सरफेस एरिया लेकर बैठी है। पत्ती का सरफेस एरिया आपको घटाना पड़ेगा, तो तब आप पानी को बचा पाओगे। अब पत्ती का सरफेस एरिया घटाओगे तो वो कम फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टेम को फोटोसिंथेसिस का कारोबार सौंपना पड़ता है। कई बार क्या होता है, सरफेस एरिया घटता है और इतना घट जाता है कि आपकी पत्तियां जो है वो कांटे जैसी हो जाती हैं। जैसे कैक्टस में मैंने बताया कि पत्तियां जो है स्पाइन्स बना लेती हैं, आपका कांटा बना लेती हैं। तो जो आपको हरा भरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपकी स्टेम है जो मॉडिफाई हुई है, हरी भरी जो पत्ती है वो कांटे में कन्वर्ट हो गई। तो पत्ती कांटे में कन्वर्ट हो गई, पत्ती कांटे में कन्वर्ट हो गई, तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करे, आपकी स्टेम करे। तो फ्लैट अगर स्टेम है, फ्लैट अगर स्टेम है ऐसी कैक्टस में आपकी पतली डिस्क जैसी, तो ये आपका कैक्टस में यानी ओपुंशिया में हो जाएगी। और अगर फ्लैशी सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसी है, बोतल जैसी है, तो आपकी यूफोर्बिया में हो जाएगी। यानी ये क्या है, आपका कैक्टस है, ये क्या है, आपका कैक्टस है, और ये क्या है, आपका यूफोर्बिया है, ये क्या है, आपका यूफोर्बिया है। ठीक है, तो यहाँ आपकी सिलेंड्रिकल सिस्टम दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऐसी बोतल जैसी, इसकी 2D इमेज है ना, बाकी ओवरऑल ऐसी सिलेंड्रिकल सिस्टम है ना, मोटी सी। और यहाँ क्या है, डिस्क जैसी, देखो पतली पपड़ी जैसी दिखाई दे रही है। तो यहाँ क्या हुआ, पत्ते कन्वर्ट हो गए इनटू स्पाइन्स, तो आप कह सकते हैं लीफ टर्न्ड इनटू स्पाइन्स, लीफ टर्न्ड इनटू स्पाइन्स। तो आपके स्टेम को क्या करना पड़ा, स्टेम को कारोबार संभालना पड़ा किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। तो आप कह सकते हैं स्टेम स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस, फाइलोक्लेड बना करके स्टेम स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस। करेक्ट है गुरुजी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। यहाँ पर एग्जांपल हो जाता है ओपुंशिया यानी आपका कैक्टस, एंड आपका यूफोर्बिया जिसमें फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम है। कैक्टस में आपकी क्या थी, आपकी फ्लैट स्टेम थी। इतनी बात समझ में आ गई है भाइयों को, आ गए हैं गुरुदेव, इतनी बात समझ में आ गई है। यानी जीजी में यानी ग्रेप में अंगूर की बेल और गॉड्स की, टिंडे की, तोरी की, लौकी की, इनकी बेल जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। बीसी यानी बोगनविलिया और सिट्रस की जो आपकी थॉर्न है वो आपकी स्टेम मॉडिफिकेशन है। एंड कैक्टस में फ्लैट स्टेम और यूफोर्बिया में फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम जो है इसे फाइलोक्लेड कहते हैं। यहाँ स्टेम फोटोसिंथेसाइज करने लग जाती है क्योंकि लीफ कांटा बना बैठी है प्रोटेक्शन के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमको समझ में आ गई, ये बात हमने पकड़ ली। आओ मेरे भाई, आप कुछ और बातें हैं, बड़ी बातचीत है यहाँ पर, ये आपको करनी है अच्छे तरीके से। मेरी बात को गौर से सुनना, कुछ और एग्जांपल है, इसके बाद आपकी स्टेम खत्म हो जाएगी। कुछ और बातें हैं, इसके बाद आपकी स्टेम खत्म हो जाएगी। आराम से मेरी बात को सुनना, ओ मेरे मुन्ना, मेरी बात को गौर से सुनना। सबसे पहले रनर, स्टेम की मॉडिफिकेशन है रनर। दिमाग में इमेज लेकर जाओ, जैसे रनर का नाम सुनो दिमाग में इमेज आ जाए कि कोई भाग रहा है, रनर भाग रहा है, कहां भागेगा, घास के मैदान पे भागेगा, और घास पे मिलती है आपको लटकी हुई स्ट्रॉबेरी, घास पे उगती है स्ट्रॉबेरी। यानी रनर कहां देखने को मिलेगा गुरुजी, रनर देखने को मिलेगा ग्रासेस में एंड स्ट्रॉबेरी में, ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। नाम से ही बात खत्म हो गई। और क्या मेरे भाई, ये जो घास है ये बहुत जल्दी उग जाती है भाई, बार-बार काटनी पड़ती है, सोसाइटीज में, स्कूल्स में, कॉलेज में खाते हैं। घास के कोई छोटे-मोटे पार्ट है, ये मैं आपको एनाटॉमी में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज वो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ग्रास कैसे रीजनरेट करती है। घास को अगर आप काट भी देंगे बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती है, एक इलाके से दूसरे इलाके में बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ग्रास जो है ये बहुत जल्दी रीग्रो हो जाती है, उग जाती है, और नए-नए इलाकों में भी इनके छोटे-छोटे पार्ट्स आप ले जाकर लगाएंगे तो बहुत जल्दी उग जाती है। ये इनकी खास पहचान होती है। घास से इजाद पाना बहुत मुश्किल है, घास फैलती चली जाती है। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, रनर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, स्टोलन, स्टोलन यानी कोई चीज स्टोल कर लेना, स्टील कर लेना, चुरा लेना। तो क्या चुराया आपने गुरुजी, हमने तो कोई चीज चुराई है, कल पिताजी का बटुआ मारते हुए पकड़ गए, पिताजी ने बेल्ट से मार मार के गधा बना दिया वहीं पर पकड़ करके। अरे असली चोरी नहीं, मजाक वाली चोरी की बात कर रहा हूं गुरुजी, मजाक हमको पसंद नहीं है ज्यादा। कोई बात नहीं दोस्त, तुम अपनी बात यहाँ पे मत बताओ, मेरी बात सुनो। गुरुजी आप बार बार लगाते हो चमेली का तेल, जैस्मिन का तेल, सर पे चमेली का तेल लगाओ, इस नाम में घुस जाओ, उस नाम में घुस जाओ। गुरुजी इतना पैसा है नहीं, चमेली का तेल चुराना पड़ा मार्केट जाकर के, जैस्मिन चुरा ली। और मेरे भाई रेस्टोरेंट गए थे, 100 रुपए की चीजी खाई, 200 रुपए का मिंट मार लाया वहां से, मिंट के पैकेट पड़े हुए थे, जेब में डाले और फटाफट भाग गए। वेटर बाबू देखते रह गए ये कौन है जिसके नाम की बिल का पता निकला नहीं और जो यहाँ से फुर हो गया। बाद में पता लगा महान भाव भी रोटी खाने आते हैं यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट में, 100 रुपए का खाना खाया, 500 रुपए की मिंट चुरा के ले गया, 100 मुट्ठी भर के ले गया वो अलग। तो मेरे भाई इसे हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। तो मिंट चुरा सकते हो रेस्टोरेंट से, और चमेली चुरा सकते हो, जैस्मिन चुरा सकते हो, भाई चुराना ही पड़ेगा, इतना हमारे पास तेल का पैसा है नहीं। तो ये स्टोलन के एग्जांपल हो गए, करेक्ट। अब मेरे भाई गौर से देखो कि स्टोलन होता क्या है। समझ लीजिए आपके दो प्लांट है ना, एक प्लांट मान लो, ये एक प्लांट है, इसकी स्टेम, ये इसकी रूट, ये स्टेम, ये रूट, मेन प्लांट है। इसके लोअर नोड से, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका लोअर पार्ट से, स्टेम के लोअर पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, और ये थोड़ी दूर हवा में ग्रो करके टप्पा खा जाती है, कुछ टाइम बाद टप्पा खा जाती है, टप्पा खा गई, और जहाँ टप्पा खाई वहाँ नया प्लांट बन गया। यानी आपका जो मेन प्लांट था उसके स्टेम से एक लिटिल साइड में ब्रांच निकली, थोड़ी देर हवा में ग्रो करी, एरियली ग्रो की, हवा में एरियली यानी एयर में ग्रो की, फिर टप्पा खा गई जमीन पे, जहाँ से टप्पा खाई वहाँ से नया आपका प्लांट निकल गया, टप्पा टप्पा चरखा चले हो गया मेरे भाई, इसका टप्पा खिला दिया इसको हमने। ये है आपका स्टोलन, जहाँ पे लिटिल ब्रांच जो है ये थोड़ी देर हवा में होगी, फिर उसके बाद टप्पा खा गई जमीन पे, एंड नई रूट डेवलप हो गई नीचे की साइड, शूट डेवलप हो गई ऊपर की साइड। मिंट यानी पुदीना ऐसे ही लगा सकते हो आराम से, छोटा सा लगाते हो आसपास और फैल जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिस्टर मिंट हो गया, यानी आपके स्टोलन की बात हो गई। अगर आप इससे उल्टी बात करें तो आपको मिल जाएगा क्या, शक्कर। गुरुजी दिमाग किसने शक्कर रखा है, जब से हम 11वीं कक्षा में आए, जब से नीट की तैयारी करी है, जब से सुना है नीट के बारे में, दिमाग जो है इसकी कैपेसिटी चूज ली है, शक्कर लिया किसने, पीसीबी ने, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ने। यही आपके एग्जांपल है पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना। इसमें उल्टा होता है आपके स्टोलन का, यहाँ पे आपकी स्टेम ऊपर 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 ग्रो करी, फिर जमीन में टप्पा खा गई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिटिल ब्रांच थी जमीन के अंदर घुस गई, अंदर 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 रही, फिर ऊपर आई धरती फाड़ के, या ऊपर 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 थी, फिर जमीन पे टप्पा खाई, या नीचे 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 थी, फिर धरती फाड़ के ऊपर आई और टेढ़ी बाहर आई, टेढ़ी बाहर आई, ऐसे सीधा धरती फाड़ के नहीं, ऐसे टेढ़ी आई। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हुआ, आपकी ऑब्लिक टेढ़ी बाहर आई, ऑब्लिकली बाहर आई, एकदम हवाई जहाज की तरह इसने टेक ऑफ किया यहाँ से। तो मेरे भाई इसने जमीन के अंदर अंदर ग्रो किया, अंडरग्राउंड, कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड हो गया, उसके बाद धरती फाड़ के बाहर निकल गया। तो लिटिल ब्रांच जो है कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड ग्रो करती है, उसके बाद ऑब्लिकली यानी टेढ़े तरीके से बाहर निकलती है। ये आपको पीसीबी में देखने को मिलेगा, शक्कर। दिमाग से किया है पीसीबी ने, उसमें शक्कर। रनर भागते कहां है, ग्रास पे, वहीं स्ट्रॉबेरी मिलेगी तो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। और चुराया क्या, स्टोल क्या, मिंट और जैस्मिन। करेक्ट है, समझ आ गया, वाह। लास्ट चीज है यहाँ पे ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट किसमें मिलता है, वाटर वाले प्लांट में मिलता है, वाटर वाले प्लांट में मिलता है, यानी पिस्टिया में। और आइसोनिया, आइसोनिया को क्या कहते हैं हम लोग सर, वाटर हायासिंथ, नाम ही वाटर था, वाटर हायासिंथ कह रहे थे, टेरर ऑफ बंगाल कह रहे थे, कल भी इसके बारे में पढ़ा था, कहां पढ़ा था, इकोलॉजी में, बताओ एक बार सर। इसको हम लोग कहां पढ़ रहे थे सर, एलियन स्पीसीज इन्वेजन में, बाहर से लेके आए थे हम लोग अपने तालाब में, हमने उगा दिया था। इतना ज्यादा फैल गया था टेरर ऑफ बंगाल किसी तालाब के अंदर, इतना ज्यादा फैल गया था कि नीचे वाले ऑर्गेनिज्म तक ना सनलाइट जा रही थी, वो भी खुद ही खा जा रहे थे, और नीचे पानी से न्यूट्रिएंट्स भी खुद ही चूस के सारा खत्म कर देते थे, नीचे वाले ऑर्गेनिज्म मर रहे थे। एलियन स्पीसीज थी एक, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या था आपका, ये अगर आपका एक आइसोनिया है, लेट्स से, तो इसको क्यों लाया गया था अपने तालाब में, इसके पत्ते जो है बहुत खूबसूरत है, इनकी अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत होती है, फूल जैसे दिखाई देते हैं पत्ते भी। तो इनकी रोजेट ऑफ लीव्स है, यानी लीव्स भी ऐसे अरेंज है जैसे कोई फूल खिला हुआ हो, रोज जैसा रोजेट है। जैसे आपने गोभी देखी होगी, एक तो फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी को कभी काटो एकदम बीच में से। अगली बार पत्ता गोभी घर में आए तो मम्मी से कहना भाई काट के एक बार मम्मी बीच में से दिखा दो, तो बीच में से काट के देखोगे तो पत्तियां जो है सर्कुलर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है, बहुत प्यारा सा अरेंजमेंट होता है। इसी प्रकार के अरेंजमेंट यहाँ पर है आपके ऊपर, रोजेट ऑफ लीव्स, और नीचे रूट का गुच्छा यानी रूट का टफ्ट, ऊपर लीव्स का गुच्छा, नीचे रूट का गुच्छा। और मेरे दोस्त यहाँ पर आपका इनके बीच में मिलता है क्या, इनके बीच में मिलता है ऑफसेट, इनके बीच में मिलता है ऑफसेट, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ऑफसेट किसमें मिला, आपका वाटर हायासिंथ में और पिस्टिया में, करेक्ट। इंटरनोड बहुत छोटा होता है, इंटरनोड छोटा होता है, जैसे भाई एक नोड है, दूसरा नोड है, इसके बीच का स्पेस को इंटरनोड का,
तो यहाँ पे रूट जहाँ से उग रही है, स्टेम जहाँ से उग रही है, ये दोनों ही बहुत पास पास पाए जाते हैं। इंटरनोड बहुत छोटे हो जाते हैं, सारी चीजें एकदम ऐसा लगता है क्लोज एक ही जगह से उग रहे हैं, पत्ते भी ऑलमोस्ट सारे लगते हैं एक ही जगह से उग रहे हैं, है ना, बहुत छोटा सा एक स्पॉट है, यहीं से नीचे रूट और ऊपर सारे पत्ते एक ही जगह से लगभग उगते हुए दिखाई देंगे, तो आपको लगेगा कि इंटरनोड बहुत छोटा है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसे अरेंजमेंट होती है पत्तों की, रोजेट, ये आपका करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? यस, मैं कुछ ट्राई करके देख रहा हूं, है ना, अलाउ मी यार, इसी चीज करवा दो। आओ भाई, मैं कुछ ट्राई करता हूं, है ना, अलाउ मी 10-20 सेकंड्स। यस, रनर एक्सप्लेन करिए, रनर क्या है मेरे भाई? रनर एक तरीके से आपका ग्रास की रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ऐसा कह सकते हो, तो ग्रास बहुत जल्दी जल्दी जनरेट हो जाती है ना, अपने आप को कहीं ग्रो कर लेती है। स्टार्ट टाइम आराम से जाइए दोस्त, आराम से कोई टेंशन नहीं है, स्लो चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम खत्म हो गया, लीव बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से देख लेना, नो वरीज, है ना, इत्मीनान से काम करिए, नो वरीज। आइए देखो मेरे भाई, क्या हम यहाँ पर क्वेश्चन लगा सकते हैं इसके? देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ बोगनविलिया में बीसी में जो थॉर्न है किसकी मॉडिफिकेशन है? थॉर्न किसकी मॉडिफिकेशन है? क्या मैं आगे लिख रहा हूँ? अरे वाह, आ रहा है। थॉर्न किसकी मॉडिफिकेशन है? भैया स्टेम की मॉडिफिकेशन है, सारी सारी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। क्या बात समझ में? यस गुरु समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं। स्टेम की मॉडिफिकेशन, यस स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी है गुरु जी हमने। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। स्टेम जब पत्ती का काम करने लग जाए, फोटोसिंथेसिस करने लग जाए, तो इस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस मॉडिफिकेशन को हम लोगों ने फाइलोक्लेड कहा था, किसमें पाई जा रही थी गुरुजी? ओपुंशिया में पाई जा रही थी, यानी कैक्टस में, एंड उसके अलावा यूफोर्बिया में पाई जा रही थी। ओपुंशिया वाज फ्लैट डिस्क लाइक एंड यूफोर्बिया वाज फ्लैशी सिलिंड्रिकल। करेक्ट, ये आपका हो जाएगा सर, ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, एकदम सही सर, ये भी आसान है। बस यही दो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछूंगा। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई। पेन भी चेक हो गया इसी बहाने, पेन भी चेक हो गया, पेन की भी टेस्टिंग हो गई। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, बात समझ में आ गई। करेक्ट, ये आपके दो टॉपिक खत्म होते हैं। इतनी बातें मेरे सारे भाइयों को समझ में आ गई हैं। एक बार ताला इन द चैट सेक्शन कर डालो, लाल कलर के दिलों की बारिश कर डालो, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके, इत्मीनान से आगे की बात कर सके। यस, ऑफसेट क्या है भाई? ऑफसेट देखो, ऑफसेट क्या है? हाँ क्या हुआ यहाँ पर? कुछ शेयर करनी पड़ती है इसके साथ। अच्छा हाँ, ऑफसेट क्या है? आराम से देखिए, ऑफसेट में मैंने कहा दो आपके ये जो वाटर हाइसिंथ है, इनके बीच में इनका एक कनेक्टर पाया जाता है, इसे हम ऑफसेट कहते हैं, जो इनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी आगे एक और ऑफसेट बनेगा, वो नया आइसोनिया तैयार कर देगा, यानी नया वाटर हाइसिंथ तैयार कर देगा, यहाँ एक और ऑफसेट बनेगा, वो नया हाइसिंथ तैयार कर देगा। यानी बेसिकली ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में, परपेचुएशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने सीखा। अब पत्ते के बारे में कुछ बातें जो हमें पहले से पता है, मिस्टर पत्ता के बारे में पहले से काफी बातें हमें पता है। कैसे? बेसिक पढ़ चुके हैं, आराम से देखिए भाई। क्या ये फ्लैट होते हैं कागज जैसे? सर बिल्कुल फ्लैट होते हैं। एक्सपेंडेड होते हैं, कागज की तरह फैले होते हैं, लार्जर सरफेस एरिया होता है, बिल्कुल। हरे भरे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी फोटोसिंथेसाइज करते हैं, बिल्कुल। ये लेटरल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जब आपने स्टेम बनाई थी उस स्टेम के साइड से उग रहे थे, एकदम सही बात है, लेटरल स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात भी करेक्ट है सर। दे अराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स, रूट के सारे सेल्स बनाए रूट एपिकल मेरिस्टेम ने, शूट के सारे सेल्स बनाए शूट एपिकल मेरिस्टेम ने। क्या ये पत्ता शूट का पार्ट है? सर ये पत्ता स्टेम पे मिलता है, जमीन के ऊपर मिलता है, तो क्या ये आपका शूट का पार्ट है? शूट का पार्ट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ने बनाया होगा। रूट का कोई भी सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम ने बनाया होगा, सिंपल सी बात है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम ने बनाया। स्टेम पे एक जगह होती है जिसे नोड कहते हैं, नोड से आपका पत्ता निकल रहा होता है। और मेरे भाई जहां से पत्ता निकलता है, इसकी एक्सिल पे आपको एक्सिलरी बड देखने को मिल रहे होते हैं। यानी यहां पर अगर मैं कह दूं कि ये हमारी स्टेम है, अगर मैं कह दूं मेरे भाई कि ये हमारी स्टेम है, तो इस स्टेम पे अगर ये नोड है, अगर ये नोड है, अगर ये वाला भी नोड है, तो इस नोड पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? पत्ते देखने को मिलते हैं। ये एक पत्ता देखने को मिला बड़ा, इसके बाद छोटा, ऊपर बढ़ते जाओगे तो और छोटे छोटे पत्ते आते रहेंगे। सो दिस वन इज नोड, दिस वन इज नोड, दिस वन इज लीफ। ये दो नोड के बीच का स्पेस है जिसे क्या कह दिया? इंटरनोड कह दिया। ये दो नोड के बीच का स्पेस है जिसे क्या कह दिया? इंटरनोड कह दिया। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपकी पत्ती उग रही है, यहाँ की इमेजिनरी एक्सिस बना लो, इमेजिनरी एक्सिस बना लो, इसे हम कहते हैं एक्सिल। इस एक्सिल पे बड पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। जहां जहां से पत्ता निकलेगा वहां आपको ये एक्सिलरी बड देखने को मिलता है। और इस एक्सिलरी बड की खास बात क्या है? इस एक्सिलरी बड की खास बात क्या है? आगे चल के जो मेन स्टेम है, यहाँ पर जो एक्सिलरी बड है आगे चल के शाखाएं बना सकता है, यानी इट कैन फॉर्म ब्रांचेस, इट कैन फॉर्म ब्रांचेस। ये आपका क्या करेगा? ये आपकी ब्रांचेस बना सकता है, अलग अलग ब्रांचेस तैयार कर सकता है। करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बड है आगे चल के ब्रांचेस बना सकता है। पत्तियां एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करती हैं, यानी सबसे बड़ी पत्ती सबसे बेस पे होगी, यंगेस्ट पत्ती टिप पे होगी, इसे एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। यंगेस्ट पत्ती टिप पे होगी, पहले ही बना करके चीज हम लोग बेसिक कंसेप्ट में देख चुके थे। पार्ट ऑफ लीफ की अगर बात करें, एक पत्ती की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर एक पत्ता बना दूं, लेट्स से आपकी एक स्टेम है, इस स्टेम पे एक पत्ता लगा हुआ है, इस स्टेम पे एक पत्ता लगा हुआ है, तो इस पत्ते के अगर मैं पार्ट्स आपको दिखाऊं, तो इस पत्ते के तीन पार्ट होते हैं, आराम से देखिए। सबसे पहला पार्ट ऑफ द पत्ता लीफ बेस, यानी ये अगर आपका स्टेम है या ये अगर आपका कोई ब्रांच है, तो इस स्टेम से आपके पत्ते को कनेक्ट कर रहा है कौन? लीफ बेस। लीफ बेस आपका इस स्टेम से कनेक्ट कर रहा है पत्ते को, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज लीफ बेस, लीफ का बेस। दूसरा पेटियोल यानी डंडी, ये जो आपका छोटा सा पार्ट है जो लीफ की मेन बॉडी को इस बेस से कनेक्ट कर रही है, लीफ बेस से कनेक्ट कर रही है, इसे हमने कहा लीफ की डंडी। और तीसरा जो मेन पार्ट है लमाइना, मतलब पेपर लाइक स्ट्रक्चर, जो मोटा ना हो, बहुत पतला हो लेकिन बहुत चौड़ा हो, पेपर की तरह, जो मेरे भाई आपका बहुत चौड़ा हो जैसे कि कोई कागज है लेकिन जिसकी मोटाई बहुत कम हो, इसे हम लमाइना कहते हैं। तो लमाइना है या लीफ की ब्लेड है, ये आपका तीसरा पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है सबसे ज्यादा, ये आपका तीसरा पार्ट है, इसे हमने क्या कह दिया? लीफ ब्लेड कह दिया। इन्हीं सारी चीजों को अगर आप एक डायग्राम में देखें, तो ये डायग्राम आप देख लीजिए। ये अगर आपकी स्टेम है या इसको अगर हमने ब्रांच कह डाला, इसके ऊपर अगर आप देखें तो पत्ता लगा हुआ है, ये जो पत्ता है नोड से निकलता है, नोड पे आपने एक इमेजिनरी एक्सिल बनाई, एक्सिस बनाई, इससे निकल रहा है एक्सिलरी बड, तो एक्सिलरी बड भी देखने को मिला, लीफ की एक्सिल से एक्सिलरी बड निकल रहा है, एकदम सही बात है सर, ये भी समझ में आ गया। लीफ का सबसे बेस पे जो आपका पार्ट है, जो पत्ते को स्टेम से कनेक्ट करता है, लीफ के बेस पे जो पार्ट है वो है लीफ बेस। बीच की जो ये डंडी है जो इसको फड़फड़ाने लहलाने में हेल्प करती है, ये आपकी पेटियोल। और सबसे चौड़ा जो पार्ट है, सबसे मेन जो पार्ट है, इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने कह दिया लीफ लमाइना या लीफ ब्लेड, इसको हमने लीफ ब्लेड कह दिया। करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है सर, आराम से बात सुनिए। ये आपका स्टेम है, स्टेम पे ये नोड है जहां से आपका पत्ता उग रहा होता है। पत्ते का ये पहला पार्ट है जिसको हमने क्या कहा? लीफ बेस का, लीफ का बेस का, जो कि इसको क्या करता है? लीफ को स्टेम से अटैच करता है। तो लीफ बेस क्या करता है? इट कनेक्ट्स लीफ टू द स्टेम। गुरुजी बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लीफ बेस है ये मॉडिफाई हो जाता है, इसकी दो प्रकार की मॉडिफिकेशन है और बहुत कमाल की मॉडिफिकेशन है। सवाल पूछा जाता है, बहुत गौर से सुनना मेरे दोस्त। ये जो लीफ बेस है, अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं, अगर मैं आपका वीट वगैरह की बात करूं, आपके सिलेबस में देखिए मोनोकॉट फैमिली है कोई सी, मैं अगर उसकी बात करूं तो इसमें ये स्टेम को कवर करता है। ये लीफ बेस जो है स्टेम के ऊपर चढ़ जाता है, उसे कवर कर लेता है, तो पार्शियली आधा या फिर पूरा कंप्लीटली, तो कवर कर लेता है पार्शियली। और होली जो होली आ रही है वो वाली होली नहीं, होली मतलब कंप्लीटली, तो एक शीट बना लेता है, लीफ शीट बना लेता है। यानी अगर लीफ का बेस है ये पतला होकर के, बहुत पतला होकर के, थिन होकर के आपका घेरा बना लेता है आपकी स्टेम के अराउंड, या तो आधा घेर लेगा या पूरा घेर लेगा। दिस इज लीफ शीट जो मोनोकॉट में बनती है। यहाँ देखो आपकी लीफ शीट जो मोनोकॉट में बनती है, ये आपका पत्ता है, आपकी स्टेम है, ये आपका पत्ता है, इसका सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होगा? आपका लीफ बेस होगा, लीफ बेस होगा। ये लीफ बेस यहाँ तक देखो आपका पार्शियली कवर कर रहा है स्टेम को, लेकिन आगे जाते जाते इसने क्या किया? पूरा का पूरा घेर डाला स्टेम को, पूरा का पूरा घेर डाला, यानी इसने मोनोकॉट में क्या बना दी? लीफ शीट बना दी। इस पत्ती के बेस ने
लीफ बेस ने क्या कर डाला, लीफ शीट बना दी, मोनोकॉट में देखने को मिलती है, ये मोनोकॉट में देखने को मिलती है। तो मोनोकॉट में लीफ बेस क्या बना सकता है, ये लीफ शीट बना सकता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप बात करें लेग्यूमिनस प्लांट की, लेग्यूमिनस प्लांट मैंने बताया था फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स यानी फैमिली फैबेसी के मेंबर एक ही बात है, या फैमिली पेप्लियोनेसी कह लो, एक ही बात है, सब एक ही बात है। पहले इनका नाम पेप्लियोनेसी या लेग्यूमिनेसी हुआ करता था, अब मेन नाम फैबेसी हो गया, यानी मटर है, दाल है, बीन है, इनकी फैमिली की बात हो रही है। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर लीफ बेस जो है ये सूज जाता है, रेमोडी सूजा बन जाता है, सूज जाता है और पल्विनस कहलाता है। इसी लीफ बेस को हम लोग क्या कहते हैं, पल्विनस कहां मिलता है, पल्सिस में। तो नाम में क्या आ रहा है, पल्स का साउंड आ रहा है, देखो PULS, पल्विनस किस में मिला, पल्स फैमिली में मिला, यानी आपका फैबेसी में देखने को मिला। पल्विनस के नाम में ही पल्स की स्पेलिंग आ रही है PULS, तो पल्सिस में यानी पी वगैरह में मिला, दालों वगैरह में मिला। कहां होगा देख कर ही समझ में आ रहा है, ये आपका रेमोडी सूजा हुआ जो है आपका लीफ बेस, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलेगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई। तो लीफ बेस की दो मॉडिफिकेशन, लीफ बेस का काम क्या है, लीफ बेस का काम है लीफ को स्टेम से अटैच करना, पहली बात। दूसरा ये लीफ बेस मोनोकॉट में मॉडिफाई होकर के लीफ शीट बना सकता है जो स्टेम को पार्शियली या फुल्ली कवर कर सकता है। तीसरा ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट में अलग अलग चीजों की स्टोरेज कर सकता है एंड सूज सकता है, मोटा हो सकता है, रेमोडी सूजा बन सकता है आपका मटर की फैमिली। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यस आ जाओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। करेक्ट है, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात हमको करनी है मेरे भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये लीफ बेस की बात होगी, इस डंडी को देख लो, इस डंडी को देख लीजिए, ये जो डंडी है इसका नाम क्या है, पेट्यूल। अब ये जो डंडी है ये एक्चुअल में क्या करती है, दो काम करती है। पहला तो लीफ की पोजीशन को एडजस्ट करती है जिससे कि इसे सही दिशा में भेजा जा सके, जिससे कि इस पे सही सनलाइट पड़ सके फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए। करेक्ट, तो इसमें पोजीशन एडजस्टमेंट का काम कौन करेगी, आपकी पेट्यूल यानी आपकी डंडी। करेक्ट, दूसरा ये आपकी लीफ को फड़फड़ाती भी है, पोजीशन भी एडजस्ट करती है, फड़फड़ाती भी है, जिससे लीफ ठंडी ठंडी कूल कूल रहे, इसका टेंपरेचर मेंटेन रहे। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर आप देखें तो ये जो डंडी है पेट्यूल है, ये एडजस्ट करेगी पोजीशन ऑफ लीफ की, जिससे इस पे बढ़िया लाइट पड़ सके, खूब फोटोसिंथेसिस हो सके। दूसरा ये हेल्प करेगी टू फ्लटर यानी फड़फड़ाने में, जिससे कि फ्रेश एयर कोई पत्ती तक ला सके और कूलनेस बढ़ा सके, यानी आपका ठंडा ठंडा कूल कूल रख सके लीफ को। और कहां पाया जा रहा है पेट्यूल डंडी, लीफ बेस और मेन लीफ के लमाइना के बीच में, सो इट कनेक्ट्स लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड, लीफ बेस और लीफ ब्लेड यानी लीफ लमाइना को कनेक्ट करती है। ये बात भी समझ में आ गई गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, ये बात भी हमको समझ में आ गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम लीफ के सबसे बड़े पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो इसका मेन काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। यही सबसे बड़ा चौड़ा हरा भरा पार्ट होगा, इसका मेन काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना, इसका मेन काम होगा। गुरुजी बात समझ में आ गई। ये जो आपका मेन पार्ट है, यहां तक पानी पहुंचाना भी जरूरी है, तो यहां आपके नेटवर्क बिछे होंगे पाइप्स के, ये आपकी मेन पत्ते के बीचों बीच से जो जा रही होती है आपकी पाइप, इसे मिडरिब कहते हैं। फिर आपकी वेन्स बनी होती हैं, वेनलेट्स बनी होती हैं, है ना, जैसे आपके अंदर आर्टरीज वेन्स होती है ना, वैसे यहाँ पर भी आपकी वेन्स बनी हुई होती है, वेन्स वेनलेट्स बनी हुई होती हैं जो पाइप्स का काम करती हैं। आप समझ लीजिए आपको पानी इस पत्ते के कोने कोने तक पहुंचाना है, तो पानी लेकर के आओगे, कोने कोने तक पहुंचा दोगे, पानी लेकर के आओगे, कोने कोने तक पहुंचा दोगे, पानी लेकर के आओगे, कोने कोने तक पहुंचा दोगे, पानी लेकर के आओगे, कोने कोने तक पहुंचा दोगे। सिमिलरली पत्ते ने जो खाना बनाया है वो भी इकट्ठा करके अलग अलग पार्ट तक पहुंचा दोगे। तो यहाँ पे सामान आ भी सकता है, यहाँ से सामान जा भी सकता है, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए है बेसिकली, यानी ये आपके क्या है, आपके जाल है बेसिकली, छोटे छोटे पाइप्स के जो कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सामान को अलग अलग जगह लेकर भी आएंगे, सामान को लेकर भी जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो है मेन वाली बीच वाली ये मिडरिब है, मिड में पाई जा रही है बीचों बीच, तो मिडरिब, फिर आपकी वेन्स है थोड़ी और पतली, और सबसे पतली है आपकी वेनलेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होती है। करेक्ट, तो ये जो आपका लीफ ब्लेड है या लमाइना है, ये आपका लीफ का सबसे चौड़ा पार्ट है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा और इसमें नेटवर्क पाया जाता है वेन और वेनलेट का। जैसे आपका घर बनाते टाइम आपका सरियों का जाल बिछाया जाता है छत बनाने से पहले, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेन और वेनलेट का जाल बिछा हुआ है, यानी यहाँ रिजिडिटी भी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प करेंगे ही आपके नेटवर्क, लेकिन आपके लीफ को रिजिडिटी भी दे रहे होंगे, स्ट्रेंथ भी दे रहे होंगे, तो आपकी रिजिडिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये सरियों के जाल जैसे, तो रिजिडिटी भी पत्ती को फटने से भी बचाएंगे एक हद तक। करेक्ट, अब ज्यादा जोड़ लगाओगे तो फट जाएगी पत्ती, लेकिन ओवरऑल ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ तक की बात समझ सीखिए, यहाँ तक की बात आपको समझ आई है, एक बार ये बताइए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एनसीईआरटी में बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है, उसको बहुत गौर से सुनना है। यहाँ तक की बात समझ में, करेक्ट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यस, बहुत बढ़िया, आराम से मेरी बात को सुना। देखिए ये आपकी स्टेम है, स्टेम पे एक नोड था जिससे पत्ती निकली, ये पत्ती का लीफ बेस, ये आपका पेट्यूल यानी डंडी, ये आपका लमाइना हो जाएगा। करेक्ट है गुरुजी, समझ में आ गया। ये पत्ती जहां से निकल रही है, इसको अगर मैं एक एक्सिस मानूं तो इस पे एक्सिलरी बड हो जाएगा, सर समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, हर बार नहीं, कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, यहाँ पर ये जो पत्ती है इसके बेस पे भी दो लिटरल स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, पत्ती जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दो, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, दो पत्ते जैसे स्मॉल लीफ लाइक लिटरल स्ट्रक्चर्स, जैसे पत्ती आपकी लिटरली निकलती है साइड में, ऐसे ही लिटरली निकले हुए दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिनको स्टिप्यूल कह दिया। जरूरी नहीं दुनिया के हर प्लांट में हर पत्ते में स्टिप्यूल्स मिले, अगर मिलते हैं तो इन्हें स्टिपुलेटेड पत्ता कहा जाता है, अगर नहीं मिलते हैं तो नॉन स्टिपुलेटेड पत्ता कहा जाता है। अगर समझ लीजिए स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, तो मैंने कहा ये स्मॉल लीफ लाइक है, लीफ लाइक है तो हरे भरे हैं, तो ये भी आपका क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, या फिर आपका जब पत्ता सच में छोटा होता है उस टाइम पर स्टिप्यूल प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे होते हैं, तो प्रोटेक्शन या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और पी यानी लेग्यूमिनस प्लांट में जहां पल्विनस देखने को मिलता था, यहीं आपके छोटे छोटे स्टिप्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी पी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। विजुअलाइजेशन पे सब और कुछ कंप्लीट विजुअलाइजेशन पे, यस बात समझ आई। तो पी के अंदर स्टिप्यूल्स देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं दुनिया के हर प्लांट में देखने को मिले, कोई कॉमन चीज नहीं है, ठीक है। आज मेरे भाई एक चीज बताता हूं, बहुत तगड़ी चीज बताता हूं, आराम से मेरी बात को सुना। अब हम पढ़ेंगे पत्ती में एक एडिशनल टॉपिक जिसका नाम है वेनेशन। नाम में घुस जाओ, चमेली का तेल लगा के, अभी चमेली चुराई थी उसी का तेल लगा के घुस जाओ, वेनेशन नाम में वेन का साउंड आ रहा है। अभी वेन और वेनलेट के बारे में हमने पढ़ा था, वेनेशन यानी वेन का साउंड आ रहा है, यानी ये है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन अ पत्ती। तो आपकी दो प्रकार की अरेंजमेंट हो सकती है, समझ लीजिए ये आपका अगर एक पत्ता है और इस पत्ते में वेन और वेनलेट एक दूसरे से टकरा जा रही है, इंटरसेक्ट कर जा रही है, एक दूसरे से टकरा जा रही है। देखो यहाँ पर अगर आपकी वेन्स और वेनलेट्स मैंने बनाई, एक दूसरे से टकरा जा रही है, यहाँ टकरा गई, 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 तो यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्ट कर जा रही है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे आपका मिस्टर रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था ना, रेटिकुलम का मतलब क्या था, नेटवर्क। तो यहाँ पर आपकी वेन्स वेनलेट्स एक दूसरे से टकरा जाएंगी तो आपका नेटवर्क बन जाएगा। ये किन में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। सारे डाइकॉट्स की खास पहचान है कि उनमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी। और अगर मेरे दोस्त वेन्स और वेनलेट्स एक दूसरे से नहीं टकरा रही हैं, पैरेलल भागी जा रही हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, पैरेलल वेनेशन कहा जाएगा। इन्हें क्या कहा जाएगा, पैरेलल वेनेशन कहा जाएगा, पैरेलल वेनेशन कहा जाएगा, इन्हें पैरेलल वेनेशन कहा जाएगा। दीज आर पैरेलल इन नेचर, ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेलल वेनेशन। करेक्ट, ये किन में देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में। यानी आपको किसी मोनोकॉट और डाइकॉट की पहचान करनी है, आप सीधा क्या करो, उसका पत्ता उठा करके लेके आओ, पत्ता देखकर आप बता दोगे कि उसकी वेनेशन कैसी है, और वेनेशन देखकर आप बता दोगे कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, मोनोकॉट या डाइकॉट है, सीधा देखकर आपको पता लग जाएगा। और डिफरेंसेस देखने हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में, तो भैया इसके नाम में घुस जाओ, इसके नाम में घुस जाओ। डाइकॉट में पहली बात तो रेटिकुलेट वेनेशन होती है, डाइकॉट में दूसरी चीज, डाई का मतलब होता है दो, कॉट का मतलब होता है कॉटिलेडन, यानी बीज को अगर आप तोड़ोगे तो दो कॉटिलेडन मिलेंगे, जैसे चने के बीज को तोड़ा तो दो टुकड़े हो गए, मटर के बीज को तोड़ा दो टुकड़े हो गए, बीन के बीज को तोड़ा दो टुकड़े हो गए, छोले को तोड़ा दो टुकड़े हो गए, ये क्या है आपके डाइकॉट है, इनके सीड के दो टुकड़े हो जाते हैं।
भाई मेज को तोड़ा, मक्का के टुकड़े को तोड़ा, नहीं होंगे 2 टुकड़े। अब व्हीट को तोड़ोगे नहीं होंगे 2 टुकड़े, बाजरे के ग्रेन को तोड़ोगे नहीं होंगे 2 टुकड़े। मोनोकॉट, एक कॉटिलीडन, 1 कॉटिलीडन मोनोकॉट, 2 कॉटिलीडन डाइकॉट। यहां पर अगर आप देखोगे डाइकॉट्स के अंदर, तो इन डाइकॉट्स, ये जो आपकी डाइकॉट फैमिलीज होती हैं, दे आर टेट्रा और पेंटामेरस, दे आर टेट्रा और पेंटामेरस। टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5, मर का मतलब होता है यूनिट, यानी यहाँ फूल में जो चीजें पाई जाएंगी वो 4 या 5 के मल्टीपल में होंगी, या तो 4 होंगी, या 8 होंगी, यहाँ 5 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी। यहाँ क्या होता है, मोनोकॉट में एक ही फैमिली है, पहले लिलियसी हुआ करती थी, वो भी ट्राइमेरस है, मोनोकॉट होते ट्राइमेरस है। यहाँ आपकी पोएसी है, ये क्या है, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस चीजें आपकी 3 के मल्टीपल में होंगी, या तो 3 होंगी या 6 होंगी, है ना। आप सोचोगे 15 भी तो 3 का मल्टीपल है, इतना मल्टीपल नहीं जाता है, 3 या 6 हद से ज्यादा। यहाँ 10 15 तक हो सकता है, रेयर होता है आपका 15 भी, 5 10 में निपट जाएगा। देन आपका 4 8, तो टेट्रामेरस पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस कंडीशन आपकी देखने को मिलती है हमें, टेट्रा और पेंटा आपके डाइकॉट में और ट्राइमेरस आपके मोनोकॉट में। जब अगला फैमिलीज पढ़ोगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में तो आपको आइडिया लग जाएगा। तब आपको मैं ब्रेसिकेसी के बारे में बताऊंगा, जो इकलौती टेट्रामेरस फैमिली है पूरे सिलेबस में आपके। पोएसी इकलौती मोनोकॉट है, तो इकलौती ट्राइमेरस है, उसको छोड़ के दुनिया की सारी फैमिलीज जो आपके सिलेबस में सारी पेंटामेरस है, सब पेंटामेरस हो जाएगी। यस, सब पेंटामेरस हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। पत्तों का विभाजन कर दीजिए गुरुजी, पत्तों के बारे में बता दीजिए कि पत्ते होते कितने टाइप के हैं। टाइप ऑफ लीव्स, आराम से देखना भाई। टाइप ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो आप जनरली देखते हैं, एक पत्ता है, कटा फटा नहीं है, एक ही साबुत टुकड़ा है इस पत्ते का, तो सिंपल है, कोई कटाव फटाव नहीं हुआ है, साबुत टुकड़ा है, दैट इज सिंपल लीफ। अगर इसमें डिजाइन भी बना हुआ है, इंसिजन भी हो रखी है, तो भी अगर एक साबुत ही टुकड़ा है तो भी सिंपल लीफ। इंसिजन मतलब अंदर की साइड आपका एक तरीके से डिप्रेशन आ जाना, यानी कोई पैटर्न बना होगा, यहाँ पे कोई पैटर्न बना होगा। तो अगर एक कंप्लीट पत्ता है ना, कोई इंसिजन है ही नहीं, कोई अंदर की साइड, इनसिजन यानी अंदर की साइड, इन साइड आपका कोई यहाँ पे कटाव फटाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपका सिंपल लीफ। अगर अंदर की साइड लीफ धसी भी जा रही है लेकिन टुकड़े नहीं हो रहे लीफ के, फर्दर कोई लीफलेट नहीं बन रहा है, तो भी सिंपल लीफ, है ना। स्टेम से नोड से पत्ता निकलता है, इसकी एक्सिल पे एक्सिलरी बड मिलेगा, तो यहाँ भी एक्सिलरी बड मिला, यहाँ भी एक्सिलरी बड मिला। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई। यानी अगर कोई इंसिजन नहीं है, कोई डिजाइन बन ही नहीं रहा है, तो सिंपल पत्ता। अगर इंसिजन है भी, प्रेजेंट भी है, लेकिन ये इंसिजन मिड रिब तक नहीं पहुंच रही, तो भी सिंपल पत्ता। अगर यही इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाती तो सोच के यही पत्ता मैं यहाँ बना लेता हूं, सिंपल यही पत्ता यहाँ बना लेता हूं। मैं कह रहा हूं ये इंसिजन मिड रिब तक पहुंच गई, यानी ऐसे जो पत्ता था ये यहाँ मिड रिब को टच कर गई, मिड रिब को टच कर गई, तो एक लीफलेट बन गई। ये इंसिजन मिड रिब को टच कर गई, ये इंसिजन मिड रिब को टच कर गई, ये इंसिजन मिड रिब को टच कर गई, ये इंसिजन मिड रिब को टच कर गई। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये इंसिजन मिड रिब को टच कर जाती तो आपका ये 5 लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता, 5 लीफलेट में कन्वर्ट हो जाता। और जहां लीफलेट बन जाए वहां इसका मतलब लीफ कट चुकी है टुकड़ों में, यानी कंपाउंड हो गई। यहाँ पर भी एक ही एक्सिलरी बड मिलता है, यही तो कन्वर्ट हुआ है मेरे भाई, एक ही एक्सिलरी बड बनता है, यानी नो एक्सिलरी बड ऑन लीफलेट, नो एक्सिलरी बड ऑन लीफलेट्स। लीफलेट्स पे कोई एक्सिलरी बड नहीं मिला दोस्त, लीफलेट पे कोई एक्सिलरी बड नहीं मिला, यही पत्ता कन्वर्ट हुआ था आपका इसमें कंपाउंड वाले में। यहाँ देखो एक एक्सिलरी बड था, एज इट इज आ गया, ये एक्सिस थी, एज इट इज आ गई, ये आपका पत्ता था, ये आपका अब एक लीफलेट में कन्वर्ट हो गया, दूसरी लीफलेट, तीसरी लीफलेट, चौथी लीफलेट, पांचवी लीफलेट, यहाँ कंप्लीट पत्ता है सिंपल, यहाँ 5 लीफलेट बन गए। करेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पत्ता कहते हैं, यानी इंसिजंस कटाव फटाव अब मिड रिब तक पहुंच चुका है, तो पत्ते के चिथड़े उड़ गए हैं, लीफलेट बन गए हैं, यहाँ पर लीफलेट बन गए। अब ये जो सिंपल लीफ है, इसके 2 तरीके के लीफलेट बन सकते हैं। एक तो इसने इस तरीके से क्या किया, लीफलेट बना ली, कई सारे छोटे-छोटे लीफलेट बना लिए, इस पत्ते के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए, कई सारे लीफलेट बन गए, तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, नीम में देखने को मिलती है। तो जो मिड रिब थी इस पत्ते की, ये यहाँ इस वाले पत्ते की एक्सिस कहला रही है, एक्सिस कहला रही है, जिस पे कई सारे छोटे-छोटे लीफलेट जुड़े हुए हैं। ये जो एक्सिस है इसको क्या कहते हैं हम, रेचिस कहते हैं। ये जो मेन एक्सिस है इस पत्ते की जो मिड रिब थी, यहाँ की क्या कहलाने लगी, रेचिस कहलाने लगी, रेचिस कहलाने लगी। ठीक है, एकदम करेक्ट गुरुजी, रेचिस कहलाने लगी। ठीक है, रेचिस कहलाने लगी। यहाँ पर देखो ये जो पत्ता है इसमें क्या हुआ, सेम पॉइंट से ही सारे के सारे लीफलेट राइज हो रहे हैं। पत्ता कटा तो 5 टुकड़ों में कट गया, 5 लीफलेट बन गए, लेकिन सारी की सारी लीफलेट सेम पॉइंट से ही राइज हो रही हैं। यहाँ एक पिन जैसी एक्सिस से राइज हो रही है, पिन जैसी एक्सिस से कई सारे लीफलेट निकल रहे हैं। अगर लीफलेट एक पिन जैसी एक्सिस से, लंबी पिन जैसी एक्सिस से निकल रहे हैं, रेचिस से निकल रहे हैं, पिन जैसी एक्सिस से निकल रहे हैं, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और अगर मेरे भाई ये आपके एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, कॉमन पॉइंट से, तो जैसे हमारी हथेली है, इससे हमारी 5 उंगलियां निकल रही होती हैं। अब सामने बताना 4 उंगली है, एक अंगूठा, यही अंगूठा जो है लगाते फिरोगे फिर पेपर की बात है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाम जो है, इससे 5 उंगलियां निकल रही हैं कॉमन पॉइंट से, तो पाम से जैसे 5 उंगलियां निकलती हैं, वैसे ही पाम से हमने शब्द निकाला, पामेटली कंपाउंड, कॉमन पॉइंट से सारे लीफलेट निकल रहे होंगे। यस, करेक्ट है, करेक्ट है, ऑलराइट। तो ये है आपका रेचिस, जो यहाँ पर एक्सिस का काम कर रही है। पिन लाइक एक्सिस है तो पिनेटली कंपाउंड लीफ, पाम की तरह कॉमन पॉइंट से आपके पत्ते निकल रहे हैं, तो पामेटली कंपाउंड लीफ। ये होगी नीम में, नीम का पत्ता ऐसा दिखता है, और यह सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड, सिल्क कॉटन। करेक्ट, यहाँ कोई लीफलेट बनी नहीं, यहाँ आपकी लीफलेट बन रही है। लीफलेट पे आपको पता है कोई एक्सिलरी बड नहीं होगा, क्योंकि मेन लीफ पे ही बस आपका एक्सिलरी बड होता है, लीफलेट पे कोई एक्सिलरी बड नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस सिंपल लीफ को कंपाउंड लीफ में हमने कन्वर्ट किया, एक्सिलरी बड एक था, एज इट इज आ गया, तो लीफलेट पे कुछ नहीं है, मेन एक्सिस के नीचे होगा आपका एक्सिलरी बड होगा, तो मैक्स। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। दीज आर टाइप्स ऑफ लीफ। सिंपल लीफ का कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, आम ले लो, अमरूद ले लो। कंपाउंड लीफ में पिनेटली कंपाउंड का है नीम, और पामेटली कंपाउंड का है सिल्क कॉटन। ये आपने देखा, ये आपने जाना। यस, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई भाई, एक बार फटाफट बताइए, इतनी बात समझ आई, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर, आराम से देखिए। इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। कौन सी टैक्सी भाई, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के नाम में घुस जाओ, खोपड़ी में नारियल का तेल लगा के। फाइलोटैक्सी में पहला जो शब्द आ रहा है मिस्टर फिल। फिल का मतलब क्या होता है, पहले भी बता चुका हूं, फिल शब्द रिलेटेड होता है लीफ से, क्लोरोफिल, स्पोरोफिल, मीजोफिल, फिल शब्द रिलेटेड टू लीफ, यानी इसका मतलब है लीफ, क्योंकि हम लीफ का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। फाइलोटैक्सी, टैक्सिस का मतलब क्या होता है, टैक्सी या टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी हम एक ब्रांच के ऊपर अरेंजमेंट देख रहे हैं, किस चीज का, पत्तियों का अरेंजमेंट देख रहे हैं, हमने क्या कहा, फाइलोटैक्सी कह दिया, यानी अरेंजमेट ऑफ लीव्स ऑन अ ब्रांच ऑन अ स्टेम, इसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब मेरे भाई नाम से सारी चीजें आप डिकोड कर लोगे, सर समझदार तो हम हैं ही बचपन से। अब ये नाम से डिकोड करो। पहला जो आपका टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी है, ये अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक नोड से इस साइड पत्ता निकल रहा है, एक से इस साइड, एक से इस साइड, एक से इस साइड, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, जैसा बोलना है बोलो। एक नोड से एक साइड पत्ता, दूसरे नोड से दूसरा साइड पत्ता, एक नोड से एक साइड पत्ता, दूसरे नोड से दूसरा साइड पत्ता, इसे हम कहते हैं एक नोड से एक पत्ता निकलना, या तो इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड, अल्टरनेट फॉर्म में निकल रहा है। दिस इज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। गुरुजी समझ में आ गई बात।
अपोजिट फाइलोटैक्सी यानी एक ही नोड से दोनों अपोजिट साइड में पत्ते निकल जाएंगे, यानी एक नोड से दो पत्ते निकलेंगे, साइड भी साइड भी अपोजिट साइड भी, इस साइड साइड अपोजिट साइड भी, इस साइड साइड अपोजिट साइड भी, इस साइड साइड अपोजिट साइड, एक नोड से दो पत्ते निकलेंगे, अपोजिट फाइलोटैक्सी। होल फाइलोटैक्सी, होल यानी इकट्ठा, इकट्ठे यानी दो से ज्यादा पत्ते निकलेंगे झुंड में, ये नोड है, इस झुंड में पत्ते निकले, हवन कुंड मस्तों का झुंड निकल गया यहां से मेरे भाई, चार पत्ते लगातार एक ही नोड से निकल गए, पूरा झुंड निकल गया, मोर देन 2 पत्ते निकल गए एक ही नोड से, इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया होल फाइलोटैक्सी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। एग्जांपल देखिए भाई, एग्जांपल देखिए जान, एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम देखिए अल्टरनेट, भगवान ना करे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, कोई बात नहीं, साइंटिस्ट बनेंगे भैया, साइंटिस्ट बनेंगे। अल्टरनेट क्या है हमारा, बीएससी एमएससी पीएचडी करेंगे, ये भी कोई बुरे कोर्स नहीं है। एमएससी जो है आपका अल्टरनेट है, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज आर योर मेन चीजें जो कि अल्टरनेट दिखाते हैं। तो एक अल्टरनेटिव हमारे लिए होता है, तो अच्छी बात, मेहनत करे हो ही जाएगा। और अल्टरनेट क्या है आपका, एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज आपका यहाँ पर हो जाता है। करेक्ट है, करेक्ट है सर। अपोजिट में आपको मैंने बताया था डीएनए की पढ़ाई कराते टाइम कि डीएनए में जो एडेनिन और थाइमिन है ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन जो है अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ सीजी याद कर लो, सी और जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमेशा। तो सी फॉर कैलोट्रोपिस, जी फॉर गवावा, सी फॉर कैलोट्रोपिस, जी फॉर गवावा, अपोजिट से सी और जी याद किया जो कि अपोजिट है, अल्टरनेट से अल्टरनेटिव याद किया यानी कि आपका एमएससी, और जो बच गया मिस्टर एल्स्टोनिया सबसे अलग नाम है, ये हो जाएगा आपका होल्ड का, याद करने की जरूरत है। ये आपका किसका हो जाएगा, आपका होल्ड का हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। यस यस, कुछ याद करने की जरूरत नहीं भाई। अल्टरनेट में क्या हो गया, एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, अपोजिट सीजी दैट इज कैलोट्रोपिस गवावा, और आपका होल्ड में हो गया एल्स्टोनिया। पत्ते की बात कर लो, पत्ते की बात कर लो। टेंडल आपने देखा था कि स्टेम भी टेंडल में कन्वर्ट होता है, कौन सा एग्जांपल थे, स्टेम टेंडल में कन्वर्ट हो रहा था तब आपका गॉड और ग्रेपाइन, जी जी, यहाँ पे कौन है आपका पी। कांटे बन रहे थे वहां पर, कौन बना रहा था, बीसी, बोगनविलिया, सिट्रस, यहाँ कौन बनाएगा आपका कैक्टस और ओपेनिया, एक ही बात है ना। कैक्टस के कांटे आपके कौन बनाता है, लीफ, तो लीफ कांटे में कन्वर्ट हो गई थी, तो स्टेम को फाइलोप्लेट बना करके आना पड़ा फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। फूड स्टोरेज की अगर बात करो, प्याज लहसुन जो आप खाते हो, अनियन गार्लिक, ये क्या है, लीव्स हैं, ये फ्लैशी हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, यानी आपके अंदर फूड स्टोर करके फूल जाते हैं जिनको आप खा रहे होते हो, तो प्याज और लहसुन क्या है, एक्चुअल में आपके लीव्स हैं। पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट, पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट एंड ट्रैप ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप का ट्रैप जो फ्लाई को पकड़ने के काम आएगा, एंड पिक्चर प्लांट का थैला जिसमें इंसेक्ट को मार मार के रखेगा, यानी क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, दोनों ही इंसेक्ट्स के खात्मे के लिए बनाए गए हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, मिनरल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। करेक्ट, करेक्ट है। तो आपका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पिक्चर प्लांट जो है इंसेक्ट मार मार के इस थैले में रखता है, इसे पिक्चर कहते हैं, ये भी लीफ की मॉडिफिकेशन से बना है। वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसे कोई इंसेक्ट इस ट्रैप पे बैठता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इंसेक्ट को मसल देते हैं भाई, तंबाकू की तरह रगड़ देते हैं, तो फ्लाई को ट्रैप करने वाला जो ट्रैप है कंघी जैसा, ये भी आपका किससे बना है, लीफ की मॉडिफिकेशन से बना है, चाहे पिक्चर हो चाहे आपका ट्रैप हो। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सवाल पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, दैट इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, मेन जो पत्तियां हैं, मेन जो लीव्स हैं, ये छोटी छोटी हैं एंड शॉर्ट लिव्ड हैं। मेन जो पत्तियां हैं बहुत छोटी हैं और शॉर्ट लिव्ड हैं, यानी जल्दी मर जाती हैं, तो इनके अलावा फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा, अब आपके पत्ती की डंडी करेगी, यानी पेटियोल करेगी। अब डंडी जो है ये फोटोसिंथेसिस का जिम्मा उठा लेती है, पेटियोल अब फोटोसिंथेसिस का जिम्मा उठा लेती है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। एक बार देखिए गौर से, ये अगर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसकी पत्तियां देखो कितनी छोटी छोटी हैं, साइज भी छोटा है और शॉर्ट लिव्ड भी है, तो आपकी क्या हो जाती है, जल्दी मर जाती है, गायब हो जाती है इस पेड़ पे से। लेकिन ये जो पत्ती की डंडी है देखो मॉडिफाई हो गई, ये कितनी बड़ी हो गई, कहां ये छोटी छोटी पत्तियां और कहां अकेली बड़ी पत्ती। तो मेरे भाई ये जो आपकी पेटियोल है यही अपनी बड़ी पत्ती में कन्वर्ट हो जाती है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर। लीफ स्टॉक यानी लीफ की डंडी जो है यही आपकी इतनी बड़ी हो गई कि समस्त पत्तियों से बड़ी हो गई, तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करने लग जाती है, तो नॉर्मल लीफ के कंपैरिजन में काफी बड़ी हो जाती है। करेक्ट है गुरुजी, एकदम करेक्ट है। यहां तक की बात सबको समझ में आई, तो एक बार मुझे बता दीजिए, एक बार मुझे सारे लोग बता दीजिए इन द चैट सेक्शन, सब लोग बता दीजिए इन द चैट सेक्शन, यहां तक की बात सबको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है क्या? यस 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 यस, एक बार बताइए यहां तक की बात समझ में। अनियन और गार्लिक क्या है, मॉडिफाइड लीफ है, ये जो आप खाते हो ये लीफ है। यस, आ जाओ मेरे भाई, सवाल सॉल्व करते हैं, लीफ भी खत्म हो गई, सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए बड़ा सवाल है, आराम से देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सत्य वचन का पता लगाना, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, थोड़ा हाथ बैठा लेता हूं भाई इसके ऊपर, है ना, हाथ बैठा लेता हूं इसके ऊपर, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बताइए, सत्य वचन का पता लगाइए। पहला वचन क्या कहता है, पहला वचन क्या कहता है, पहला वचन कहता है मेरे भाई, लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया, लीफलेट नहीं मेरे भाई, बोगनविलिया और सिट्रस में क्या था, स्टेम मॉडिफिकेशन हो रही थी, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दूसरा, एक्सिलरी बड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंडल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, कुकुम्बर एंड पंपकिन के अंदर, यानी गॉड्स के अंदर एक्सिलरी बड जो थे ये स्लेंडर स्पाइरली कॉइल्ड टेंडल बना रहे थे, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपेनिया एंड आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टेम आपकी यहां पर क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, लेकिन नेशनल नशे एजेंसी ने यहां पर फ्लैशी भी बोल दिया है और इसको सही भी बोला है, इस स्टेटमेंट को अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, फ्लैट होगा, फ्लैशी नहीं होगा, फ्लैशी किसमें था, यूफोर्बिया में था, अभी के लिए छोड़ देते हैं। राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, राइजोफोरा की जो रूट्स होती हैं वो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। एंड मेरे दोस्त ई क्या है आपका, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसलिए ग्रास बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती है, रनर की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो आपकी कौन सी बात आपकी यहां पर करेक्ट है, ए को छोड़ के सब करेक्ट है, तो ए आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए पक्का गलत है, ए पक्का गलत है और ई आपकी पक्का सही है ना, तो सिर्फ बीसी तो ये आपका हो नहीं पाएगा, है ना, डी क्योंकि पक्का करेक्ट है, सी में हमें कंफ्यूजन थी, तो हम लोग यहां पर क्या मार्क कर देते हैं मेरे भाई, हम लोग यहां पर क्या मार्क कर देते हैं, बताओ करेक्ट ऑप्शन बताने, तो क्या मार्क कर दोगे, ऑप्शन दिया जाएगा सबका, ऑप्शन दिया जाएगा, आसानी से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ऑप्शन डी मार्क कर दे सर। अच्छा सवाल था, लेकिन यहां पर आपका क्या लिख दिया इन्होंने, फ्लैटेंड में फ्लैशी भी लिख दिया, यहां पर फ्लैटेंड में फ्लैशी भी लिख दिया, फ्लैशी किसकी थी, यूफोर्बिया की थी, करेक्ट, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो गई यहां पर, ये बात हमको थोड़ी सी गलत है, पर ओवरऑल हमने आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, लीफ स्पाइन में कब कन्वर्ट हो गई ये बताइए, लीफ स्पाइन में कब कन्वर्ट हो जाती है, कैक्टस के अंदर, तो कैक्टस का एग्जांपल है, ओपेनिया का एग्जांपल है, ये आपका क्या हो जाएगा मिस्टर कैक्टस हो जाएगा, करेक्ट, ये बात भी सही है ना, थोड़ा हाथ बैठने में टाइम लगेगा इसमें, अरे रुको भाई तुम तो रबर कटर सब साथ ही आ गए, अब कैक्टस लिख के रहूंगा सुंदर सुंदर, इसको मुझे कुछ भी करके सीखना है, CACTUS काक्टूस, अरे बाप रे वाह ठीक, और ये भाई बढ़िया बन गया, ये तो टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस टेक्नोलॉजी, थैंक यू ऑफ द टीम इन द हाउस ऑफ द नाइट इन द काउ ऑफ द नेशनल बर्ड, वाओ टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस टेक्नोलॉजी। आओ अगला देखो, बस इतना ही देखना था, पिछला देखो, मेन मुद्दे क्या बढ़ते हैं, दैट इज फ्लावर। भैया फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर की तो बात करेंगे नहीं, फ्लावर की बात करेंगे लाला, फ्लावर की बात करेंगे, यस फ्लावर की बात होगी, अब फूल खिलेंगे गुलशन गुलशन, यस अब बात होगी फ्लावर की, कर लीजिए गुरुजी आइए, है ना, मैं कितना नीचे झुक जाऊं कि आपको सवाल दिख जाए, है ना, ठीक ठाक करके करा जा सकता है काम, है ना, ठीक है, आज कुछ ट्राई करेंगे बाद में, फील्डिंग सेट होगी उस टाइम पे कुछ ट्राई कर लेंगे, आइए
आओ मेरे लाल मेरे दोस्त कुछ पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि चाय आ रही है कि नहीं, है ना। टीम ने तो आज दुश्मनी बोल ली भाई। आए एक सेकंड बस। आज तो कुछ ज्यादा ही बैंड बजी हुई भाई, है ना। सब सेट हो रखा है। आओ, मुझे लगता है आधे घंटे में फैल जाऊंगा मैं। ये क्या है भाई? अरे वाह, दोनों मेरे हैं, क्या बात है यार। क्या नहीं नहीं नहीं, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं। हाँ? दे रहा है दुरुस्त है भाई। नहीं नहीं और देर से आओ ज्यादा ज्यादा सामान आएगा मेरे पास दे रहा है फिर दो भाई। वाह ठीक है। इसलिए कहते हैं कि संयम रखो, सबर का फल मीठा होता है लाडले, बड़ा भी होता है ना। सबर का फल। आओ मैम से मिलाओ। हाँ मैम को बुलाएंगे भाई, डोंट वरी, है ना। मैम को बुलाएंगे, आइए। 10 सेकंड बस, आ जाओ आ जाओ। देखो नया सेटअप है, सीखने में मुझे भी टाइम लगेगा, तब आज उतनी जरूरत है नहीं, सच बता रहा हूँ। बिकॉज आपके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। आपके सामने शेखी मार के मुझे कुछ नहीं जाना, सबको साथ में ही कवर करना है सिलेबस, इसलिए आज पहले जुगाड़ लगवा लिया था। कुर्सी को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, कैसे होती है जैसे आपको दिखे सब कुछ, है ना। इस पे बैठ के नीचे हो जाएगी, है ना। लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। काम करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो ठीक ठाक बात है, कर ले जाएंगे कुछ तो, है ना। अरे बाप रे, हाँ टेक्नोलॉजी तो ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको, इतना नीचे भी ठीक नहीं। क्या आपको दुनियादारी ठीक तरीके से दिखाई दे रही है? अगर मैं ऐसे बैठूं और अगर मैं ऐसे करके भी आपको समझा दूं इधर उधर की चीज, तो क्या कंफर्टेबल है? ऐसे भी हो जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। यहाँ ऐसे पढ़ाते टाइम दोनों पेन है हमारे पास, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे हम लोग। इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। आर वी रेडी टू किल दिस सेशन? रुकना तो ऑप्शन नहीं है भाई जीवन में। बीच में खड़े हो जाएंगे, बीच में बैठ जाएंगे। अभी पाल्पिटेशंस शुरू हो गई हैं, इससे पहले मैं अपनी बैंड बजवा बैठूं शाही, इससे पहले बैठ जाते हैं, है ना। चल आओ मेरे भाई, आज का हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, छोटी बातचीत, वो क्या है? वो है टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। स्क्रीन पे देखते रहना और मुझे भी देखते रहना। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर कि फूल बना कैसे, आराम से देखना फूल कैसे बना। जैसे तुम्हारा बना के गई थी फूल, वैसा नहीं, असली फूल की बात हो रही है। जो प्लांट में फूल मिलता है वो कैसा मिलता है, आप आराम से देखना, कॉपरेट करना यार, पढ़ाई अच्छी होगी गारंटी के साथ, और अच्छा ही प्रोडक्टिव रह पाएंगे, है ना। सही शक्ल में देखोगे इससे बढ़िया आराम से बैठ करके इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, बेहतर पढ़ा पाऊंगा, बीच में खड़ा भी हो जाऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, है यहाँ पे खड़े हैं, मतलब बैठे हैं तुम्हारे साथ। आइए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यह अपने दादाजी की बिकी हुई जमीन, हाईवे वाली, इस दादाजी की जमीन के ऊपर जो पार्ट होगा इसको हमने क्या कहा? शूट सिस्टम। इसको हमने कहा शूट सिस्टम। और दादाजी की जमीन के नीचे जो आपका चला गया धरती के अंदर, इसको हमने क्या कह दिया? रूट सिस्टम कह दिया। करेक्ट है सर। अब ये देखो, यह रूट की एकदम टर्मिनल पोजीशन, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कह दिया रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट की एपेक्स है, ये रूट की टिप है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाएंगे जो पूरी रूट के नए नए सेल्स बनाएंगे। भाई मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, अगर ये रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल है तो नीचे धरती में तो सेल्स ऐड करेंगे नहीं, ऊपर की साइड नए नए सेल्स ऐड करते रहेंगे। एंड मेरे दोस्त ऊपर शूट की टिप पे जो सेल्स हैं ये भी आपके नीचे ऐड करेंगे, ऊपर हवा में ऐड करेंगे नहीं सेल्स, नीचे की साइड सेल्स ऐड करते रहेंगे। तो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम सेल शूट के सारे सेल्स बनाएगा डिवाइड करके, रूट एपिकल मेरिस्टम सेल रूट के सारे सेल्स बनाता रहेगा डिवाइड करके। इतनी बात गुरुजी हमको बचपन से पता है, इतने शान तो हम हैं पैदाइशी, ठीक है। अब मेरी बात को देखिए, फ्लावर जो है वो किसका पार्ट है? शूट का, रूट का। सर फूल तो हमें स्टेम के ऊपर ब्रांचेस पे टंगा हुआ मिलता है, यानी वो किसकी मॉडिफिकेशन से बनेगा? गुरुजी वो शूट एपिकल मेरिस्टम की मॉडिफिकेशन से बनेगा। तो क्या शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स डिवाइड करके, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टम के ही सेल्स सारी की सारी शूट को तैयार कर रहे हैं, फ्लावर भी शूट का ही पार्ट है, तो क्या यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स ही फूल भी बना रहे होंगे? बिल्कुल बना रहे होंगे। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लोरल मतलब फूल से संबंधित, मेरिस्टम यानी आपके डिवाइड करने वाले, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स को रिस्पांसिबिलिटी मिल गई कि आप फूल बनाओ आगे चल के, फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गए, और ये जो आपके सेल्स हैं फ्लोरल मेरिस्टम में, कुछ ये जो आपके फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स हैं ये क्या करने लग जाते हैं? ये आपके अलग अलग पार्ट्स बनाने लग जाते हैं। फूल के चार पार्ट्स हैं, आपके सेपल्स हैं, हरे भरे पत्ते, पेटल्स हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां, आपका फीमेल पार्ट है दैट इज गाइनोशियम, और आपका मेल पार्ट है दैट इज एंडोशियम। ये सारे के सारे किससे बन जाएंगे? आपके शूट एपिकल मेरिस्टम से, जो फ्लोरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू बना इससे बन जाएंगे। यानी शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स फूल बनाने के लिए लग गए, उन्हें हमने कह दिया फ्लोरल मेरिस्टम। तो फ्लोरल मेरिस्टम के सेल्स ने डिवाइड करके फूल के सारे पार्ट्स बना दिए, यानी इन्होंने सेपल भी बना दी, पेटल भी बना दी, आपका स्टेमन यानी मेल पार्ट भी बना दिया, और आपका पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट भी बना दिया। तो ये सारे के सारे फ्लोरल पार्ट डेवलप हो गए एट डिफरेंट नोड्स। अभी अगर आप देखोगे तो अलग अलग नोड पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका अलग नोड है, 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 ये चारों के चारों आपको अलग नोड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया मेरे भाई? अब यहाँ पर मैंने क्या किया? ये सारे के सारे नोड्स जो थे इनको कंडेंस कर दिया, इनको पास पास बुला लिया। ये तो सारे के सारे नोड्स थे, इनको कंडेंस कर दिया, इनको पास पास बुला लिया कि भाई तुम सारे जो है पास पास आ जाओ और एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे नोड्स दूर दूर हैं, तो फूल के सारे पार्ट्स जो बने वो दूर दूर बने। हम इन नोड्स को कंडेंस कर देंगे, पास पास ले आएंगे, तो इंटर नोड छोटे हो जाएंगे। ये जो दो नोड हैं इनके बीच में अभी थोड़ा बहुत गैप है, ये जो दो नोड्स हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है, नोड्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, हम क्या कर देंगे? इन गैप्स को कम कर देंगे, तो ओवरऑल इंटर नोड छोटा हो जाएगा, नोड्स पास पास आ जाएंगे, और हमें ये प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे फूल के पार्ट एक ही नोड से अराइज होते हैं, ऐसा हमको दिखने लग जाता है। ऐसा एक्चुअली में है नहीं, बने सारे के सारे फूल के पार्ट अलग अलग नोड पे, देखो किस पे। लेकिन मेरे दोस्त ये नोड्स इतने पास पास आ जाते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि पूरा फूल जो है आपका एक ही नोड पे तैयार हुआ है, ऐसा हमें महसूस होने लग जाता है। करेक्ट। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक बात देखो, फ्लावर इज रिस्पांसिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कराएगा? आपका फूल कराएगा, क्योंकि फूल जो है उसी में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर शूट की टिप आपके फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो फ्लावर हमेशा अकेला रहेगा, तुम्हारे मास्टर जी जैसा, तुम्हारे विभू भाई जैसा। यानी अगर शूट की टिप सिर्फ एक टिप ही अगर फूल में कन्वर्ट हो रही है और कोई पार्ट नहीं, अलग अलग ब्रांचेस के पार्ट नहीं, तो आपका शूट की टिप जो है यही अगर एक फ्लावर बनाएगी तो फ्लावर हमेशा अकेला रहेगा मेरे भाई, सॉलिटरी रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स बनाते हो तो हमेशा आपको ग्रुप में, बंच में देखने को मिलेंगे, जिनकी अरेंजमेंट को आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अभी अगली स्लाइड में आपको इन्फ्लोरेंस के बारे में बताया जाएगा। यस, इतनी बात आपको समझ में? करेक्ट। यहाँ तक की बात ठीक है, थोड़ा और साइड कर लूं मैं, थोड़ा और साइड कर लूं, अगर आपको कोने का नहीं दिख रहा तो मैं तो बताते रहना यार, मैं चाहता नहीं हूं कि आप परेशान हो, मैं जनरली नहीं चाहता कि आप परेशान हो, किसी को कोई दिक्कत हो, है ना। हम यहाँ पे थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ने आए हैं, खराब तरीके से नहीं। अब मेरे को बता दो, अगर इनके आपको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, मैं और कोने में हो जाऊंगा और साइड में कर ले जाऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें थोड़ी ठीक तरीके से दिखाई दे। बताते रहना मुझे, जो भी प्रॉब्लम हो, वी विल डेफिनेटली डू द नीडफुल, ठीक है। यहाँ ठीक है, यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीजें दिखाई दे रही है। दोबारा देखो, एक बार थोड़ा सेटअप पे सेट हो जाते हैं तो थोड़ा स्लो चलते हैं शुरू में, बाद में हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद जो है रेलगाड़ी एकदम भागती हुई दिखाई देगी। अब आगे कुछ मिस नहीं होगा आपका नोट्स, है ना, ठीक तरीके से चलेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे भाई ये है हमारी वो जमीन जिसके सपने दादाजी ने हमें दिखाए थे। इसके नीचे के भाग को हम कहते हैं रूट, रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स, ये है इसके ऊपर का भाग शूट, शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स।
शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स का काम है डिवाइड कर करके शूट के सारे सेल्स बनाना, स्टेम के सारे सेल्स बनाना, लीफ के सारे सेल्स बनाना, शूट का जितना भी पार्ट है वो सारा शूट एपिकल मेरिस्टेम से बना है। तो शूट पे ही आपको फ्लावर देखने को मिलता है, स्टेम पे ही देखने को मिलता है, वो भी शूट का पार्ट है तो वो भी शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स बनाएंगे। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स थे इसमें से कुछ सेल्स हमने एलोकेट कर दिए। हमने कहा कि भाई तुम्हारा काम हमने दे दिया है, 1000 सेल्स में से 200 सेल्स को हमने बोल दिया कि तुम फ्लोरल मेरिस्टेम बनाओ मेरे भाई, तुम फूल बनाने के लिए रिस्पांसिबल हो। तो इन्होंने क्या किया, फूल के अलग अलग पार्ट बना लिए, फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, पेटल, सेपल सारे बना लिए। ये अलग अलग नोट पे बने, अलग अलग नोट पे बने। सर मैं चाहता हूं मेरा फूल अच्छा दिखे तो इन नोट्स को मैंने पास पास ला करके खड़ा कर दिया, यानी मैंने इंटर नोट को छोटा कर दिया। तो ये सारे के सारे पार्ट मुझे ऐसा लगता है सेम ही नोट से तैयार हो गए हैं। आपका इंटर नोट को मैंने छोटा कर दिया, यानी मैंने इनको कंडेंस कर दिया, ये हुआ है। तो फूल जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है आपके प्लांट्स के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा क्योंकि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों फूल में ही देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट। एंड मेरे भाई अगर शूट की टिप फूल बनाती है तो हमेशा आपकी क्या होगी, सॉलिटरी फ्लावर आपको देखने को मिलेगी, अकेली फ्लावर आपको देखने को मिलेगी। ये हमारी बात हुई। अब देखो इन्फ्लोरेसेंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके एग्जांपल सीधे सीधे पूछ जाएंगे और एक तरीके से मैं यहां पर नई फैमिली की शुरुआत कर रहा हूं तो बहुत गौर से सुनना, बहुत आराम से सुनना। दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस यानी ऑन ब्रांच और स्टेम। समझ लीजिए एक स्टेम है, उस पे कई सारे फूल उगे हुए हैं, तो वो जो फूल है उनके एक्चुअल अरेंजमेंट क्या है, वो किस तरीके से आकर के बेसिकली एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं, इसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये आपकी स्टेम है, ये आपकी स्टेम है। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पुराने जो फूल हैं, मोटे मोटे फूल, ये आपको नीचे की साइड देखने को मिल रहे हैं, उससे छोटे फूल थोड़े ऊपर की साइड देखने को मिल रहे हैं, उससे और छोटे फूल ऊपर की साइड देखने को मिल रहे हैं, यानी यंगेस्ट फूल आपका कहां देखने को मिल रहा है, टिप पे देखने को मिल रहा है। क्या ये अरेंजमेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्या इस प्रकार के अरेंजमेंट हमने पहले भी सुनी हुई है? सर अभी थोड़ी देर पहले जब आप पत्ती की बात कर रहे थे तो भी आपने बताया था कि सर जब आप पत्ती बनाते हैं तो पत्ती में भी आप सबसे बड़ी पत्ती नीचे बनाते हैं, उससे छोटी ऊपर, उससे छोटी ऊपर, उससे छोटी ऊपर एंड सो ऑन। यानी यंगेस्ट पत्ती यहां भी आप क्या बनाते हैं, टिप पे बनाते हैं। यंगेस्ट पत्ती यहां भी आप किस पे बनाते हैं, टिप पे बनाते हैं। क्या ये सेम बात हुई थी? यस गुरुजी सेम बात हुई थी। इसे हम क्या कहते हैं सर, एक्रोपेटल सक्सेशन। तो क्या मेरे भाई ये वाली जो सक्सेशन है जो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, क्या ये भी आपकी एक्रोपेटल सक्सेशन हो जाएगी? क्या ये भी एक्रोपेटल सक्सेशन है? यस गुरुजी ये भी एक्रोपेटल सक्सेशन। सिंपल सी बात ये समझ में आ गई। ये भी पत्ते जैसी सक्सेशन है, एक्रोपेटल सक्सेशन कहा। सबसे पुराना फूल आपका बेस पे है और यंगेस्ट फूल आपका टिप पे है। अब एक बात को बहुत गौर से सुनो, अगर मेरे दोस्त सबसे पुराना फूल बेस पे है, उसके ऊपर नया फूल आया, उसके ऊपर और नया फूल आया और नया फूल आया, क्या ऐसे अपने नए फूल आते रहेंगे? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी? और नए फूल आते ही जाएंगे, एक्सेस ग्रो करती चली जाएगी, बिल्कुल करेगी। क्यों? आराम से सुनो भाई। समझ लीजिए नीचे 100 केजी का पत्थर है, उसके ऊपर 50 केजी का पत्थर रखा हूं छोटा, उसके ऊपर 20 केजी का पत्थर, 10 केजी का पत्थर, 5 केजी का पत्थर, 2 केजी का, 1 केजी का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, कितने भी रखते चले जाओ। 1 ग्राम का पत्थर, 1 ग्राम के पत्थर के ऊपर बायोमोलिक्यूल रख दिया, बायोमोलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल रख दिया, उसके ऊपर एटम रख दिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रख दिया, कितनी भी चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्थात मेरे दोस्त यहां पर आप एक्सेस की अनलिमिटेड ग्रोथ देख सकते हो, कितने भी मेरे भाई फूल लगाते जाओ, क्योंकि आपको पता है प्लांट में द ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, अनलिमिटेड। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, प्लांट की एक्सेस ग्रो करती रहती है। अगर प्लांट की एक्सेस ग्रो करती ही रहती है तो प्लांट की एक्सेस जब बढ़ती रहेगी और यंगेस्ट फूल अगर टिप पे आ रहे हैं तो आते चले जाएंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ यहां पर होगी। फेबेसी यानी आपके पी और बीन की फैमिली में ये कंडीशन मुझे देखने को मिलती है। लेकिन इसका उल्टा होता है कहां पर, इसका उल्टा होता है साइमोस में। रेसिमोस में क्या हुआ, रेसिमोस का नाम भी बड़ा है और एक्सेस भी बड़ी है। साइमोस का नाम छोटा, वहां पर आपने क्या किया, सबसे मोटा फूल टिप पे रख दिया, सबसे मोटा फूल टिप पे रख दिया और नीचे जाने की जगह है नहीं। इसके नीचे जा नहीं सकते भाई, इसके नीचे जा नहीं सकते, सबसे मोटा फूल जो है टिप पे खड़ा कर दिया। अब इसके नीचे नहीं जा सकते, सबसे मोटा यहां पे आ गया, इसके नीचे से छोटा, इसके नीचे से छोटा, इसके नीचे से छोटा, इसके नीचे से छोटा, इसके नीचे जा नहीं सकते हो। ये आपका एकदम लिमिट है यहां पर। सबसे मोटा फूल जो है ये आपने टिप पे रख दिया, एकदम टर्मिनेट कर दिया इसको। इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। तो क्या एक्सेस की ग्रोथ आपकी लिमिटेड हो गई मेरे भाई? इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। अब जितने फूल आएंगे इसके बीच में तो आएंगे, समझ लो यहां पे लगा दिया मेरे भाई, इससे थोड़ा छोटा, यहां पे लगा दिया, इससे और छोटा, यहां पे लगा दिया, इससे और छोटा, यहां पे लगा दिया, सबसे छोटा मेरे भाई। फिर भी अब और नीचे नहीं जा पाओगे, लिमिट हो गई, इसके नीचे और नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब एक्सेस की ग्रोथ लिमिटेड हो गई, एक्सेस की ग्रोथ लिमिटेड हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर जो है आपका एक मोटा सा फूल लगा दिया तो आपकी एक्सेस की ग्रोथ लिमिट हो गई। इसके ऊपर नहीं जाओगे, इसके नीचे नहीं जाओगे, लिमिटेड हो गई। वहां कितना भी ऊपर जा सकते हो, यंगेस्ट फ्लावर आपका ऊपर 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 आते ही चला जा रहा है। करेक्ट। इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कह दिया बेसिपेटल सक्सेशन। बेसिपेटल यानी बेसिपेटल में बेस का साउंड आ रहा है, तो यंगेस्ट फूल यहां पर क्या है, बेस पे पाया जा रहा है, यंगेस्ट फूल बेस पे पाया जा रहा है। जब यंगेस्ट फूल टिप पे था इसे क्या कहा हमने, एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल सक्सेशन। लेकिन यंगेस्ट फूल अगर बेस पे है तो इस बेस से शब्द उठाया हमने क्या, बेसिपेटल सक्सेशन। करेक्ट। जो कहां देखने को मिलता है हमको, सोलेनेसी में यानी आलू आय बैंगन की फैमिली में, और लिलिएसी में जो अब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लिलिएसी में यानी कि आपके लिली फैमिली में, और सोलेनेसी में यानी कि आपके पोटैटो में, आय बैंगन में यानी आपके ब्रिंजल में, इन सब में देखने को मिलता है। करेक्ट। पोटैटो में, ब्रिंजल में देखने को मिलता है। कुछ टाइम हाथ बढ़ जाएगा, है ना, तब और बेहतर लिख पाऊंगा मैं और बेहतर समझा पाऊंगा। अभी मेरा ध्यान कई जगह केंद्रित है ना, अलग अलग जगह ध्यान बटा हुआ है। टैबलेट को सीखना है, राइटिंग अच्छी करनी है, पीछे देखना है, यहाँ इस साइड लिखा हुआ है तो उस साइड देखना है, इस साइड लिखा हुआ है तो इस साइड देखना है। कितना पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, मुझे कब पीछे मुड़ना है जब मैं यहाँ पहुंच जाऊँ नीचे वाली साइड। सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स। 10-12-15 मिनट जब हम काम कर लेंगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उस टाइम पर वी कैन परफॉर्म बेटर, है ना। उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे। चेयर डाउन कर लो, चेयर डाउन कर लेता हूं, फिर तो मैं दिखाऊंगा यार, मुंडी मुंडी उल्टी दिखाई देगी मेरी, है ना। अच्छा है नहीं ये मामला। करेक्ट। आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस नाम बड़ा है, एक्सेस भी बड़ी होती जाएगी क्योंकि बड़ी चीज पे छोटी चीज रखनी है। 100 केजी के पत्थर पे 50 केजी का पत्थर, फिर 25 केजी का, 20 केजी का, 10 केजी का, 5 केजी का, 2 केजी का, 1 केजी का रखते चले जाओ। एक्सेस में अनलिमिटेड ग्रोथ होगी क्योंकि एक्रोपेटल सक्सेशन है। यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर 50 केजी का पत्थर रख दिया, अब उसके नीचे 20 केजी का घुसा दिया, उसके नीचे 10 केजी का घुसा दिया, उसके नीचे 5 केजी का घुसा दिया। अब और नहीं घुसा सकते, अदरवाइज सारे पत्थर क्रैश हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। एक लिमिट तक आप नीचे जा सकते हो, उसके नीचे और नहीं जा सकते। तो लिमिटेड ग्रोथ होगी आपकी एक्सेस की। बेसिपेटल सक्सेशन होता है यहाँ पे क्योंकि यंगेस्ट फूल आपका बेस पे है, वहां यंगेस्ट फूल आपका टिप पे था। वो कंडीशन देखने को मिली रेसिमोस आपकी किसमें, फेबेसी के अंदर, और यहाँ ये देखने को मिली आपको सोलेनेसी और लिलिएसी के अंदर, आपकी पोटैटो फैमिली के अंदर, लिली फैमिली के अंदर। ठीक है। अब देखो मेरे भाई आराम से सीखो। और कुछ इन्फ्लोरेसेंसेस हैं जो आपकी नई फैमिलीज की हैं, इनको भी सीख लीजिए एक बार। जैसे जब आप गेहूं को देखते हैं, ये जो आपका गेहूं है इस पे आपको ऐसे स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इस गेहूं पे जब भी कोई आप गेहूं की फसल देखोगे ऐसे स्पाइक्स जैसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक। तो स्पाइक ऑफ स्पिकलेट नाम की इन्फ्लोरेसेंस कहां देखने को मिलेगी, पोएसी फैमिली में यानी वीट की फैमिली में। सीधा सीधा नाम से याद कर लो, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट यानी स्पाइक कहां देखने को मिलेंगे आपको, पोएसी फैमिली के अंदर यानी वीट फैमिली के अंदर। गुरुजी ये बात समझ में आ गई। स्पाइक ऑफ स्पिकलेट कहां, वीट में। वीट की एक इमेज बनाओ दिमाग में, स्पाइक्स आ जाएंगे दिमाग में, बात खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज समझ लीजिए, यहाँ पर भैया आपका सनफ्लावर है, ये जो है आपका सनफ्लावर। अब ये सनफ्लावर आप अपने सर पे रख के बैठे हो भाई, बहुत खूबसूरत लगा आपको, अपने गजरे की जगह जो है आप भाई सनफ्लावर सर पे रख के टांग पे रख के खड़े हो गए। तो सनफ्लावर कहां रख लिया आपने, अपने हेड पे रख लिया। और सनफ्लावर इतना बड़ा होता है कि वो कैप का काम कर रहा है, आपने अपने हेड पे सनफ्लावर रख लिया। जैसे इमेज बनाओ दिमाग में कि सनफ्लावर आपने अपने सर पे रखा हुआ है, तो आपने कैप के तौर पे इसे अपने सर पे रख लिया, तो कैप से शब्द आया कैपिचुलम, और हेड पे रख रखा है आपने कैप को, तो हेड। तो कैपिचुलम या हेड नाम की इन्फ्लोरेसेंस आपको कहां देखने को मिलेगी, कैपिचुलम या हेड नाम की इन्फ्लोरेसेंस आपको कहां देखने को मिलेगी, सनफ्लावर में देखने को मिलेगी। एंड मेरे दोस्त आपने अभी एक चीज देखी थी थोड़ी देर पहले, रेसिमोस। यहां देखिए आपने देखी थी रेसिमोस, आपने देखी थी रेसिमोस। ये आपके दोनों साइड बड़े बड़े फूल निकले, फिर दोनों साइड उससे छोटे फूल निकले, फिर दोनों साइड सबसे छोटे फूल निकले। अगर मेरे दोस्त यहां पर आपके अल्टरनेट फैशन में निकलने लग जाए, अगर अल्टरनेट फैशन में निकलने लग जाए तो वही आपकी एक्सेस है, सेम एक्सेस है।
यहाँ पे आपका एक बड़ा फूल निकला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन अपोजिट नहीं, आप अल्टरनेट फॉर्मेट में निकल रहे हैं। यहाँ देखो अपोजिट फॉर्मेट में निकल रहे हैं, दोनों साइड निकल रहे हैं, दोनों साइड निकल रहे हैं। अगर अपोजिट ना निकल करके अल्टरनेट फॉर्मेट में निकल रहे हैं मेरे भाई, अल्टरनेट फॉर्मेट में निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, या आपका रेसिमोज से मिलती जुलती इन्फ्लोरेसेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसीम कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, रेसीम कह सकते हैं। इसको हम रेसीम कह सकते हैं, जो कि आपका कौन सी फैमिली का मेंबर दिखाएगा, ब्रेसिकेसी का यानी मस्टर्ड का। यही फैमिली आपके सिलेबस में लगभग सबका हो गया, आपका ऑलमोस्ट सबका हो गया। फैबेसी यानी मटर की फैमिली क्या दिखाएगी, आपकी रेसिमोस। आपकी सोलेनेसी यानी आलू बैंगन की फैमिली और लिलियेसी क्या दिखाएगी, आपकी साइमोस। यहाँ पर आपका स्पाइक किसमें देखने को मिला, गुरुजी हमें गेहूं को देखने को मिला, यानी आपका पोएसी में। आपका कैपिचुलम या हेड किसमें देखने को मिला, कैप के तौर पे आपने सनफ्लावर को लगा लिया अपने हेड पे, तो ये फैमिली एस्टेरेसी में देखने को मिला, सनफ्लावर की फैमिली में। एंड मेरे भाई ब्रेसिकेसी में यानी मस्टर्ड फैमिली में आपको क्या देखने को मिला, रेसिम देखने को मिला, व्हिच वाज लुक अलाइक ऑफ रेसिमोस। वैसा ही था, तो आपको क्या देखने को मिला, रेसिम देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा बस आपकी भिंडी की फैमिली रहती है, जिसमें आलू जैसी अधिकतर केसेस में क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आई सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब कालू भाई की बात कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है अपने कालू भाई के डिस्कशन, है ना। यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर कालीचरण। कालीचरण, तो कालीचरण आ गया हमारे लेक्चर में, यही हमारी न्यूमोनिक है। इससे आपको प्लांट के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद हो जाते हैं। कालीचरण आ गया यानी आप आउटर पार्ट से इनर पार्ट में जा रहे हो, आपके फूल के आउटर पार्ट से इनर पार्ट में जा रहे हो। कालीचरण आ गया, आउटर पार्ट से इनर पार्ट में जा रहे हो। गुरुजी क्या हुआ, एक बार बता दो ना। देखो मेरे भाई, काली से हम लोग क्या करेंगे, के से कैलिक्स, चरण सी फॉर आपका हो जाएगा कोरोला, ए फॉर हो जाएगा आपका एंड्रोशम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड जी फॉर गाइनोशम हो जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या हुआ गुरुजी, आराम से यहाँ पर बता दीजिए क्या हुआ। देखो कैलिक्स भी सी से स्टार्ट होता है, कोरोला भी सी से स्टार्ट होता है। तो मेरे भाई अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुजी के किसको लिखा, सी किसको लिखा। भाई कैलिक्स जो है इसको के से लिखते हैं क्योंकि आपका सबसे बाहर की साइड पाया जाता है, तो काली वर्ड से आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। चरण वर्ड से यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ए वर्ड से यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड्रोशम, एंड आपका गाइनोशम जी से आ रहा है। अब देखो एंड्रो वर्ड जो है ये आपका रिलेटेड होता है हमेशा मेल से, जैसे हमारे अंदर भी जो मेल सेक्स हार्मोन है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर एंड्रो वर्ड जो है मेल से संबंधित होता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंड्रोशम कहते हैं। एंड मेरे दोस्त गाइनोशियम, गाइनो शब्द इसमें आ रहा है। आप में से भी कई लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो कई लोग गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे। गाइनो या गायनेक शब्द जो है फीमेल से रिलेटेड होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका गाइनोशियम कहेंगे। अब जाहिर सी बात है बाहर से अंदर की साइड जा रहे हैं, तो आपका कैलिक्स सबसे बाहर की साइड पाया जाएगा, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशम, और सबसे अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे सेंटर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गाइनोशियम देखने को मिलेगा। तो ये सबसे आउटर मोस्ट होल है, होल यानी पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये सबसे आउटर मोस्ट होल है। एंड आपका गाइनोशियम जो है ये सबसे इनर मोस्ट होल है, ये सबसे इनर मोस्ट होल है। आउटर मोस्ट होल आपका कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशम, सबसे अंदर की साइड आपको क्या देखने को मिला, गाइनोशियम देखने को मिला। अब देखिए जो कैलिक्स है ये है क्या, अब देखिए कैलिक्स है क्या। कैलिक्स क्या है मेरे भाई, कैलिक्स आपका सेपल यानी एक फूल का हरा भरा पत्ती जैसा जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं सेपल, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है पूरे फूल की। तो आपका सबसे बाहर पाया जाता है, कोई भी चीज अगर आउटर मोस्ट है तो किसका काम कर रही होगी, सर प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी। तो ये सेपल्स आपके बाहर की साइड पाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में। इसके अंदर की साइड में पेटल, और पेटल क्या होती है, रंग बिरंगी पंखुड़ियां। तो आपकी कलरफुल जो पंखुड़ियां है इसको हमने क्या डाला, पेटल कह डाला। और ये जो पेटल है मेरे दोस्त, ये जो आपकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां है, ये जो कलरफुल पंखुड़ियां हैं, और ये जो आपके सेपल थे हरे भरे, इन दोनों का रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है, गैमीट बनाने में कोई रोल नहीं है। तो इन्हें हम नॉन एसेंशियल होल कहते हैं, या नॉन रिप्रोडक्टिव होल कहते हैं, या एक्सेसरी होल कह रहे होते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन में गैमीट बनाने में डायरेक्टली किसका रोल है, आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, आपके एंड्रोशम का और गाइनोशम का। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इसमें स्टेमन पाई जाएंगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी बहुत डिटेल में, एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जो आपका फीमेल पार्ट है इसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल्स मिलकर के गाइनोशम बनाते हैं। यानी समझ लीजिए एक फूल है उसमें 5 सेपल हैं, पांचों सेपल मिलकर कैलिक्स कहलाएंगे। एक फूल है उसमें 5 पेटल हैं, पांचों पेटल मिलकर के क्या कहलाएंगे, कोरोला कहलाएंगे। एक फूल है उसमें 10 स्टेमन है, ये 10 के 10 स्टेमन मिलकर क्या कहलाएंगे, एंड्रोशम कहलाएंगे। और एक फूल है उसमें लेट्स से 2 आपके क्या है, कार्पल्स है या पिस्टिल्स हैं, ये आपके सारे कार्पल या पिस्टिल, एक हो 2 हो 3 हो, ये मिलकर के क्या कहलाएंगे, आपका गाइनोशम कहलाएंगे। यानी आपका कैलिक्स क्या है, होल ऑफ सेपल्स, सारी सेपल्स को मिलाकर के हमने क्या कह दिया, कैलिक्स, है ना। सारी पेटल्स को मिलाकर के कह दिया कोरोला, सारे स्टेमन्स को मिलाकर के कह दिया एंड्रोशम। एक फूल में जितने भी कार्पल्स हैं उनको मिलाकर के कह दिया गाइनोशम। अब ये वाला जो मेल पार्ट है इसमें मेल गैमीट बनेगा, ये जो फीमेल पार्ट है इसमें फीमेल गैमीट बनेगा। ये मेन रिप्रोडक्टिव होल है, तो इन्हें एसेंशियल होल या रिप्रोडक्टिव होल कह डाला। एसेंशियल होल या रिप्रोडक्टिव होल कह डाला। ये आपके नॉन एसेंशियल हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव है कैलिक्स और कोरोला, तो इनको क्या कह डाला मेरे भाई, आपका एक्सेसरी होल कह डाला, एक्सेसरी होल कह डाला। मेन वो है तो ये एक्सेसरीज, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई आप फोन लेने गए मार्केट में, तो लेने क्या गए हो, फोन मेन चीज क्या है आपकी फोन, लेकिन उसके साथ एक्सेसरी भी मिली, चार्जर वार्जर मिल गए, है ना। लेने फोन गए थे, उसके साथ जो चीजें मुफ्त आ रही हैं वो तो है ही, सेम चीज यहाँ पर आपकी मेन चीज ये है, रिप्रोडक्टिव होल चीज है, इसके साथ जो मुफ्त आ गया थोड़ा बहुत, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेसरी हो जाएगा। ठीक है जी, एकदम करेक्ट गुरुदेव, ये बात चमक उठी, समझ में आ गई। अब फूल के पास को बहुत गौर से देखो, देखो मेरे भाई ये जो फूल है इस पे हमने एक स्टेम बना दी सबसे पहले, है ना, स्टेम या ब्रांच जिस पे फूल लगा हुआ है, ठीक है, इस पे हम फूल बनाएंगे। अब गौर से देखना, ये जो फूल है इसके नीचे पहले डंडी होगी, है ना। अभी वैलेंटाइंस डे गया है, आपको पता है डंडी वाले फूल कितने महंगे मिलते हैं। अगर तुम्हारे नसीब में ये फूल हुआ तो अपने नसीब में तो ना लाड ले, अपने नसीब में तो नहीं है। अगर मेरे भाई तुमने डंडी वाला फूल खरीदा है, डंडी वाला फूल ज्यादा महंगा बिकता है मेरे भाई, जितनी बड़ी डंडी उतना बड़ा आपका दाम फूल का। तो ये जो डंडी है जिस पे फूल टंगा हुआ होता है, इस डंडी पे हम लोग क्या कहते हैं, इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। इसे पेडिसल कह दिया या फूल की डंडी यानी फूल का स्टॉक कह दिया। स्टॉक का मतलब डंडी होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस डंडी के एंड का पार्ट जो सूजा हुआ है इसे रेमो डी सूजा कहते हैं। ये जो आपका इस फूल का एंड का पार्ट सूजा हुआ है इसे हम कहते हैं थैलेमस, या इसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल मतलब नाम से समझ आ रहा है, रिसेप्टेकल यानी एक रिसेप्शन जैसा पार्ट है जो कि आपके सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स को रिसीव करेगा। यानी इस पे सारे के सारे फूल के पार्ट्स अटैच होंगे, ये सबसे चौड़ा पार्ट है, इस पे बाकी सारे फूल के पार्ट्स रिसीव हो रहे होंगे। तो सारे के सारे फूल के पार्ट्स बना लो भाई, सबसे बाहर बना लिया हमने क्या, ये आपके सेपल्स। एक फूल में जितने भी सेपल्स होंगे इनको मिलाकर हमने क्या कह दिया, कैलिक्स कह दिया, केस रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर की साइड क्या होगी, रंग बिरंगी पंखुड़ी यानी आपकी पेटल। एक फूल में जितने भी पेटल होंगे मिलाकर के कोरोला कह देंगे। उसके अंदर की साइड क्या होगा, आपका स्टेमन्स, मेल पार्ट। एक फूल में जितने भी स्टेमन्स होंगे उनको मिलाकर के क्या कह देंगे, एंड्रोशम कह देंगे। और सबसे अंदर की साइड क्या होगी, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन होगी, फीमेल। भैया फीमेल को प्रोटेक्शन देनी भी चाहिए, है ना, फीमेल का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो मेरे भाई सबसे सेंटर पे आपको देखने को मिला फीमेल पार्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोशम कह देंगे। पिस्टिल्स कनेक्ट करके बना होगा। अब देखो अगर आप बाहर से अंदर की साइड जाओ तो सबसे बाहर होगा आपका कैलिक्स, देन कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशम, सबसे अंदर गाइनोशम। यानी जब आप कैलिक्स से गाइनोशम की तरफ जा रहे हो तो आप कहां से कहां जा रहे हो, आउटर टू इनर साइड जा रहे हो, आउटर टू इनर साइड जा रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरी बात दोस्तों सुनिए, ये जो आपके कैलिक्स और कोरोला थे डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट नहीं बना रहे थे, इसलिए एक्सेसरी होल का, एक्सेसरी पार्ट का। जबकि आपके यहाँ पर जो एंड्रोशम गाइनोशम थे ये एकदम एब्सोल्युटली एसेंशियल थे रिप्रोडक्शन के लिए, गैमीट यहाँ पर बनते हैं तो इन्हें क्या कह दिया, एसेंशियल होल कह दिया। ये बात भी आपकी सबसे ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। इतनी बात हमने देखी। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था लीफ जो है, लीफ पे कई बार लीफ के 3 पार्ट थे। सबसे चौड़ा वाला पार्ट जो था उसे हमने कहा था लीफ ब्लेड या लीफ लमाइना, फिर आपके पत्ते की डंडी थी जिसे हमने पेट्यूल कहा था, और एक आपका सबसे नीचे जो पार्ट है इसे कहा था लीफ बेस। अब जो लीफ बेस था
इसके पास कई बार दो छोटे-छोटे हरे-भरे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे जिनका नाम था स्टिप्यूल्स। मैंने आपको बताया था पी के अंदर यानी मटर के अंदर ये स्टिप्यूल्स पाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं दुनिया की हर लीफ में पाए जाएं, लेकिन मटर में पाए जा रहे थे लीफ में आपके स्टिप्यूल्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी ये जो डंडी होती है यानी स्टॉक या पेडिसल होती है, इस डंडी के ऊपर लगा होता है कई बार क्या एक अलग सा स्ट्रक्चर जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। ये ब्रैक्ट भी जरूरी नहीं दुनिया के हर फूल में पाया जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं कि दुनिया के हर फूल में पाया जाए। जिसमें पाया गया उसे कहेंगे ब्रैक्टिएट प्लांट, जिसमें बीआर यानी ब्रैक्ट पाया गया उसे कहेंगे ब्रैक्टिएट प्लांट, और जिसमें ब्रैक्ट नहीं पाया गया उसमें कहेंगे ई ब्रैक्टिएट प्लांट। ई का मतलब है एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट हो गया ब्रैक्ट, ब्रैक्ट आपका दुनियादारी से गायब हो गया। अगर किसी में ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, अगर किसी में ब्रैक्ट नहीं है, जैसे यहां मैंने ब्रैक्ट बना दिया, यहां मैंने ब्रैक्ट बना दिया तो इट इज ब्रैक्टिएट। अगर मैं ब्रैक्ट नहीं बनाता इसका मतलब ब्रैक्ट एलिमिनेट हो गया है, तो ई ब्रैक्टिएट। ई शब्द लग जाता है इसका मतलब दुनिया से कोई चीज ई एलिमिनेट हो चुकी है, गायब हो चुकी है। जैसे तुम्हारी बुद्धि गायब हो चुकी है ना, हमारी तो पता नहीं क्या क्या गायब हो चुकी है। यस, तो इट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का साउंड यहां पर आता है ई ब्रैक्टिएट में। ये जो आपका ब्रैक्ट है स्टिप्यूल्स तो आपका हरा भरा था, फोटोसिंथेटिक था, प्रोटेक्शन कर रहा था। ये जो आपका ब्रैक्ट है ये हरा भरा भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है। गुरुजी दुनिया में अगर कोई चीज हरी भरी है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ये भी आपका प्रोटेक्शन कर सकती है जस्ट लाइक स्टिप्यूल्स। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये कलरफुल है, तो कलरफुल चीजों का काम क्या होता है? कलरफुल चीजों का काम होता है अट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा? ये आपके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब आप इकोलॉजी पढ़ चुके हो, बेहतर तरीके से जानते हो कि अगर एक फूल को अपनी पॉलिनेशन करवानी है, अगर एक फूल चाहता है कि वो पॉलिनेशन कराए तो उसको पॉलिनेटर को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, उसे लुभाना पड़ेगा। तो कई बार हम अलग-अलग बड़े-बड़े कलरफुल फूल देकर के पॉलिनेटर को लुभाते हैं, पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं, जिससे कि वो एक फूल के पास आकर के बैठे, उससे वार्तालाप करे और फूल जो है उस पे पॉलन झाड़ दे। वो जब अगले प्लांट पे जाएगा तो वहां पे पॉलन पहुंचा पाएगा। पॉलिनेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात को गौर से सुनना। इन सम फ्लावर कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंग्विशेबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कुछ फूलों को देखेंगे जहां कैलिक्स और कोरोला में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है बता ही नहीं सकते। वहां आप एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए। जहां कैलिक्स कोरोला में कोई फर्क ही नहीं है, वहां आप दोनों को एक ही शब्द से डिनोट करते हैं। आप उसे ना सेपल कहते हैं, ना उसे पेटल कहते हैं, आप उसे टेपल कह देते हैं। और जो नया शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वो है पेरियंथ। आप यहां पर पेरियंथ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे पी से डिनोट किया जाता है, एंड आप टेपल शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें आप सेपल और पेटल में फर्क ही नहीं कर सकते, वहां आप एक नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ टेपल, जिसे आप पी फॉर पेरियंथ भी कह रहे होते हैं। ये कहां देखने को मिलता है? यूजुअली मोनोकॉट में देखने को मिलता है। यानी आपकी फैमिली लिलिएसी जो पहले मोनोकॉट फैमिली थी हमारे सिलेबस में, अब नहीं है, एंड अब हमारे सिलेबस में जो फैमिली है पोएसी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट? तो जब मैं आपको पोएसी पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आपको देखने को मिलेगी वहां पर क्या? आपको देखने को मिलेगी पेरियंथ, वहां पर बकायदा इसका जिक्र होगा। देन फूल जो है ये आपके यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यानी इनमें सिर्फ मेल पार्ट हो सकता है, यानी सिर्फ फीमेल पार्ट हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अधिकतर जो फूल हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों साथ साथ पाया जा रहा होता है। तो मेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका एक गोला है जिसके ऊपर आपका ऐसा सिंबल बना हुआ है, देन दिस इज बेसिकली योर मेल, ये आपका मेल हो जाता है। एंड एक गोला है जिसके नीचे प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका फीमेल हो जाता है। अगर इन दोनों सिंबल्स को आप मिक्स कर दें, फीमेल वाले को भी यानी नीचे प्लस भी बना दें और ऊपर आपका एरो भी लगा दें, तो आपका क्या हो जाता है? बाइसेक्सुअल का सिंबल आपका तैयार हो जाता है। बाइसेक्सुअल का सिंबल आपका तैयार हो जाता है, यानी मेल फीमेल दोनों चीजों के सिंबल आपने यहां पर तैयार कर दिए। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट गुरुदेव, इतनी बात हमको समझ आ। आर वी डन विद दिस मच कंटेंट? मैंने आपको बताया फूल आपका किसी स्टेम पे लगा रहेगा, उस स्टेम को छोड़ दो। देखो फूल की डंडी जिसे कहा पेडिसल या स्टॉक, उस डंडी का जो रेमोडी सूजा हुआ पार्ट है इसको हमने कह दिया थैलेमस। इस थैलेमस पे फूल के बाकी सारे पार्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। यानी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स सबसे बाहर की साइड, फिर कोरोला, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम, फिर सबसे अंदर आपको गाइनोशियम देखने को मिलेगा। एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव होल हैं, यानी सबसे एसेंशियल होल हैं। कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव होल थे। इस डंडी के ऊपर आपको स्टिप्यूल भी देखने को मिल सकता है। अगर स्टिप्यूल है तो स्टिप्युलेटेड प्लांट, अगर स्टिप्यूल नहीं है सॉरी आपको ब्रैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे पत्ती में स्टिप्यूल था, यहां ब्रैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टेड प्लांट, अगर ब्रैक्ट एलिमिनेट हो चुका है तो ई ब्रैक्टेड प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। कहां ब्रैक्ट होगा कहां नहीं, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। जब सारी फैमिलीज पढ़ाऊंगा उस टाइम बता दूंगा कहां ब्रैक्ट है कहां नहीं। आइए सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सिमेट्री में सीधा सीधा सवाल आता है मेरे दोस्त, और बहुत प्यारा सवाल आता है। चेयर थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूं, प्रॉब्लम हो रही स्क्रीन देखने में, है ना। टैबलेट भी भाई नया ही जुगाड़ है, गिर मर ना जाऊं आज, है ना। हाँ, अब थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। आराम से पढ़ेंगे, मेरे को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, सब तितर बितर हो रखा है ना। थोड़ा सा टाइम दे दो, 10-15 मिनट। आई नो आप में से कुछ को समस्या हो रही होगी, कुछ टाइम में सब सेट हो जाएगा भाई, है ना। या तो मैं सेट हो जाऊंगा या सेटअप सेट हो जाएगा। दोनों में से एक चीज सेट होनी आते हैं। पहले कौन सेट होता है ये देख लेंगे, है ना। आराम से देखो सिमेट्री ऑफ फ्लावर। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे उस टाइम हमने सिमेट्री का जिक्र कर लिया था। हमने बताया था ज्यादातर पॉलीफेरस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी उनकी बॉडी को आप किसी भी एक्सिस पे नहीं काट सकते। जैसे अगर यहां पर मैं एक पॉलीफेरन बना दूं, है ना, लेट्स से ये आपका इररेगुलर सा कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसा मैंने बना दिया। इसको आप किसी भी एक्सिस पे दो बराबर टुकड़ों में नहीं काट सकते। जैसे अगर आप ऐसे काटने की कोशिश करोगे तो भी दो बराबर टुकड़े नहीं हुए, ऐसे काटोगे तो भी दो बराबर टुकड़े नहीं हुए, ऐसे काटोगे तो भी दो बराबर टुकड़े नहीं हुए। आप कैसे भी काटो दो बराबर टुकड़े नहीं होंगे। दिस इज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप किसी भी एक्सिस पे काट सकते हो उसके दो बराबर टुकड़े हो जाएं। अगर वो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है तो ऐसे काट दूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो गए, लेफ्ट एंड राइट ऐसे काट दूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो गए, ऐसे काट दूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो गए, ऐसे काट दूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो गए। गुरुजी ये ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ मैं एक ही एक्सिस पे दो टुकड़ों में काट सकता हूं, सिर्फ एक ही एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे दो टुकड़ों में काट सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे काटने जाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे काटने जाऊंगा तो दो बराबर टुकड़े नहीं हुए। ऊपर देखो बड़ी वाली पेटल आ रही है, नीचे तो छोटी-छोटी पेटल आ रही है, दो बराबर टुकड़े नहीं हुए। ऐसे काटूंगा दो बराबर टुकड़े नहीं होंगे, ऐसे काटूंगा दो बराबर टुकड़े नहीं होंगे। सिर्फ यही वो एक्सिस है जिस पे दो बराबर टुकड़े हो सकते हैं, ओनली एट वन एक्सिस। इसे मैं कह रहा था क्या, इसे मैं कह रहा था बायलेटरल सिमेट्री। यहां चीजें सेम है, बस सिमेट्री का नाम बदल गया। यहां ये वाली जो सिमेट्री है मेरे दोस्त, जहां आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे अगर काटोगे तो उसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। ये वाली जो आपकी सिमेट्री है इसे रेडियल ना बोल के हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं, जिसको हम रेडियल भी कह रहे होते हैं एनिमल के केस में। ये आपका हुआ रेडियल सिमेट्री। अगर मेरे दोस्त यहां पर एक ही एक्सिस पे आप ऑर्गेनिज्म को काट पा रहे हो तो इसे मैं बायलेटरल सिमेट्री तो बोलता हूं एनिमल के केस में। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कह रहा हूं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कह रहा हूं। एंड मेरे दोस्त एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म जो कि इररेगुलर सा है, इसको किसी भी एक्सिस पे मैं नहीं काट सकता, तो यहां पर कोई भी एक्सिस में ले लूं, इस ऑर्गेनिज्म के दो बराबर टुकड़े नहीं होने वाले, तो इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं आपका एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। समझ लीजिए यहां पर मैं एक गोला बना देता हूं, यहां पर मैं गोला बना देता हूं और इस गोले पे मैं बना देता हूं एक छोटी सी आंख। इस गोले पे मैं बना देता हूं एक आंख। एक आंख साबुत है, एक आंख आपकी गायब है। तो मेरे दोस्त ये जो ऑर्गेनिज्म है कैसा हो गया, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इसकी एक आंख है, एक आंख नहीं है, तो कैसा हो गया, काना हो गया। ये कैसा हो गया, काना हो गया। तो काना जो है एक प्लांट है जो आपका एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म है, एसिमेट्रिक है। काना आपका एक ऐसा प्लांट है जो कि एसिमेट्रिक हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि अब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है मेरे भाई, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी एक आंख है एक नहीं है, इसका दो बराबर टुकड़ों में थोड़ी बांट पाओगे, दो बराबर टुकड़ों में थोड़ी बांट पाओगे। यहां पर देखो एसिमेट्रिक हो गया ना, दो बराबर टुकड़े नहीं हुए, यहां आंख है यहां आंख नहीं, तो काना इसका एग्जांपल हो गया। अगर आप देखें यहां पर जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल्स, जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल जहां सिर्फ एक ही एक्सिस पे आप प्लांट को दो बराबर टुकड़ों में काट सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक एग्जांपल है पीजी कॉलेज बंद यानी पी गुलमोहर बीन केसिया, पीजी कॉलेज बंद, पी गुलमोहर बीन केसिया, पीजी कॉलेज बंद। एंड मेरे दोस्त अगर आप बात करें रेडियल सिमेट्री की, अगर आप बात करें रेडियल सिमेट्री की जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल एक्सिस पे काट सकते हैं, मल्टीपल एक्सिस पे काट सकते हैं, तो एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। सर ये कैसे याद करें, मस्टर्ड, दतूरा, चिली?
ये कैसे याद करें सर? ऐसे याद करें, मस्टर्ड दतुरा चिल्ली देख डाले। जैसे ये आपका चिल्ली का शेक चिल्ली का अगर ये मैं फूल लेकर आया हूं तो यहां पर आप इसको देखो, ये आपका पेंटामेरस फूल है। देखो ये आपका एक पेटल हो गया, ये आपका दूसरा पेटल हो गया, ये आपका तीसरा पेटल हो गया, ये आपका चौथा पेटल हो गया, ये आपका पांचवा पेटल हो गया। ये पांच पेटल आपने देखे मेरे भाई। अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे काट रहा हूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे काट रहा हूं तो भी दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। क्या मल्टीपल एक्सेस पे जब मैं शेक चिल्ली को काटूं तो इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे तो क्या एक्टिनोमॉर्फिक है? यहां पर देखिए आपका मस्टर्ड है, मस्टर्ड को अगर मैं काटूं टेट्रामेरस है भाई। यहां पर देखो टॉय 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 टॉय, मस्टर्ड टेट्रामेरस है। यस, यहां पर आपको चार पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। इसको भी अगर मैं काटूं, ऐसे काटूं तो भी दो बराबर टुकड़े, ऐसे काटूं तो भी दो बराबर टुकड़े, मोर देन वन एक्सेस पे काट पा रहे हो तो क्या यहां पर ये भी आपका मस्टर्ड जो है, ये भी आपका मस्टर्ड जो है, ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक हो गया सर। एंड मेरे दोस्त यहां पर जो दतुरा है, दतुरा, इसको भी मैं काटूं मल्टीपल एक्सेस पे तो काट सकता हूं, ये आपका दतुरा है, ये भी हमने काट लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मस्टर्ड दतुरा चिल्ली काट करके देखिए तो तीनों के तीनों एग्जांपल किसके हो गए? एक्टिनोमॉर्फिक हो गए, तीनों को एक से ज्यादा एक्सेस पे हमने काटा। अगर मैं बात करूं यहां पर पी गुलमोहर बीन केसिया की, अगर मैं मटर के जैसा एक फूल ले लूं और गुलमोहर का फूल ले लूं, मटर का फूल भी ऐसा होता है। गौर से देखिए यहां पर ऊपर आपकी दो छोटी-छोटी पेटल्स हैं और नीचे एक बहुत बड़ी पेटल है और बीच में दो आपकी लिटरल पेटल्स होती हैं। इसको मैं सिर्फ इस एक्सेस पे काट सकता हूं भाई। ये जो दो छोटी-छोटी पेटल है दिल जैसी, इनको ऐसे थोड़ी काटूंगा, नीचे देखो दिल की टोपी आ जाएगी और ऊपर जो है दिल का ये आपका बल्ज पार्ट आ जाएगा। तो उसको दो बराबर टुकड़ों में थोड़ी काटूंगा, मैं सिर्फ ऐसे काटूंगा। दिस इज द ओनली एक्सेस जिस पे मैं इस मटर के फूल को, मटर जैसे फूल को दो टुकड़ों में काट सकता हूं। दिस इज द ओनली एक्सेस, इसके अलावा कोई एक्सेस नहीं। तो एक ही एक्सेस पे इसको मैं दो टुकड़ों में काट पाया। सिमिलरली अगर आप गुलमोहर देखें तो गुलमोहर में भी सिर्फ मैं ऐसे काट सकता हूं, सिर्फ ऐसे काट सकता हूं। ऐसे काटने बैठूंगा तो दो पेटल नीचे, एक पेटल आपका ऊपर है, बराबर टुकड़े हुए नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, एक ही एक्सेस पे इसको काटा, एक ही एक्सेस पे इसको काटा, तो दोनों के दोनों क्या है? गुलमोहर और आपका पी जो है ये क्या हो गए? ये मेरे भाई आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल हो गए, जबकि मस्टर्ड दतुरा चिल्ली जो है ये आपके क्या हो गए? ये आपके एक्टिनोमॉर्फिक हो गए। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब देखो यहां पर इनके सिंबल्स वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से मेरी बात को सुनना। अगर ये सिंबल है, ये सिंबल प्लस का क्यों दिया? कोई भी सिंबल दे देते, हमने प्लस का ही क्यों दिया? एक्चुअली ये प्लस नहीं है, हम इसको बोलते प्लस है, एक्चुअली इट इज नॉट प्लस। आराम से देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक आपकी चीज है, एक आपका ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं कम से कम दो एक्सेस पे काट पा रहा हूं, कम से कम दो एक्सेस पे काट पा रहा हूं, मिनिमम दो एक्सेस पे काट दिया। एक बार दो टुकड़े कर दिया, दूसरी बार भी इसके दूसरी एक्सेस से दो टुकड़े कर सकता हूं। यानी अगर मैं किसी चीज को एक ही एक्सेस से काट सकता हूं तो ये तो जाइगोमॉर्फिक है। अगर मैं एक से ज्यादा एक्सेस से काट रहा हूं तो कम से कम दो एक्सेस मुझे दिखानी पड़ेंगी। तो मैंने प्लस का साइन बनाकर क्या किया है? दो एक्सेस दिखा दी। प्लस का साइन बनाकर मैंने क्या किया कि भाई किसी चीज को मैं एक और दो एक्सेस पे काट सकता हूं तो वो आपकी क्या हो जाती है? एक्टिनोमॉर्फिक। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे दोस्त में परसेंटेज का साइन बना रहा हूं, ये परसेंटेज का साइन बना रहा हूं अगर मैं जाइगोमॉर्फिक में, तो परसेंटेज नहीं, ये क्या है कि एक एक्सेस है मेरे पास, इस एक एक्सेस से मैंने ऑर्गेनिज्म के दो टुकड़े कर दिए, एक एक्सेस बना रहा हूं मैं, परसेंटेज में एक एक्सेस बना के दिखाई मैंने, जबकि प्लस के सिंबल में मैंने कम से कम दो एक्सेस बनाए, मिनिमम दो एक्सेस बनाए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो एग्जांपल क्या हो गया? अगर सारे एग्जांपल्स कंसोलिडेट कर दूं तो एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया मस्टर्ड दतुरा चिल्ली, काट के देख लिया। एंड मेरे दोस्त यहां हो गया पीजी कॉलेज 1 पी गुलमोहर बीन केसिया। एंड मेरे भाई आपका एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या हो गया? एसिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया मिस्टर काना, क्योंकि काना है तो दो बराबर टुकड़ों में इसको हम लोग नहीं तोड़ पाए, मिस्टर काना यहां पर एग्जांपल हो जाता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। इतनी बात हमको समझ में आ गई। यहां तक की बात समझ में आई? एक बार यस और नो बोल दीजिएगा चैट सेक्शन, यहां तक की बात समझ में आ गई? मुझे बस चैट सेक्शन में लिख के बताओ, आप लोग क्या हो? बायलेटरल सिमेट्रिकल हो, रेडियल सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो, आप लोग क्या हो? एक बार बताओ, आप लोग क्या हो? किस टाइप की सिमेट्री आपके अंदर? यस, आप लोगों में किस प्रकार की सिमेट्री? सर हमारे अंदर बायलेटरल सिमेट्री, हमें दो टुकड़ों में काटा जाता है एक ही एक्सेस पे। अगर बीच से हमारे टुकड़े कर दिए भाई, यहां पे आदमी बना रखा है, वीपू भाई बना के इसके दो टुकड़े कर डाले, नीचे टांग आ गई, ऊपर वीपू भाई की मुंडी आ गई, दो बराबर टुकड़े नहीं हुए। लेकिन मेरे भाई अगर आप ऐसे काटोगे, अगर आप ऐसे काटोगे तो दो बराबर टुकड़े कर पाओगे ना, एकदम बीच में से ही चीज डाला, तो देयरफॉर यहां पर क्या हो गया? आपका बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिल गई। करेक्ट। इस टॉपिक से एक और टॉपिक बताऊंगा, और इस टॉपिक से 4 नंबर का काम गारंटी है आपके पेपर में, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का काम रखा हुआ है मेरे भाई, एकदम हाथ में रखा हुआ है। बहुत बहुत से समझना इस चीज को, बहुत प्यार से समझना, जितनी बार सुनना है उतनी बार सुनना, जितनी बार समझना है उतनी बार समझना। एग्जांपल याद कर ले गए, फैमिली पढ़ने में भी आसानी होगी और 4 नंबर का काम मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम कह रहा हूं और भी आ सकता है। आराम से सुनो, प्यार से सुनो। पोजीशन ऑफ अदर फ्लोरल होल्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। ओवरी यानी फीमेल पार्ट के कंपैरिजन में बाकी पार्ट्स की पोजीशन क्या है, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। आराम से सुनिए इस बात को कि यहां पर क्या हुआ। मेरे भाई मैंने कहा ओवरी जो है हो सकता है बाकी पार्ट से लोअर लेवल पे पाई जाए, ओवरी का लेवल नीचे हो, बाकी पार्ट ऊपर हो। ओवरी फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये स्टेमन के पार्ट नहीं है बल्कि आपका पिस्टल के पार्ट है, तो मेल का पार्ट नहीं हुआ, फीमेल का हुआ। करेक्ट। अगर मेल का डायग्राम देखें तो मेल का जो स्टेमन होता है इसमें दो चीजें होती हैं, आपका गोल मेटल एंकर और नीचे फिलामेंट, ये मेल का स्ट्रक्चर है। फीमेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है, दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो ये फीमेल का पार्ट है। मैं कह रहा हूं इस ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी चीजें इसके ऊपर है या नीचे है या सेम लेवल पे है, समान लेवल पे है, ये हम लोगों को जज करना है। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। यानी फीमेल की जो ओवरी है उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी चीजों का लेवल देख रहे होंगे, लेवल निकाल रहे होंगे। यहां पे देखिए पहली चीज है इट इज हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है डाउन यानी नीचे। एंड गाइनस का मतलब क्या होता है? गाइनस का मतलब, गाइनस के नाम से समझ में आ रहा है, गाइनस का मतलब क्या हुआ? गाइनोशियम, गाइनोशियम का साउंड आ रहा है। गाइनस का मतलब गाइनोशियम का साउंड आ रहा है, यानी गाइनोशियम के नीचे है बाकी सारे पार्ट। बाकी सारे पार्ट फूल के जितने भी पार्ट है गाइनोशियम के नीचे हैं, यानी गाइनोशियम सबसे ऊपर है। इट मींस गाइनोशियम इज सुपीरियर, गाइनोशियम इज सुपीरियर, गाइनोशियम सबसे ऊपर है। मुझे ये बात पता लगी। आराम से देखो कैसे क्या हुआ भाई। ये आपकी ओवरी है, इस लेवल पे आपको देखने को मिल रही है ओवरी। इस ओवरी के नीचे सारे के सारे पार्ट हैं, स्टेमेंस इस लेवल से राइज हो रहे हैं, मेल पार्ट, उसके नीचे से आपके पेटल राइज हो रहे हैं और उसके नीचे से आपके सेपल राइज हो रहे हैं। सारे नोड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां मेरा एरो है वहां सारे नोड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यस, यानी यहां पर देखिए सबसे नीचे से आपके अराइज हो रहे हैं क्या? आपके सेपल्स, उसके ऊपर से पेटल्स और सबसे ऊपर से आपका स्टेमन अराइज हो रहा है। एंड उसके भी ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ओवरी देखने को मिल रहा है, यानी ओवरी इज अबव ऑल द पार्ट, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे ओवरी क्या हो जाती है? सुपीरियर हो जाती है। ओवरी क्या हो जाती है? सुपीरियर हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी कंडीशन या हाइपोगाइनस कंडीशन। अब गाइनोशियम सबसे ऊपर है, बाकी सारे पार्ट नीचे हैं, बाकी सारे पार्ट को हम डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी सबसे ऊपर आ गई, डंडा सबके नीचे रख दो। बाकी सारे पार्ट नीचे है, गाइनोशियम सबसे ऊपर है, तो जी ऊपर रख दो, डंडा नीचे रख दो, सिंपल। बाकी आगे देखो, आगे देखो आपका एपिगाइनस कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन देखो, एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस, एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर, अबव। एपी का मतलब होता है अबव, और गाइनस का मतलब वही आपका गाइनोशियम, यानी आपका गाइनोशियम के ऊपर सारे पार्ट होंगे। यहां पर क्या हुआ मेरे भाई? बहुत तगड़ी चालबाजी हो गई। यहां पे बहुत तगड़ा खेल हुआ है, बहुत खतरनाक खेल हुआ है। आराम से मेरी बात को सुनिए। मैंने क्या कहा? यहां पर आपका फूल की जो डंडी थी, जैसे हम पेडिसल कह रहे थे, उसका लास्ट पार्ट था, सूजा हुआ पार्ट था, इसको हम थैलेमस कहते हैं। ये थैलेमस आपका ओवरी के ऊपर चला गया। ये कहता है ओवरी के सर पे बैठ जाऊंगा, जाकर मैं ओवरी के सर पे बैठ जाऊंगा। ये जो आपकी ओवरी है, इसके सर पे जाकर के बैठ गया थैलेमस, ऊपर जाके फ्यूज हो गया। यहां पर बोला ओवरी के एकदम सर पे बैठ जाऊंगा, इसके ऊपर जाके बैठ जाऊंगा, बाकी पार्ट को कहूंगा भाई तुम यहां से हो, यहां से हो, सारे पार्ट ओवरी के ऊपर से ऐसा कर दिया भाई ने। यानी ये जो थैलेमस था ये आपका ऊपर चला गया, ओवरी के ऊपर चला गया, एकदम ऊपर चला गया ओवरी के।
और यहाँ जाकर इसके सर पे बैठ के बोला बाकी पार्ट यहाँ से होगा, ओवरी जो है सुपीरियर होने का घमंड था इसको, एकदम इसके सर पे ना चाहिए। तो बाकी सारे पार्ट ऊपर हो गए, ओवरी के ऊपर हो गए, एपी हो गए गायनोशियम के, एपी मतलब ऊपर हो गए किसके, गायनोशियम के। तो सिंबल कैसा हो जाएगा, सिंबल कैसा हो जाएगा सर, जी का मतलब आपका गायनोशियम और बाकी पार्ट्स इसके ऊपर चले गए तो डंडा ऊपर लग जाएगा, डंडा ऊपर लग जाएगा। इसे कहते हैं एपिगाइनस कंडीशन। एंड मेरे दोस्त जो बचा दैट इज पेरीगाइनस कंडीशन। पेरी का मतलब होता है पेरिफेरी यानी चारों ओर। समझ लीजिए मेरे भाई सेंटर पे आपकी ओवरी है, बाकी सारे पार्ट इसके चारों ओर जाते हैं और चारों ओर जाकर के क्या कर रहे होते हैं, लगभग सेम लेवल से आपका बाकी पार्ट्स निकल रहे होते हैं, लगभग सेम लेवल से। जैसे देखिए ये आपकी ओवरी है, थैलेमस इस ओवरी के सर पे नहीं बैठा बल्कि इसके पेरिफेरी पे चला गया। ये आपकी ओवरी है, थैलेमस इसके सर पे नहीं बैठा बल्कि आपका पेरिफेरी पे चला गया और यहां से बाकी सारे पार्ट उग रहे हैं, यहां से बाकी सारे पार्ट उग रहे हैं, यहां से आपका बाकी सारे पार्ट उग रहे हैं। करेक्ट है। इसको हमने क्या कह दिया, इस कंडीशन को हमने कह दिया पेरीगाइनस कंडीशन, यानी बाकी सारे पार्ट जो थैलेमस था ये आपका ओवरी की पेरिफेरी पे चला गया, ये आपका ओवरी की पेरिफेरी पे चला गया एंड यहां से बाकी सारे पार्ट उगना शुरू हो गए, उगना शुरू हो गए। करेक्ट, एकदम सही। अब एक बात आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आराम से सुनो। अगर मेरे दोस्त पहला केस है हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपो का मतलब नीचे, गाइनस मतलब गायनोशियम के, सारे पार्ट अगर गायनोशियम के नीचे, सारे पार्ट अगर ओवरी के नीचे, तो ओवरी सबसे ऊपर है, इसे हमने क्या कहा सुपीरियर ओवरी, सर इसे हमने कहा सुपीरियर ओवरी। इस कंडीशन को हमने कहा एपिगाइनस, सारे पार्ट ओवरी के ऊपर आ गए, एपी मतलब ऊपर आ गए, गाइनस मतलब गायनोशियम के, सारे पार्ट ओवरी के ऊपर आ गए, ओवरी सबसे नीचे है, इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहेंगे सर, इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहेंगे, इंफीरियर ओवरी कहेंगे। यहाँ ये जो पेरीगाइनस कंडीशन है इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये जो पेरीगाइनस कंडीशन है इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द क्या है मेरे दोस्त, आराम से लिखो अपनी कॉपी में, अगर लिख सकते हो तो इसे हमने क्या कहा, हाफ इंफीरियर, इसे हमने कहा हाफ इंफीरियर। गुरुजी हाफ इंफीरियर क्यों कहा, हाफ सुपीरियर भी तो कह सकते थे, हाफ इंफीरियर क्यों कहा, आराम से देखिए। अगर मेरे दोस्त मैं इसका लेवल नापने जाऊं, अगर मेरे दोस्त ये जो आपका थैलेमस ग्रो हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आपका ओवरी के लगभग सेम लेवल पे है, ये जो थैलेमस ग्रो हुआ है ओवरी के लगभग सेम लेवल पे है, सर इस केस में तो मैं मान भी लूंगा ओवरी के सेम लेवल पे, ओवरी को काट रहा है, इस लेवल पे तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ओवरी के ऊपर ही बैठा हुआ है, हल्का सा ओवरी को इंफीरियर फील कराना चाह रहा है। यानी अधिकतर केस में हमें ये लगता है कि ओवरी सच में इंफीरियर है, इस केस में भी ऐसा हमें प्रतीत होता है नहीं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि ओवरी इस केस में भी इंफीरियर ही रह गई, क्योंकि थैलेमस जब ग्रो हुआ तो वो ग्रो होकर के एक्चुअल में इससे ऊंचा ही दिखाई दे रहा है कुछ करके, इसीलिए इसको हाफ इंफीरियर कहा, हाफ सुपीरियर नहीं। ओवरी कभी भी सुपीरियर नहीं दिखाई देगी, या तो सेम लेवल पे दिखाई देगी या नीचे ही दिखाई देगी, इंफीरियर दिखाई देगी, सुपीरियर नहीं दिखाई देगी, इसलिए इसको हमने कहा हाफ इंफीरियर कहा, ना कि हाफ सुपीरियर का। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको पहचानना हो ये सारे एनसीईआरटी डायग्राम में, अगर आपको पहचानना हो अगर ओवरी सबके सर पे बैठ गई है, जाके ओवरी सबके सर पे बैठ गई, यहां देखो बाकी सारे अलग अलग नोट्स से पार्ट निकल रहे हैं, ओवरी सबके सर पे बैठी है, तो मेरे दोस्त यहां पे सुपीरियर ओवरी कंफ्यूजन ही नहीं है। यहां पे थैलेमस ओवरी के सर पे बैठ गया, थैलेमस ओवरी के सर पे बैठ गया और बाकी पार्ट साफ साफ ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया इंफीरियर ओवरी। और बच गई जो आपके केसेस जहां थैलेमस एकदम इसके सर पे नहीं बैठ रहा है बल्कि पेरिफेरी पे आ गया है, पेरिफेरी पे आ गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेरीगाइनस कंडीशन की पेरिफेरी पे आ गया। अब मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एग्जांपल को बहुत गौर से सुनिए। हाइपो का मतलब था, हाइपो का मतलब था नीचे, गाइनस का मतलब था गायनोशियम के नीचे, बाकी सारे पार्ट गायनोशियम के नीचे थे, ओवरी के नीचे थे, है ना। हाइपो का मतलब क्या था, नीचे यानी डाउन, डाउन। तो मेरे भाई जब आप घर से निकलते हैं तो क्या डाउन करके निकलते हैं सर, हम एमसीबी डाउन करके निकलते हैं, एमसीबी डाउन करके निकलते हैं। तो एमसीबी से क्या हो गया, डाउन, यानी ये हाइपोगाइनस कंडीशन की बात हो रही है। एमसीबी का मतलब क्या हो गया, यहाँ तीन एग्जांपल हो गए, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। एमसीबी यहाँ डाउन हो गई, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, एमसीबी डाउन से हमने याद कर दिया, यानी जहां पे आपके बाकी पार्ट्स डाउन है वहां पर एमसीबी कंडीशन आएगी। अगर आप बात करते हैं एपिगाइनस कंडीशन की तो समझो मेरे भाई नीट का पेपर निकल गया, मस्त चिल मारने जा रहे हो बीच पे, गोवा वाली बीच पे चले गए ना, एकदम मस्त कच्चा बनियान पहन के, और वहां पर जाकर अब तुम्हारी उम्र छोटी है, बड़ी हो तो भी भाई नशा वशा मत करना, आराम से गए, कोक ले गए, एपिफिस ले गए, चिप्स कुरकुरा ले गए, मस्त आराम से बैठे हो, तो यू आर गेटिंग सनरेज, यू आर गेटिंग सनरेज। कोक और एपिफिस अपना खुद लेके गए थे सन बात लेने, बीच पे लेके गए उल्टे जाकर के, है ना। तो यहां पर आपने क्या किया, एपिफिस मतलब, एपी का मतलब एपिगाइनस कंडीशन की एग्जांपल है, एपिगाइनस कंडीशन की एग्जांपल है। कोक का मतलब है, कोक का साउंड आ रहा है कुकुम्बर, कुकुम्बर, कोक का साउंड आ रहा है कुकुम्बर। गेट का मतलब है, जी का मतलब है आपका गुआवा, एंड आपका सन रेज का मतलब है, दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, सन रेज में इसका मतलब है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में दो प्रकार की फ्लोरेट्स आपकी होती हैं, इसमें से रे फ्लोरेट में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देखिए ये आपका सनफ्लावर है, इसमें एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट। ये आपका डिस्क फ्लोरेट, ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज द डिस्क फ्लोरेट। एंड इसके ऊपर ये जो पंखुड़ियां से निकल रही हैं, ये आपकी सूरज की किरणों की तरह, सूरज की रेज की तरह निकल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट कहते हैं, इन्हें हम रे फ्लोरेट कहते हैं। सूरज की किरणों की तरह, सूरज की रेज की तरह निकलेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, रे फ्लोरेट कह डालेंगे। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। तो ये जो आपको पंखुड़ियां देखने को मिली, दीज आर रे फ्लोरेट, और नीचे जो आपकी ये वाली डिस्क बन रही है, इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, डिस्क फ्लोरेट कह दिया। दो प्रकार की फ्लोरेट्स है, तो हमने कहा यहाँ पर रे फ्लोरेट में क्या है आपका एपिगाइनस कंडीशन है। अब मुझे एक चीज बताओ मेरे भाई मेरे लाल, एक चीज मुझे बताओ, समझ लीजिए मैंने पंखुड़ी तोड़ ली इसकी, एक पंखुड़ी तोड़ ली जो ऐसी दिखाई दे रही है, एक पंखुड़ी तोड़ ली जो ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई देती है, यस गुरुजी कुछ ऐसी दिखाई देती है, ये मैंने एक पंखुड़ी तोड़ी। ये जो पंखुड़ी है इसकी सिमेट्री क्या होगी, एक्टिनोमॉर्फिक या ज़ाइगोमॉर्फिक। सर क्या इस पंखुड़ी को आप दो बराबर टुकड़ों में काट सकते हैं, अलग अलग एक्सिस पे, इस पे काट सकता हूं मैं, नहीं काट सकता। नीचे आपकी पतली है, ऊपर मोटी है, इस एक्सिस पे नहीं काट सकता मैं, सिर्फ इस एक्सिस पे मैं इस पंखुड़ी को दो टुकड़ों में काट सकता हूं, सिर्फ इस एक्सिस पे। एक ही ऐसी एक्सिस है जिसपे मैं इस पंखुड़ी को दो एक्सिस पे काट सकता हूं, दो बराबर टुकड़े कर सकता हूं, यस, ऐसे वाली पे नहीं काट सकता। अर्थात अगर मैं इस पंखुड़ी को दोबारा बनाऊं, थोड़ा ढंग से बनाऊं, इज्जत पूर्वक बनाऊं, सम्मान पूर्वक बनाऊं, ये हमारी पंखुड़ी है, इसको मैं सिर्फ ऐसे काट पाऊंगा दो बराबर पार्ट्स में, ऐसे नहीं काट पाऊंगा। देयर इज ओनली वन एक्सिस जिस पे मैं इस पंखुड़ी के दो बराबर टुकड़े कर सकता हूं, तो ये कैसी हो गई, परसेंटेज का साइन बन जाएगा, ये आपकी कैसी हो गई, ज़ाइगोमॉर्फिक हो गई। लेकिन अगर मैं डिस्क फ्लोरेट की बात करता हूं, अगर मैं डिस्क फ्लोरेट की बात करूं तो एक डिस्क फ्लोरेट कैसी होगी, डिस्क जैसी होगी, एक डिस्क फ्लोरेट कैसी होगी आपकी, डिस्क जैसी होगी। अरे भगवान आज तो नई चीज सीखने को मिल रही, इतना भी नहीं जीवन में चाहो तो मुझे नई चीज सीखने का। अगर मैं डिस्क फ्लोरेट की बात करूं, ये डिस्क है, इसको तो मैं अलग अलग टुकड़ों में काट दूंगा ना, इसको ऐसे भी काट दूंगा, 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 इसको तो अलग अलग टुकड़ों में काट दूंगा, सीधी लाइन नहीं बन रही है, आज तो हाथ कब कब आ गया भैया, अलग अलग टुकड़ों में काट दूंगा, तो ये क्या होगी, इसमें तो प्लस का साइन बन जाएगा आराम से, ये क्या होगी, एक्टिनोमॉर्फिक हो गई। यानी डिस्क फ्लोरेट की खास बात यह है कि एक्टिनोमॉर्फिक होती है, रे फ्लोरेट की खास बात यह है कि ये क्या होती है आपकी, ज़ाइगोमॉर्फिक होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए इसी छोटे से टॉपिक से, इसी छोटे से डायग्राम से, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर नियमावली देखी कि आप सनरेज लेने गए हो, गेट सनरेज, कोक एंड एपिफिस। एपी का मतलब एपिगाइनस कंडीशन, कोक यानी कुकुम्बर, सनरेज यानी रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, एंड गेट का मतलब हो गया जी फॉर गुआवा, गुआवा। करेक्ट, वहां एमसीबी डाउन, एमसीबी का मतलब हो गया आपका मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका पेरीगाइनस में यही शब्द उठा लेंगे हम लोग, पीआरपी, पीआरपी दैट इज प्लम रोज पीच। इस प्लम रोज पीच पे कम से कम 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपको ये भी याद रहेगा कि प्लम रोज पीच आर एग्जांपल ऑफ पेरीगाइनस कंडीशन, ये चीज ही आपको 4 नंबर दिला के ले जाएगी। इतना भी याद करके 4 नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे। बहुत रिपीटेड सवाल है ना, एग्जामिनेशन का सबसे रिपीटेड सवाल है इस चैप्टर में से। करेक्ट, तो आपका यहाँ एग्जांपल हो गए,
गेट सनरेज कोक एंड एपिफिस, एपी माने एपिगाइनस कंडीशन, कोक यानी कुकुम्बर, सनरेज दैट इज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड गेट का मतलब हो गया आपका गुआवा। यहां पर अगर आप देखें एमसीबी डाउन यानी जहां पर हाइपोगाइनस कंडीशन है वहां एमसीबी यानी मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल आपका हो जाएगा, एंड पीआरपी यानी प्लम रोज पीच आपको देखने को मिला पेरिगाइनस के केस में। आज समझ में एक बार इसके सवाल सॉल्व कर लो भाई, एक बार सवाल सॉल्व कर लो, बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अब धनाधन सवाल सॉल्व करते हैं, आराम से देखिए एक बार सवाल है क्या। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 में कभी कहते हैं इन फ्लोरल फॉर्मूला, ये जो प्लस का साइन है इट स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक, गलत बात हो गई, परसेंटेज जाइगोमॉर्फिक के लिए होती है, प्लस एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, एंड जी के नीचे डंडा है तो सुपीरियर ओवरी है भाई, जी के नीचे डंडा है इसका मतलब जी सबसे ऊपर तो सुपीरियर ओवरी, जी के ऊपर डंडा है इसका मतलब जी सबसे नीचे तो इंफीरियर ओवरी, और जी के साथ सेम लेवल पे बाकी सारे पार्ट्स हैं तो ये हो जाएगी हाफ इंफीरियर, यानी लगभग लगभग सेम लेवल पे आपको सारी चीजें देखने को मिल रही हैं तो हाफ इंफीरियर हो जाती है। जी के सामने डंडा आप लगा देते हो तो दूसरी बात आपकी करेक्ट है, पहली गलत है और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो पहली गलत है दूसरी आपकी करेक्ट हो जाएगी, उत्तर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी आ गया उत्तर आपका क्या आना चाहिए मिस्टर, डी आ जाना चाहिए। अगला देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के चार एग्जांपल थे, पीजी कॉलेज 1 पी गुड मोहर बीन केस, ढूंढ डालो भाई, पी मिल गया हमें। मस्टर्ड दतूरा चिली आपके क्या थे, एक्टिनोमॉर्फिक थे, यहां पेटूनिया दिया हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा, पेटूनिया क्या हो जाएगा, एक बार लिंक लगाओ, पेटूनिया क्या हो जाएगा सर, पेटूनिया क्या हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूं, एसपीडी से याद किया था सर जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहे थे, हमने बताया था सोलेनम पेटूनिया और दतूरा ये आपके क्या है, ये आपके सोलेनेसी के मेंबर है, एसपीडी सोलेनेसी के मेंबर, सोलेनम पेटूनिया और दतूरा सोलेनेसी के मेंबर है, तो मेरे भाई दतूरा भी सोलेनेसी का है ना, चिल्ली भी सोलेनेसी का है, तो मेरे भाई पेटूनिया भी सोलेनेसी का है, तो इसमें भी सेम सेम होगी ना अरेंजमेंट, तो इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाएगी ना कि आपकी जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इसमें मिली पी गुलमोहर बीन केस में, करेक्ट है, करेक्ट है। आइए गिवन मिला टू स्टेटमेंट, वन इज लिबर्टी असर्शन, दूसरा है आपका रीजन। असर्शन कहता है अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल से बनता है, शूट पे बनता है तो मॉडिफाइड शूट है, जहां शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल चेंज हो जाते हैं कुछ फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक है एकदम सही बात है। रीजन है इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड, इंटरनोड छोटा हो जाता है शूट का टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स अलग अलग नोड पे बनते हैं और फिर इंटरनोड छोटा हो जाता है, नोड से पत्तों की जगह आपके फूल के पार्ट राइज होने लग जाते हैं। अगर नॉर्मली नोड है तो उसमें पत्ता होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आपके फूल बनने की तो जो नोड से हमसे अलग अलग फ्लोरल पार्ट राइज हो रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोस्पर्म, गाइनोस्पर्म राइज हो रहे हैं और आपका फिर आगे बढ़िया तरीके से एक्सिस कंडेंस होती जा रही है। रीजन भी सही है और करेक्ट रीजन भी है भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट रीजन भी है, एकदम सही बात कि फूल बनता है आपका शूट की मॉडिफिकेशन से, और एक्चुअल मॉडिफिकेशन के दौरान क्या हुआ, अलग अलग नोड पे अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स आए और मेरे भाई फिर एक्सिस कंडेंस हो गई तो सारा का सारा फूल जो है उसके पार्ट्स एक साथ आपको दिखाई देने लगे, करेक्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोस्पर्म विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, यहां पर देखिए फूल का पता लगाइए। अब गौर से एक बात को देखना यहां पर ना, मेरे भाई ये थैलेमस एकदम ओवरी के सर पे चढ़ के बैठा है यानी एकदम इंफीरियर नहीं है, और ना सारे के सारे पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं यानी एकदम आपका सुपीरियर भी नहीं है, तो बचा आपका एक ही केस, ना ये सुपीरियर है ना ये इंफीरियर है, तो बचा आपका ले देकर एक ही केस जिसे हम कहते हैं हाफ इंफीरियर, जिसे हम कहते हैं हाफ इंफीरियर। ये आपको क्या देखने को मिलेगी, पेरिगाइनस कंडीशन है दोनों ही केसेस में, ऑप्शन आ जाएगा मिस्टर 2, आसानी से पहचान लेंगे हम लोग, पेरिगाइनस कंडीशन है दोनों ही केस में। अगर थैलेमस आगे इसके सर पे बैठता था और यहां से सारे पार्ट्स निकल रहे होते बाकी ऊपर से, तो हम इसको कहते हैं कि हां भाई आपकी ऐसी कंडीशन है जहां इंफीरियर ओवरी है। अगर बाकी सारे पार्ट एकदम ओवरी के नीचे से निकल रहे होते तो हम कहते हैं भैया सुपीरियर ओवरी है, लेकिन यहां आपका पेरिगाइनस कंडीशन है, मिस्टर बी बिकम्स योर राइट ऑप्शन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में आपने तीन चीजें देखी थी, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली में से पकड़ डालो दतूरा आपको मिल जाएगा, मस्टर्ड दतूरा चिल्ली में से पकड़ डालो दतूरा आपको मिल जाएगा, करेक्ट है एकदम करेक्ट है सर, सिंपल याद होना चाहिए, पी गुलमोहर बीन केस फॉर जाइगोमॉर्फिक एंड आपका मस्टर्ड दतूरा चिल्ली फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। यहां देखिए मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कर देते हैं भाई, जाइगोमॉर्फिक है पी गुलमोहर बीन केस, देखो हमें क्या मिलता है, पी गुलमोहर बीन केस मिल गया है ना, तो आपको क्या मिल गया 3 मिल गया, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 एक में आंसर निकल गया। पर और देख लेते हैं आपका एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन में क्या था आपका गेट सनरेज कोक एंड एपिफिस, एपिफिस मतलब एपिगाइनस कंडीशन, कोक यानी कुकुम्बर, सनरे यानी रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड जी का मतलब क्या था आपका गुआवा। देख लो मेरे भाई क्या मिल रहा है आपको, कुकुम्बर मिल रहा है, सीधा सीधा मार्क हो जाएगा। पेरिगाइनस में था पीआरपी प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच सीधा सीधा मार्क हो जाएगा। हाइपोगाइनस में आपका एमसीबी मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, तो आपका सीधा सीधा मार्क हो गया। यहां पर आपका क्या बी का 1 नीचे वाले दो में है ना, हां तो ऑलमोस्ट आंसर तो हमारा पहले निकल गया था, सारा हमने मार्क कर दिया था, उत्तर क्या रहता है डी आ जाता है। आइए फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, वही पी गुलमोहर बीन केस या पी गुलमोहर बीन केस या मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल है ना, यहां पे क्या है आपका मस्टर्ड में काट के दिखाया था, मस्टर्ड ऐसा था टेट्रामेरस दो टुकड़ों में काट दिया था, इसके अलावा दतूरा चिल्ली को भी काट दिया था, ये भी नहीं होगा, मस्टर्ड भी नहीं होगा, दतूरा चिल्ली भी नहीं होगा, पी गुलमोहर बीन केस या पी गुलमोहर बीन केस या बी और सी सही होता है, मिस्टर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। यस मिस्टर बी सी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका सवाल इजीली निकल गया। एग्जांपल याद है तो यहां के क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे ना, जब तक ये सेट नहीं हो जाती है टैप। रे फ्लोरेट जो है दे हैव, रे फ्लोरेट में कैसी आपकी कंडीशन होती है, रे फ्लोरेट किसमें होता है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर की हम लोग बात कर रहे हैं, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो सनफ्लावर में जो रे फ्लोरेट होते हैं, दो प्रकार के फ्लोरेट है, एक आपकी डिस्क है तो दिस इज डिस्क फ्लोरेट, सर्कुलर से डिस्क है दिस इज डिस्क फ्लोरेट, इसके ऊपर लगे होते हैं आपके क्या रे फ्लोरेट, ये आपके रे फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट में आपको क्या मिला था, सन रेज, गेट सन रेज कोक एंड एपिफिस, एपिगाइनस कंडीशन के एग्जांपल थे। एपिगाइनस कंडीशन मतलब आपकी यहां पर इंफीरियर ओवरी थी, इंफीरियर ओवरी थी, तो क्या हो जाएगा, इंफीरियर ओवरी हो जाएगी, मिस्टर डी हो जाएगा, यस इंफीरियर ओवरी हो जाएगी, यानी यहां पर एपिगाइनस कंडीशन हो जाएगी, एपिगाइनस कंडीशन हो जाएगी, करेक्ट है एकदम ठीक है। आइए ओवरी इज हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर यानी आपका पेरिगाइनस कंडीशन, हाफ इंफीरियर यानी पेरिगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन किसमें थी, पीआरपी यानी प्लम पीच रोज में, प्लम पीच रोज में से प्लम मिल गया, प्लम मिल गया, ठीक है करेक्ट गुरुजी, ये बात समझ में आ गई, इजी है इजी है। अगला देखिए करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज, मस्टर्ड प्लांट में क्या कंडीशन है एक बार आप खुद बताइए, मस्टर्ड प्लांट में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से भाई, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, एमसीबी में क्या था, एमसीबी डाउन यानी यहां पर क्या थी, हाइपोगाइनस कंडीशन थी। क्वेश्चन को समझिए, हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब ये है कि यहां पर ओवरी जो है ये आपकी सुपीरियर है, और ओवरी सुपीरियर है इसका मतलब ये बाकी पार्ट्स जो है अदर पार्ट्स जो है ये आपके इंफीरियर है, अदर पार्ट्स आपके इंफीरियर, ठीक है। अब इनमें से कोई स्टेटमेंट ढूंढो जो सही है, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, कि ओवरी के सर पे जाके थैलेमस बैठ गया तो यहां तो भाई ओवरी आपकी इंफीरियर हो जाएगी, ये तो गलत है। गायनोशम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स कवर इट पार्शियली, ये पेरिगाइनस कंडीशन की बात हो गई। गायनोशम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलेमस, थैलेमस उसके चारों ओर आकर के लग गई है और उससे सारे पार्ट लग रहे हैं सेम लेवल पे, यानी भाई आपका हाफ इंफीरियर केस हो गया। बचा आपका चौथा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, गायनोशम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन यानी सुपीरियर हो रही है, व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, बाकी सारे पार्ट नीचे यानी भाई सुपीरियर हो रही है, सेम बात हो गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा मिस्टर डी हो जाएगा, मिस्टर डी हो जाएगा। यस ये हम देख लेते हैं, थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करते हैं, है ना, मजा तो खड़े होके आता है भाई, तुम्हें भी मुझे भी, हालत पर नासाज आज, आओ जुटाते हैं, हिम्मत करते कुछ वरना भागने लगोगे तुम भी, क्योंकि मजा तो देखो कम आता है, ये तो सत्य है। अभी हालांकि मजे का टाइम नहीं है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, जितना खड़ा होकर पढ़ा सकते हैं उतना खड़ा होकर पढ़ा लेंगे।
यस करेक्ट भाई, करेक्ट कुछ आ जाओ यार, अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, इसीलिए कमर कस लेते हैं, कमर कस लेते हैं। गुरुजी ने कहा कि कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये फूल खिला नहीं है, जब ये एक बड स्टेज में है, जब ये एक कली स्टेज में है, तो यहां पर अंदर की साइड जो पेटल है, इनको कवर किया हुआ है किसने? आपके सेपल्स ने कवर किया हुआ है, किन्होंने? आपके सेपल्स ने। यानी सेपल्स जो है इन्होंने क्या किया हुआ है? पेटल्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, और उसके अंदर जो पार्ट है एंडोशम गायनोशम, उनको तो प्रोटेक्ट कर ही रखा है। यानी अगर आप देखें तो हम हमेशा कहते हैं जो कैलिक्स है ये आउटर मोस्ट होल है, तो आउटर मोस्ट होल है ना, सबसे बाहर की साइड दिखाई दे रहा है ना। कैलिक्स के अंदर होता है, कोरोला जो पेटल के बनते हैं इसके अंदर देखो पेटल हल्की हल्की दिखाई दे रही है, इसके अंदर एंडोशम होगा, उसके अंदर गायनोशम होगा एकदम सेंटर पे। तो कैलिक्स और कोरोला अगर देखें दोनों के दोनों तो रिप्रोडक्शन में इनका कोई हाथ नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल होल कहते हैं या एक्सेसरी होल कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव होल नहीं है तो इन्हें नॉन एसेंशियल होल या एक्सेसरी होल कह डाला। अब देखिए जो कैलिक्स है, यानी ये जो आपका हरा भरा पार्ट है, जो कैलिक्स है, जो सेपल्स का मिलकर बना है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द सेपल्स। समझ लीजिए इस फूल में 5 सेपल हैं, इन पांचों सेपल्स को मिलाकर के हम क्या कह देंगे? कैलिक्स कह देंगे। करेक्ट है सर। ये आउटर मोस्ट होल है, यानी बाकी सारे होल्स की प्रोटेक्शन करता है। करेक्ट है सर। ग्रीन कलर का होता है। करेक्ट है सर, ग्रीन कलर का होता है। इसमें आपको ये दो कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अगर मेरे भाई आपके सारे के सारे सेपल्स फ्री हैं, अगर आपके सारे के सारे सेपल्स फ्री हैं, तो इनकी अलग अलग काउंटिंग कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 बहुत सारे दिखाई देंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बहुत सारे दिखाई देंगे। इसे क्या कहते हैं? पॉलीसिपेलस कंडीशन। पॉली मतलब बहुत सारे सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, पॉलीसिपेलस कंडीशन, क्योंकि सेपल्स फ्री है। पॉलीसिपेलस कंडीशन, ठीक है। यहां पर देखिए अगर ये सेपल्स आपके फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसे हमने क्या कह दिया? गैमोसिपेलस कंडीशन। गैमोसिपेलस कंडीशन यानी यहां पर क्या हो गया? आपके फ्यूज हो गए, ठीक है। गैमोसिपेलस यानी आपके फ्यूज हो गए। पॉलीसिपेलस कंडीशन का मतलब यहां पर क्या हो गया? पॉलीसिपेलस कंडीशन का मतलब यहां पर क्या हो गया मेरे भाई? आपके ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 अलग अलग सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पे एज अ यूनिट दिखाई दे रहे हैं, तो यहां 5 ही काउंट, इनको अभी 5 करोगे, लेकिन ये फ्यूज है तो गैमोसिपेलस कंडीशन है, जुड़े हुए हैं। तो जब आप इनको लिखते हो ना, जब आप इनको लिखते हो आपके फ्लोरल फार्मूला बताते टाइम, तो इस कंडीशन को आप क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, सीधा सीधा 5 कि 5 सेपल्स हैं, जुड़ी हुई नहीं है। यहां पर आप क्या लिखोगे? 5 सेपल्स हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, तो बकायदा आप ऐसे लिखो, ब्रैकेट के साथ इनको एनक्लोज कर दोगे। तो मेरे भाई यहाँ पे इनको आप लिखोगे, है ना, तो आप ब्रैकेट लगा दोगे। इसका मतलब होता है फ्यूजन, कि 5 चीजें थी, पांचों आपकी फ्यूज हो गई। सेम चीज यहाँ देखिए, अगर ये आपका सेपल है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पेटल है, ठीक है। इसके अंदर पेटल है जिसको हम कोरोला बोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस फूल में अगर 5 पेटल हैं, पांचों को मिलकर हम क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। तो आपको पता है कि अलग अलग फूलों में इन पेटल्स के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। भाई ससुराल गेंदा फूल अलग दिखाई दे रहा है ना, यानी मैरीगोल्ड अलग दिखाई दे रहा है, सनफ्लावर अलग दिखाई दे रहा है, रोज का फ्लावर अलग दिखाई दे रहा है। देयर आर मेनी डिफरेंट फ्लावर्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं, और इनके अलग अलग कलर पैटर्न्स होते हैं, पेटल के अलग अलग साइजेस होते हैं। दे आर हियर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ये अलग अलग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, और ये पेटल्स के मिलकर बने होते हैं, पेटल्स के मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये जो पेटल्स है, समझ लीजिए फूल में 5 पेटल हैं, इन पांचों पेटल्स को मिलाकर के मैं क्या कहूंगा कि आपका कोरोला बनकर के तैयार हो चुका है। ये पांचों पेटल अगर अलग अलग है, इसे हम कहेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। इसको हम कह देंगे पॉलीपेटलस कंडीशन, क्योंकि ये फ्री है। तो इनको जब मैं फ्लोरल फार्मूला में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि पांचों के पांचों फ्री हैं। जबकि अगर मैं इनको कंबाइन करता हूं, ये जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा आपका गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस कंडीशन, पांचों आपके क्या हैं? जुड़े हुए, गैमोपेटलस कंडीशन। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमको एकदम आसानी से समझ में आ गई, ठीक है। पॉलीपेटलस कंडीशन, गैमोपेटलस कंडीशन। पॉली बहुत सारे हैं, यानी आपके फ्री हैं, गैमो यानी फ्यूज है। पॉलीसेपेलस सेपल के केस में, गैमोसेपेलस सेपल के केस में, जहां भी फ्यूजन हो ब्रैकेट लगा दो। जब सेम होल के मेंबर, यानी एक कैलिक्स जब बाकी कैलिक्स के साथ फ्यूज हो जाए, यानी एक सेपल जब बाकी सेपल के साथ फ्यूज हो जाए, एक पेटल जब बाकी पेटल के साथ फ्यूज हो जाए, इसमें हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं फॉर सेम होल। ये रूल को याद रखिएगा, करेक्ट। आइए करेक्ट। अब देखिए एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब इट इज द केस वेयर, बैठना मुनासिब है ना। देखो आज बत्ती बन जाएगी, इज्जत की वरना आराम से देखो। एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ? एस्टिमेशन का मतलब हुआ एक होल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके कैलिक्स की, यानी उसमें जितने भी सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं आपके कोरोला की, तो उसमें जितने भी पेटल्स हैं, पांचों पेटल्स हैं, इनके आपस में क्या अरेंजमेंट है? एक सेपल की अरेंजमेंट बाकी सेपल्स के कंपैरिजन में कैसी है, उनके रिस्पेक्ट में कैसी है? एक पेटल की अरेंजमेंट बाकी पेटल्स के कंपैरिजन में कैसी है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेशन। यानी अरेंजमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेम होल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। ऑल मेंबर्स ऑफ सेम होल, जैसे कि एक सेपल की अरेंजमेंट बाकी सारे सेपल्स के कंपैरिजन में, एक पेटल की अरेंजमेंट बाकी सारे पेटल्स के कंपैरिजन में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे सबसे सिंपल लेवल की जो एस्टिमेशन है वो है आपकी वाल्वेट एस्टिमेशन। वाल्वेट एस्टिमेशन जहां कोई भी सेपल जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, या कोई भी पेटल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। समझ लो 5 सेपल है या 5 पेटल है, ये एक पेटल है, ये दूसरी पे नहीं चढ़ रही, दूसरी तीसरी पे नहीं चढ़ रही, तीसरी चौथी पे नहीं चढ़ रही, चौथी पांचवी पे नहीं चढ़ रही। हो सकता है मैच टू मैच एक दूसरे को टच कर दे, हम मना नहीं करें, हो सकता है एक दूसरे को टच कर दे, टच कर दे, टच कर दे, टच कर दे, लेकिन एक दूसरे पे चढ़ेंगे नहीं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। इसे हम कहते हैं वाल्वेट एस्टिमेशन। यानी यहां पर पेटल्स एक दूसरे को जस्ट टच करेंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रही होंगी, इसे वाल्वेट एस्टिमेशन कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन, ट्विस्टेड एस्टिमेशन में क्या होगा? यहां पर देखिए, यहां पर आपके एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में आपके जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, ये ट्विस्ट हो रहे होंगे। जैसे देखो यहां पे एक पार्ट आपका ऊपर है, किसी पे चढ़ा हुआ है, दूसरा पार्ट किसी से दबा हुआ है। यानी एक पार्ट किसी पे चढ़ा हुआ है, दूसरे पार्ट पे कोई और चढ़ा हुआ है, एक पार्ट किसी पे चढ़ा हुआ है, दूसरे पार्ट पे कोई और चढ़ा हुआ है, एक पार्ट किसी पे चढ़ा हुआ है, दूसरे पे कोई और चढ़ा हुआ है, एक पार्ट किसी पे चढ़ा हुआ है, दूसरे पार्ट पे कोई और चढ़ा हुआ है, एक पार्ट किसी पे चढ़ा है, दूसरा पार्ट किसी और पे चढ़ा है। यानी डोमिनेंट नॉट डोमिनेंट, डोमिनेंट नॉट डोमिनेंट, डोमिनेंट नॉट डोमिनेंट, डोमिनेंट नॉट डोमिनेंट, डोमिनेंट नॉट डोमिनेंट। दिस इज ट्विस्टेड। यानी एक रेगुलर फॉर्मेट में आपकी ट्विस्टिंग हुई है, पेटल्स जो है ये आपके रेगुलर फॉर्मेट में ट्विस्ट हो गए, इसको ट्विस्टेड कह दिया। तीसरा है मेरे दोस्त इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट मतलब इसमें भी आपकी पेटल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है इसका, एकदम अलग तरीके से। अब मेरी बात को सुनिए, जैसे ये वाला है, इसके दोनों पार्ट जो है इस पे कोई कोई चढ़ा हुआ है, ये वाला जो है इसके दोनों पार्ट किसी किसी पे चढ़े हुए हैं। यहां देखो, यहां एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे है, यहां देखो एक पार्ट नीचे है, एक पार्ट ऊपर है, यहां देखो एक पार्ट नीचे है, एक पार्ट ऊपर है, बहुत अलग अलग केसेस हैं यहां पर। यहां कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, इसके देखो दोनों के दोनों पार्ट रिसेसिव है, इसको देखो दोनों के दोनों पार्ट डोमिनेंट है, इसको देखो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, इसको देखो एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, इसको देखो एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। यस, इसका मतलब यहां पे देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ आपका, नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं। और चौथा देखो वेजिलरी एंड पेप्लोनेसिस, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? फैमिली पेप्लोनेसी में। और फैमिली पेप्लोनेसी का एग्जांपल क्या था आपका? पी।
यानी फैमिली पेप्टिलोनेसी किसे कहा जाता है? फैमिली लेग्यूमिनेसी को कहा जाता है या फिर आपका फैमिली फैबेसी को कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है मेरे भाई, कोई भी याद कर सकते हो। यानी फैमिली पेप्टिलोनेसी कह लो, फैमिली लेग्यूमिनेसी कह लो, फैमिली फैबेसी कह लो, ये मटर और बीन की फैमिली है। करेक्ट। इसमें क्या होता है, 5 पेटल होती हैं, सबसे स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। इसमें 5 पेटल होती हैं। यहां वाली पेटल देखिए, यहां वाली पेटल सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी पेटल होती है, सबसे ऊपर जो होने वाली है, इसे हम कहते हैं वैक्सिलम। इसीलिए इस अरेंजमेंट का नाम है वैक्सिलरी, इसे वैक्सिलम कह डाला या इसे कह डाला स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी पेटल है। इसके बाद साइड में आपकी 2 पेटल्स है, साइड में है, लिटरली पाई जा रही है, तो इनको क्या कहा, इनको हमने कह दिया लिटरल विंग्स, क्योंकि विंग्स भी लिटरल होती हैं, साइड में होती हैं पक्षियों के विंग्स, तो इन्हें लिटरल विंग्स कह दिया। एंड मेरे दोस्त आपका सबसे नीचे जो पाई गई, ये है आपकी एंटीरियर कील। एंटीरियर कील सबसे एंटीरियर पार्ट पे पाई जाती है और इन्हें कील कहा जाता है, कील कहा जाता है। दोनों के दोनों फ्यूज है, बाकी कोई फ्यूज नहीं थी। देखो ये जो आपकी सबसे ऊपर वाली थी, ये किसी और को टच भी नहीं कर रही है, एकदम अकेली है। ये जो विंग्स है किसी और को टच भी नहीं कर रही है, एकदम अकेली है। लेकिन ये जो आपकी सबसे नीचे वाली है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गई है मेरे भाई। ये इकलौती आपकी फ्यूज केस में आपको देखने को मिल रही है, इकलौती आपकी फ्यूज केस में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ भाई सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपका स्टैंडर्ड, तो मैं 1 लिख दूंगा 1, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लिटरल, तो मैं 2 लिख दूंगा 2, उसके बाद मैं लिख दूं आपके सबसे एंड वाले कील, तो क्या मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूंगा, क्या मैं ब्रैकेट लगा दूंगा? यस गुरुजी आप ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था फ्यूजन। तो क्या यहाँ फ्यूजन हो रहा है? यस गुरुजी यहाँ तो फ्यूजन हो रहा है। ये एंड की जो 2 है ये तो आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ फ्यूजन होगा। यानी अगर अगर मैं आपको इन चारों का एक और बार मतलब बताऊं, गौर से देखना। सबसे पहले आपकी वाल्वेट, वाल्वेट में क्या हुआ, ये जो पेटल्स थी एक दूसरे को जस्ट छू रही हैं, हद से ज्यादा एक दूसरे को छू सकती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती, कोई ओवरलैपिंग यहाँ देखने को नहीं मिलती। ये आपको आंकड़े में देखने को मिलती है, यानी कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। तो इसका एग्जांपल सबसे सेट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैलोट्रोपिस कह देंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैलोट्रोपिस कह देंगे। इसके बाद अगर आप देखो मेरे भाई, इसके बाद अगर आप देखो तो ये जो आपकी ट्विस्टिंग है ये आपको कहां देखने को मिलेगी? ये ट्विस्टिंग अलग अलग आपको इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगी, खासकर किसकी फैमिली में? ये आपको देखने को मिलेगी भिंडी की फैमिली में, यानी आपको मालवेसी के अंदर। भिंडी सबसे माल सब्जी है, सबको पसंद आती है ना, तो भिंडी जो है इसकी फैमिली का नाम क्या है? मालवेसी है। इस मालवेसी फैमिली में जो कि हमारे सिलेबस में भी है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपको क्या देखने को मिलती है? इसमें आपको देखने को मिलती है ट्विस्टेड अरेंजमेंट, जहां ये आपका डोमिनेंट है, ये वाला रिसेसिव, फिर इसका डोमिनेंट, फिर इसका 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 रिसेसिव। यानी एकदम ऑर्डर में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, एकदम ऑर्डर में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, सीक्वेंशियल चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। फैमिली मालवेसी के 3 एग्जांपल आपको यहां याद हो जाएंगे, दैट इज सीएलसी, कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। जैसे मैंने कहा लेडी फिंगर यानी भिंडी की फैमिली है ये, तो भिंडी हो जाएगी। चाइना रोज और कॉटन भी आपको यहीं देखने को मिलता है, ये भी आपको देखने को मिला यहीं पर इन द सेम लेवल, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इम्ब्रिकेट, यानी मेरे भाई इम्ब्रिकेट अगर आप देखो तो यहां पर ये दोनों रिसेसिव एंड है, ये दोनों आपके डोमिनेंट एंड है, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। कोई भी आपका ऑर्डर यहां फॉलो नहीं हो रहा है, यानी देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर जो कि फॉलो हो रहा हो, देयर इज नो ऑर्डर जो कि फॉलो हो रहा, नो ऑर्डर जो कि फॉलो हो रहा। इसे हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। कहां देखने को मिलेगा? गुलमोहर केस में। कैसे याद करें सर? याद नहीं करना है, अब ये चीज बताऊंगा तो याद हो जाएगा। एंड में वैक्सिलरी पेप्टिलोनेसिस, जहां पर आपकी 5 पेटल्स हैं। सबसे बड़ी जो पेटल है इसको हमने क्या डाला, क्या आपका स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी पेटल। फिर उसके बाद 2 लिटरल विंग्स और सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिली? 2 एंटीरियर कील। एंटीरियर कील यानी सबसे ऊपर पाई जाएंगी। सर ऊपर कैसे पाई जाएंगी? ये तो समझ में नहीं आया मेरे भाई। यहाँ एक आप डायग्राम देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ एक डायग्राम देखो, इससे आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी। सबसे छोटे वाले जो थे ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ इस चीज को गौर से देखो, यहाँ देखो दिल जैसे जो आपके पेटल हैं ये आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ा जो है स्टैंडर्ड आपको सबसे नीचे देखने को मिल रहा है। तो एंटीरियर कौन हुआ? सबसे ऊपर कौन हुआ? आपके दिल जैसे जो है फ्यूज जो है ये कील आपके सबसे एंटीरियर हुए, और सबसे नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कंपैरेटिवली पोस्टीरियर हो जाएगा। ये हमने जाना मेरे भाई, करेक्ट है। तो एंटीरियर का लॉजिक ये, एंटीरियर का लॉजिक आपको यहाँ से पता लग जाता है, ठीक है। अब मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा आराम से सुनो, एक बात बताता हूँ आपके, ये दोनों केसेस देखो, ये एकदम ऑर्डर में है, ये एकदम ऑर्डर में है। क्या इसे बराबर टुकड़ों में काट दोगे कई एक्सिस पे? एकदम ऑर्डर में है, बराबर टुकड़ों में काट दोगे कई एक्सिस पे? काट देंगे सर। ये एकदम ऑर्डर में है, बराबर टुकड़ों में काट दोगे? काट देंगे सर। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएंगे सर। इसको कई सारे टुकड़ों में नहीं काट सकते भाई, इसमें आपका ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें भी आपका एक ही एक्सिस पे काट सकते हो, इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है। यानी यहाँ पर आपकी क्या होगी? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होगी। सर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के 4 एग्जांपल थे जो आपने बताए थे, पी गुलमोहर बीन केस या पी गुलमोहर बीन केस या पी गुलमोहर बीन केस या पी और बीन यहाँ पर आ जाएंगे आपके फैबेसी के एग्जांपल में। पी और बीन बचा गुलमोहर केस या गुलमोहर केस याद करने की जरूरत है, सिंपल भाई। पी और बीन यहाँ पर आ गए क्योंकि आपका पेप्टिलोनेशियस अरेंजमेंट है, फैमिली पेप्टिलोनेसी की पहचान है, फैमिली फैबेसी की पहचान है। तो मेरे भाई अगर फैमिली फैबेसी की पहचान है तो पी और बीन यहाँ पर आ जाएंगे, फैमिली फैबेसी के मेंबर। तो आपका जो बच गया पी गुलमोहर बीन केस में से पी और बीन यहाँ गए, गुलमोहर केस यहाँ बच गए, तो ये भी तो आपका जाइगोमॉर्फिक है, तो इसमें रख दो, क्योंकि ये दोनों एक्टिनोमॉर्फिक है, ऑर्डर में है, ये दोनों जाइगोमॉर्फिक है, ऑर्डर में नहीं है। तो जाइगोमॉर्फिक हमारे एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल थे, पी गुलमोहर बीन केस या पी और बीन अगर यहाँ टिका दिया तो आपका गुलमोहर केस यहाँ टिका दो, याद करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। लॉजिकली चला जा सकता है, चला जा सकता है सर। सेम आपका वाल्वेट कैलोट्रोपिस की शक्ल दिखा रखी है, आगे की शक्ल दिखा रखी है। अगर याद ना हो तो ऐसे आगे की फोटो देख लेना मेरे भाई, आपको साफ-साफ ये स्टार जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है। पांचों जो पैटर्न है बस एक दूसरे को छू रहे हैं, कोई ओवरलैप नहीं कर रही, दिस इज कैलोट्रोपिस। यहां पर आपकी अरेंजमेंट देखिए, आपका सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर, आपका एकदम ट्विस्टेड अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, जो कि आपको देखने को मिलती है हिबिस्कस में, चाइना रोज में। और किस जगह देखने को मिली थी? और किस जगह देखने को मिली थी? देखो मेरे भाई आपको देखने को मिली थी चाइना रोज की फैमिली के और मेंबर्स में भी, दैट इज लेडी फिंगर में एंड कॉटन में, लेडी फिंगर में और कॉटन में, यस करेक्ट। यहां देखिए मेरे भाई, यहां आपका कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, ये दोनों के दोनों आपके इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर सुपीरियर इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर एंड सुपीरियर, कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? गुलमोहर और केसिया में। पी और बीन में आपकी पेप्टिलोनेशियस अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, जहां आपका सबसे बड़ा जो पेटल है, इसका नाम लिखिए फटाफट एकदम चैट सेक्शन में एक बार। ये जो सबसे बड़ा वाला था इसको हमने क्या कह डाला था? ये जो सबसे बड़ा वाला था इसको हम लोग क्या कह रहे थे? कहां चली गई मेरी स्लाइड? ये जो सबसे बड़ा वाला था इसको हम कह रहे थे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ये वाला है इसको हम कह रहे थे लिटरल विंग, और ये जो 2 थे साथ में फ्यूज इसको हम कह रहे थे एंटीरियर कील, एंटीरियर कील, करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर, ठीक है भाई, यस। अब आपका एंडोशम गाइनोशम की बारी, इसको देखिए भाई। हम लोगों ने कैलिक्स कोरोला पढ़ लिया, और कैलिक्स कोरोला पढ़ के हमने क्या अरेंजमेंट भी देख ली। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एंडोशम गाइनोशम पे बढ़ जाएं, यानी कि हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देख ले। एंडोशम गाइनोशम को हम लोग डिटेल में देख ले। एंडोशम गाइनोशम के बाद आपका कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद आपका फूल की डिस्कशन खत्म हो जाएगी, फिर आपका फ्रूट बचेगा, सीड बचेगा, एंड हमारी फैमिली बचेंगी, जिनको हम एक एक करके डिकोड कर लेंगे, ठीक है जी, एकदम ठीक है भाई। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आइए एंडोशम देखिए, एंडोशम को क्या हम सिंबल ए से लिखते हैं? सर एंडोशम ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम सिंबल ए से लिखते हैं, करेक्ट बात है।
अगर आप देखें तो ये रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल होल है, ये रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल होल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये तो रिप्रोडक्टिव होल है, एसेंशियल होल है, रिप्रोडक्शन में इसका सीधा सीधा रोल है, ये आपका गैमीट बना रहा होगा, कैसे गैमीट बनाएगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेमेंस ऑफ अ फ्लावर, एक फूल में जितने भी स्टेमेंस हैं उन सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, एक फूल में जितने भी स्टेमेन है, लेट्स से फूल में 5 स्टेमेन है, 10 स्टेमेन है, उन सबको मिलाकर के हम एंडोस्पर्म कह रहे होते हैं। अगर आप एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर देखें तो इस एक स्टेमेन में दो चीजें पाई जा रही होती हैं। सबसे पहली चीज आपकी ये एंथर, जो कि आपका दो लोब लेकर बैठा है, ये दो लोब बना रहा हूं मैं, ये आपका बाइलोब्ड एंथर। एंथर में दो लोब होते हैं, पहला लोब मैंने यहां मार्क किया, ये आपका पहला लोब ऑफ द एंथर, दूसरा लोब मैंने यहां मार्क किया, ये आपका दूसरा लोब ऑफ द एंथर, दो लोब है यहां पर, ठीक है। तो एंथर जो है इसमें आपका ये राउंड सा गोल मेटल स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें दो लोब हैं, दो लोब है यानी दो कंपार्टमेंट है, दो कंपार्टमेंट हमको देखने को मिले, करेक्ट। एक लोब ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं, दूसरा लोब ये नीचे वाला जो मैं आगे मार्क कर रहा हूं, ये बाइलोब एंथर है, इसका साइज बहुत छोटा है। आपके स्टेमेन की मेन लेंथ किसकी वजह से होती है, हाइट किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से होती है, करेक्ट। इस लंबी सी डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, इस लंबी सी पतली सी डंडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो ये पतली लंबी सी डंडी है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो ये पतली लंबी डंडी है फिलामेंट, इसके ऊपर गोल मेटल सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हमने क्या कह दिया, एंथर कह दिया। मेन हाइट किसकी वजह से है, इस लंबी डंडी की वजह से है, जिसको हम लोग क्या कह दिया, फिलामेंट कह दिया, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिए बहुत आराम से। ये जो आपका एंथर है इसका पहला लोब है, ये इसका दूसरा लोब है। हर लोब में आपके दो दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, यानी हर लोब में दो छोटे छोटे कमरे और बने हुए हैं जिनको हम थीका कहते हैं। तो यहाँ पर आपके हर लोब में दो थीका है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 4 थीका हो गए। तो हर लोब जो है आपका डायथीकस है, हर लोब में आपके दो थीका है, तो टोटल थीका आपके क्या हो गए, टोटल थीका आपके 4 हो गए, टोटल थीका आपके 4 हो गए, करेक्ट। अगर कोई मुझसे पूछे पूरे एंथर में कितने थीका है, सर एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, टोटल कितने थीका है, सर 4। कोई मुझसे पूछे एक लोब में कितने थीका है, सर एक लोब में सिर्फ ये दो थीका है, नीचे वाले लोब में सिर्फ ये दो थीका है। एवरी लोब इज डायथीकस, एवरी लोब इज डायथीकस बट कंप्लीट एंथर इज टेट्राथीकस। क्या बात हुई, हर लोब डायथीकस है, हर लोब में सिर्फ दो थीका है, हर लोब में सिर्फ दो थीका है, इस लोब में ये दो, इस लोब में ये दो, लेकिन टोटल एंथर जो है इट इज टेट्राथीकस, इसमें टोटल आपके 4 थीका हो जाएंगे, करेक्ट। नीचे अगर आप देखो तो आपका फिलामेंट है, पतली लंबी डंडी जैसा स्ट्रक्चर। अब मेरे भाई ये जो आपका फिलामेंट है कहां कनेक्टेड होगा, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये कहां कनेक्टेड होगा, पहली बात तो इसको प्रॉक्सिमल एंड होगा। समझ लो मेरे भाई ये आपका थैलेमस है। मैं कह रहा हूं नीचे फूल की डंडी थी, नीचे फूल की डंडी थी और डंडी के ऊपर का ये सूजा हुआ पार्ट था, रेमोडी सूजा हुआ पार्ट था जिसको मैं थैलेमस कह रहा था। इस थैलेमस पर फूल के बाकी सारे पार्ट पाए जा रहे थे, इस थैलेमस पर फूल के बाकी सारे पार्ट पाए जा रहे थे, सब पाए जा रहे थे। यस, ये आपकी डंडी है, दैट इज पेडिसल। इस पेडिसल की टिप को मैंने क्या कह दिया था, थैलेमस, और इस थैलेमस पर फूल के बाकी सारे पार्ट पाए जा रहे थे। अगर ये स्टेमन है तो सबसे एंड पे पाया जाएगा इसका क्या, एंथर, और नीचे की साइड पाया जाएगा इसका फिलामेंट। मेरे भाई बताओ एंथर डिस्टल होगा या फिलामेंट डिस्टल होगा, फूल से दूर कौन है, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, दूर कौन है आपका, एंथर दूर है। फिलामेंट तो आपका अटैच है ना, फिलामेंट जो कि नीचे वाला पार्ट है तो आपका अटैच है मेरे भाई थैलेमस पे, तो ये दूर थोड़ी हुआ, तो ये दूर थोड़ी हुआ। तो मेरे भाई ये वाला जो पार्ट है ये आपका दूर है, ये फूल से दूर है, जबकि ये वाला पार्ट है ये तो थैलेमस से कनेक्टेड है, कहीं टच हो रहा है, तो ये तो आपका एकदम जुड़ा हुआ पार्ट है ना, तो इट इज मोर कनेक्टेड पार्ट। इसे हम क्या कह रहे हैं, इस कनेक्टेड पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट कह रहे हैं, पास वाला पार्ट कह रहे हैं, पास वाला पार्ट कह रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ये जो आपका फिलामेंट है ये कहां कहां जुड़ सकता है, ये जो आपका फिलामेंट है ये कहां जुड़ सकता है, गौर से देखो। सबसे नॉर्मल केस में कहां जुड़ सकता है भाई, थैलेमस पे फूल के सारे पार्ट्स कनेक्टेड थे, यहीं से आपके सब चीजें निकल रही थी। तो पहली बात तो ये थैलेमस पे कनेक्टेड हो सकता है, सबसे इजी सबसे आसान तरीका, थैलेमस पे कनेक्टेड हो सकता है। कई बार क्या होता है, ये जो आपका फिलामेंट है ये जाके पेटल से बाइंड कर जाता है, पेटल से पंखुड़ी से बाइंड कर जाता है, जैसे कि इन केस ऑफ बैंगन इसे एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। एपीपेटलस कंडीशन में पेटल पे जाके कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि ब्रिंजल के केस में, फैमिली सोलेनेसी के केस में, आलू बैंगन की फैमिली के केस में इसे एपीपेटलस कंडीशन कहा जाता है। और अगर ये पेरियंथ पे जाके टच हो रहा है, यानी टेपल पे जाके टच हो रहा है, भाई पेटल पे टच हो रहा था तो एपीपेटलस कंडीशन, टेपल पे टच हो जाएगा तो एपीटेपलस कंडीशन, और यार इसको पेरियंथ भी कहते हैं, टेपल को तो एपीफाइलस कंडीशन भी इसको कह देंगे, पी फॉर पेटल, तो यहाँ पे पेटलस आ जाएगा, पेटल के नाम में पूरा पूरा, यहाँ पे पेरियंथ तो फाइलस आ जाएगा, टेपल में टेपलस आ जाएगा, सिंपल। यस, यानी मेरे भाई एपीपेटलस कंडीशन मतलब ये जो आपका पार्ट है ये पेटल से टच हो गया, एपीटेपलस कंडीशन यानी टेपल से टच हो गया, इसी को एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं, यानी टेपल को ही पेरियंथ भी कहते हैं, हमें पता है, ये आपके मोनोकॉट फैमिलीज में देखने को मिलता है, लिली वगैरह में देखने को आपको मिल रहा होता है, ठीक है। और ये आपका थैलेमस से जनरल केस में कनेक्ट हो सकता है, करेक्ट। अब देखिए एक ऐसा फ्लावर जिसका स्टेमन स्टेराइल है, जिसका स्टेमन स्टेराइल है, यानी इसके स्टेमन के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, स्टेमन का जो पार्ट है एंथर, इसका काम होता है मेल गैमीट बनाना, पॉलन वगैरह बनाना, यहाँ कुछ नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमिनोड। ये सिर्फ एक नोड बन के रह जाता है, इसके पास कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ एक नोड बन के रह गया है, यानी इसमें कोई गैमीट नहीं बन रहा है, इट हैज बिकेम स्टेराइल। इस स्टेराइल स्टेमन को जिसमें कोई गैमीट वगैरह ना बन रहा हो इसे हम स्टेमिनोड कहते हैं। यस, इसको हम स्टेमिनोड कह देंगे, ऑलराइट। यहां तक की बात समझ में, एक और बार लेट मी रिपीट दिस थिंग अगेन फॉर यू भाई। बहुत गलत टाइम है भाई बहुत गलत टाइम है यार, आए हो तो आओ, आए हो तो कुछ लेके जाओगे आज, है ना, नसीब फटा हुआ आज, क्या बात है, ठीक लग रहा है। हां लंबा खींचा भाई ने, लंबा खींच दिया भाई, रोज 10 11 12 घंटे क्लास देना, मजाक मत करिए ना बाबू, बहुत मुश्किल काम है। तभी ठीक है, हां बढ़िया बढ़िया है। बोलो यार भाई, बोल सच बोल दो, नहीं यार तो बुरा है भाई, बुरा है। चलो कोई नहीं, बस थोड़ी देर और, कितनी क्लास बाकी है, यही कोई 7-8 घंटे, 7-8 घंटे और बाकी है। आज मसाला बहुत ले गया था, तो बहुत स्लो चल रहा हूं आज, थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा हूं। कोई नहीं, प्यार इतना है ये तो बस इन्हीं के लिए है ना। देखो बेटा खूब मेहनत कर रहे हैं सर, आप लोगों के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। 12 घंटे क्लास लेना, 10 घंटे क्लास लेना, 11 घंटे क्लास लेना, नॉन स्टॉप लेना, रोज लेना, ठीक है। तो यार मतलब सर की मेहनत कामयाब होनी चाहिए भाई, देखो है ना, क्या मेरे पास कुछ नहीं दे रही है, कद्दू गैंग क्या बात है यार, मौज करा दिया तूने, मौज करा दी ना, अब एनर्जी आई है थोड़ी सी एकदम। अब यही चैट हमारी चलती रहती है बेटा, देखो जैसे हमारी चलती रहती है, टीचर को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ये तो मोटिवेशन है, यही मोटिवेशन जो है मतलब पता नहीं चलता हम लोगों को कैसे हम 10 11 12 घंटे क्लास ले लेते हैं, ठीक है। आपका कब है सर, बस आपके बाद मेरे स्टार्ट होगा, मेरे 10 बाद आपका कब, मेरा 5 तो उसका आपके बाद मेरा स्टार्ट होगा, इसके बाद मेरी स्टार्ट हो जाएगी क्लास। बच्चों को रस नहीं, हमें तो तभी चलो सर 10 12 दिन में कुछ छूट जाएंगे हम लोग, बच्चों को पूरे महीने पढ़ना यार, है ना, पर बहुत हटी है सर, बहुत हटी है, बहुत हटी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। इस लेवल का डेडिकेशन मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है ना। अब तक मैंने बस देखा था कि हाँ ये सर क्लास ले रहे हैं और बच्चे यहाँ पर इतने हटी हैं, लेकिन मैं पहली बार अपने साथ बच्चों को देखूंगा, कमाल हो जाएगा, देखा मतलब बहुत तोड़ फोड़ बच्चा है, बहुत जोड़ी मस्त है, जोड़ी तो मस्त है सर। ये तो जब जाहिर है भाई, बायोफिजिक्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बायोफिजिक्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही बात बोली भाई। चलो सर आप यार अपना ध्यान रखो, मैं बस मैं तो थोड़ा रोक के बैठा हूं, कुछ रोक के बैठो, मैं पढ़ा लेता हूं तब तक। हां बिल्कुल, हां क्या है, ठीक है, क्या है बताओ, क्या है, तुम किधर से क्या पढ़ रहे हो, बताओ क्या है, ये तो देखो डी है, अरे बाप रे, डी क्या आ गया आगे, डी तो डी क्या आ गया, THE DD COUS,
तो इसको बोलेंगे कि इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको पढ़ दो सर एक बार पढ़ दो यार, एक बार पढ़ दो, याद लगेगा मैं कुछ और नहीं पढ़ दो नहीं मुझे ये भी कुछ और दिखाई दे रहा है भाई नहीं अरे एक बार पढ़ लो भाई, बच्चों को देखो कितनी हास्य कविताएं सुनने को मिल रही हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो यार, अभी मिलते हैं, बाय बाय। भाई कुछ बोलूं? देखो दीदी तो मैं भी बहुत हूँ आज तो बैंड बजनी क्या लग रही है यार, क्योंकि तुमने भी देखा होगा कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ और कुछ अलग निकल जा रहा है, बाद में उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है ना, कुछ ऐसा फोकस लूज हो रहा है भाई, और कुछ नहीं, थोड़ा संभाल लेना, पेन भी दूसरा हाथ में तो चलेंगे। मैं चाहता नहीं यार हम लोग ऐसे करें, अजीब सा माहौल है यहाँ पे है ना, हंसते खेलते रहे हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ठीक नहीं है थोड़ा है ना, प्रोडक्टिविटी गिरी रहेगी। तुम भी जब इस सेशन को बाद में देखोगे तो मास्टर को तड़पता हुआ देख के क्या ही देखोगे, है ना। ये मैं अपनी इच्छा से करता हूँ भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैंने खुद को चैलेंज दिया हुआ और कुछ नहीं है ना, ये अपना ही है सब, और कुछ नहीं मेरे पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है ना। बस तुमसे क्या हुआ प्रॉमिस है, ऐसा नहीं कि टीम फोर्स करती है भाई 14 घंटा पढ़ाओ 12 घंटा, नहीं भाई। आपको मैसेज दिखाऊंगा टीम को, इतने प्यारे मैसेज आते हैं, सब लोग कहते हैं सर योर हेल्थ इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड योर हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप इतने गधे क्यों हो हमें नहीं पता है कि आप मौत को जेब में लेके घूमते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ ये मुझे नहीं पता है ना, तुम्हारे लिए कुछ करने का मन है कर ले जा रहे हैं, लेकिन आज क्षमता है नहीं भाई, बिल्कुल क्षमता नहीं है ना, क्योंकि कल हमने मतलब मैं चलो इस बात को छोड़ देता हूँ है ना, तो आज पर बैंड पूरी बजी हुई है। मेरे साथ जेल जाना बस आज का सेशन है ना यार। टीम इज राइट, मेरे को पता है, पता नहीं मैं ऐसा दिखा क्यों, मेरे को नहीं पता भाई। टीम इज ऑब्वियसली राइट, मतलब सबने बोला, मालिक ने बोला है ना, अलॉट ऑफ टीम मेंबर्स सेड, बाद में हो नहीं पाती यार चीजें है ना, रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा यार। मैं क्यों तुमसे झूठ बोल रहा हूँ बताओ, अभी मैं इस सेशन को छोड़ूंगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा अभी, अगर मैं इस सेशन को भी छोड़ देता हूँ। आई डायरेक्टली गो टू माय होम, फर्स्टली आई गो टू गुलिया साहब, एक है हमारे मेरे फिजिशियन है मेरे डॉक्टर, पहले उनके पास जाऊंगा, एक इंजेक्शन लगवाऊंगा तगड़ा, फिर घर जाऊंगा, फिर कुछ काम धंधा करूंगा, सोऊंगा तब जाके, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रेगुलर मेरे चेकअप्स इंजेक्शन दवाइयां वो सब चल ही रही। तो तुम्हें उतना ही आइडिया कि मैं दवाई खा रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो हो रहा है तुम्हें आइडिया नहीं है। कई बार वो चीजें बहुत ओवरडोज में जब होती हैं तो इंसान चकराने लगता है। मुझे लगा नहीं था, मैं पूरा उत्साहित था, मुझे लगा था मैं फाड़ दिया सेशन ने मुझे फाड़ दिया तो ये चलता रहता है भाई। लेट्स भाई, बहुत बहुत सॉरी, मेरे को पता नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई विल कैच यू सम अदर डे, राइट। कनेक्टेड रहना मेरे साथ, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आज मुझे माफ कर दो यार है ना। जय हिंद, शुक्रिया।